नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 322 से 341 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 322 से 76 उन्माद की शुरुआत। दाव साधक के पास किस तरह के डिमोनर के पास होना चाहिए। माउंट ताई के ढहने के सामने अयोग्य रचना किसी की आंखों के सामने हिरण के रूप में, अटूट तकट्टी के रूप में किसी के बाईं और फ्रोलिक महान दाव के गहन रहस्यों की प्रतीक्षा करना एक दिल के साथ है, जो कि दाव की तलाश के रास्ते पर उन लोगों की सामान्य धारणा है। वास्तव में अधिकांश उच्चक्रम काश्तकार वास्तव में इस छवि को मूर्त रूप देते हैं। लेकिन इस समय इस छोटे से भ्रम में एकत्र किए गए शिखर लापरवाह चिकित्सकों का एक समूह उनके भावों में बेहोश उत्साहपूर्ण रूप से बेहोश करने के संकेत पर चर्चा कर रहा है। यहां तक कि अलोफ और स्वतंत्र फेंग लोई और उदासीन और बर्फीले रुचे इस तरह के हैं। यह उत्साही भावना भी प्रमुख स्थिति में बैठे नेता तक फैली हुई है। नहीं, 11 बाईचे मौजूद किसी की तुलना में अधिक अतिउत्साह है। वर्षों से दूर होने वाले जुनून एक ही बार में उसके पास लौटने लगते हैं। यहां बैठे की कल्टीवेटर अंकगणितीय हैं, जिन्होंने उनके नेतृत्व में मेटा मैथमेटिक्स की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। उनमें से अधिकांश या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा अमरपथ पर निर्देशित थे। इन काश्तकारियों के लिए शीबाच न केवल एक नेता है, बल्कि एक शिक्षक और एक पिता के स्नेह के साथ एक बड़ा भी है। यह ठीक इस बंधन के कारण है कि वे इस महान व्यक्ति के दिमाग को अधिक तीव्रता से समझ सकते हैं। किंवदंती बताती है कि 60,000 साल पहले एक उम्र के दौरान जब विचार के विभिन्न स्कूलों को सह अस्तित्व में रखा गया था और मानव कबीले धीरे धीरे अपने पहले जेनित तक पहुंच रहे थे, तो दाव के लिए मरीज थे जो दाव की खातिर समाप्त हो गए थे। बौद्धों ने निर्वाण के लिए अपने नश्वर को छोड़ दिया था, जो कि गलत तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन यह नहीं था कि वह अपने जीवन को उकसा रहा था, लेकिन यह नहीं था कि वह अपने जीवन को उकेरा था, लेकिन यह नहीं था कि प्राचीन विधि, उस समय के प्राचीन विधि चिकित्सकों ने अभी भी उनके दिलों में एक धुंधला लेकिन शुद्ध विश्वास को परेशान किया। शीबाच एक ही था, उसके लिए गणित उसका विश्वास था। पूर्णता, संगतता और नियतता के प्रश्न उनके लिए पवित्र ओरेकल्स थे। शीबाच के साथी शिष्यों ने उत्साह से चर्चा की। इसी तरह का दृश्य कई अन्य स्थानों पर हुआ। यह एक और भ्रम है। यह एक कबीले पैतृक हॉल की तरह व्यवस्थित है, जिसमें कई स्मारक गोलियां सम्मानित हैं। अपवाद के बिना जिन लोगों को ये गोलियां समर्पित हैं, वे बिना प्रसिद्धि के अपने जीवन को जीते हैं। उनमें से कम अमर दाव की दुनिया में केवल एजेंट थे, जो एक्सचेंजों की सुविधा प्रदान करके एक अल्प जीवन जी रहे थे, जबकि उनमें से सबसे उन्नत व्यापारी थे, जो खेती करने वालों के साथ व्यापार करने में कामयाब रहे। लेकिन इन प्रतीत होने वाले महत्वहीन व्यापारियों ने एक सामान्य परिवार का नाम साझा किया। वो परिवार एक प्रसिद्ध कबीले जो 11 लापरवाह चिकित्सकों और सैकड़ों ग्रैंडमास्टर्स का दावा करता है। बाओ येज टेबल के सिर पर बैठे चुपचाप एक नए पेन वाले पेपर के माध्यम से फुला रहे थे। वह था जिसने यहां सभी को बुलाया था। अपने परिवार में उच्चतम रैंक वाले कल्टीवेटर के रूप में उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। बाओ यूहान का चेहरा गुस्से से उकेरा गया था, जो बाओ येज पर निश्चित रूप से घूर रहा था। उन्होंने कहा, बड़े भाई, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया है? अगर कोई दबाव वाला मामला नहीं है, तो आप बेहतर तरीके से एक अच्छा स्पष्टीकरण देंगे। उनके भाई भरे रिश्ते को सैकड़ों वर्षों से तनावपूर्ण था, और बाओ यूहान ने अभी भी अपने बड़े भाई को एक बार परिवार के प्रमुख की भूमिका को फेंकने के लिए नाराज कर दिया था, हमेशा उनके शब्दों में एक बार के साथ बोलते हुए। बाओ यूहान ने अपनी उंगलियों को हवा के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया, जिसमें कमांड की एक श्रृंखला टाइप हुई। इसके तुरंत बाद प्रत्येक वो परिवार की खेती करने वाले के सामने एक पेपर दिखाई दिया। वांग क्यूई का पेपर, पहले क्रम के तहत गणितीय तर्कपत्री। एक नजर डालो, लापरवाह व्यवसायी ने कहा। यह वानफा संप्रदाय का भविष्य होगा। समूह ने कागज के माध्यम से अंगूठा लगाया। उनमें से कई लोग भड़क गए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया और कागज के पीछे के महत्व पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता थी। जवाब देने वाले पहले बाओ लीर थे। यह लापरवाह व्यवसायी, जिसने बड़ी संख्या में बाओ के कानून का प्रस्ताव रखा था, सदमे में कहा, चाचा, यह क्या है? यह एक ऐसा पेपर है जो आज सुबह इमोर्टल एलायंस के पेपर लाइब्रेरी में अपलोड किया गया था, बाओ यूहान ने कहा। वानफा संप्रदाय से बाई जी ने मुझे एक संदेश भेजा, जिसमें मुझे इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। एक अन्य लापरवाह व्यवसायी बाओ लीगुक ने कहा, वांग क्यूई हमारे वानफा संप्रदाय के पास उस नाम से कोई ग्रैंडमास्टर नहीं है। क्या वह पिछले एक दशक से एक सच्चा उत्तराधिकारी है? क्या आपको याद है कि क्षियाओया इस साल की मार्शल आर्ट परीक्षा में एक मैच को स्वीकार कर रही है? बाओ येज दिल से हंसे। उस लड़की ने अंत में नहीं खोया। इस बीच वानफा संप्रदाय के मध्य क्षेत्र के भीतर बुजिशन पर्वत बाईजी भगवान सम्राट ने अभी अभी अपने हाथ में कागज पढ़ना समाप्त कर दिया था। वो परिवार समूह के विपरीत, उन्होंने हर शब्द को देखभाल के साथ स्वाद लिया और सामग्री को दिल से ले लिया। हाल के वर्षों में बाईजी गॉड मोनार्क भी गणित प्रणाली की खेती में खुद को डुबो रहा था, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में भी बढ़ रहा था। उन्होंने कागज को बंद कर दिया, उनके शिष्यों के ऊपर से गुजरते हुए और सुजुनू पर उतरने वाले जो समस्याओं को दूर नहीं कर रहे थे। उन्होंने सुजुन्यू को फोन किया और मुस्कुराया, आपका यह दोस्त वास्तव में असाधारण है। सुजुन्यू अभी भी कुछ नुकसान में था, लेकिन दिव्य सम्राट के हाथों में कागज देखने पर उसने तुरंत कुछ महसूस किया और उत्साह से पूछा, जूनियर भाई, वांग का पेपर अद्भुत है। बाईजी गॉड मोनार्क ने संकेत दिया, न केवल आश्चर्यजनक, वह कुछ पुराने साथियों को पार कर गया है। कम से कम इस क्षेत्र में, बाईजी गॉड मोनार्क ने संकेत दिया, फिर से कागज पढ़ने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगा कि वह पहली बार में एक दिलचस्प नाटककार था, जो जानता था कि वह अब तक आएगा। सुजुन्यू ने उत्सुकता से बाईजी गॉड मोनार्क के हाथों में कागज माना, उसकी आंखें खुशी और ईर्ष्या के साथ साफ हो गईं। बाईजी गॉड मोनार्क ने सुजुन्यू पर एक और नजर डाली, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक दया है? सुजुन्यू को अचंभित कर दिया गया, क्या? ताओ विरूपण साक्ष्य पुरस्कार अगले जनवरी में हो रहा है। आपके पेपर में एक मौका था। ताओ विरूपण साक्ष्य और स्वर्गीय तंत्र शेंजो के गणितीय तर्क क्षेत्र में दो प्रमुख पुरस्कार हैं। डीएओ कलाकृति पुरस्कार को हर 10 साल में युवा अंकगणितियों को प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज के नीचे पहचानने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। सुजुन्यू हैरान था, तो जूनियर भाई वांग इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे ज्यादा बुरा नहीं मानता, और मेरा वह कागज सिर्फ तुच्छ था। शायद बाईजी गॉड मोनार्क जूनियर के शब्दों के बारे में नॉनक मिटल था, आपको अपने भाई के पेपर को ध्यान से पढ़ने की भी आवश्यकता है। वहाँ सच्चाई है कि सीधे गणित के सार की ओर इशारा करता है। बहुत लंबे समय से पहले वानफा संप्रदाय की खेती के अधिकांश तरीकों को कम से कम एक बार इसके लिए संशोधित किया जाएगा।
लेकिन जो इससे सबसे अधिक लाभ होगा वह उसे होना चाहिए, है ना? इस तरह का विचार बाईजी भगवान सम्राट के दिमाग से गुजरता है क्योंकि उसकी टकटकी पूर्व की ओर बढ़ गई थी। दूर के पूर्व में फुसंग द्वीप पर शेंजो के किनारे से हजारों मील की दूरी पर एक आदमी बेखाशा गाना था। फिलहाल वह कांस्य रंग के स्तंभ पर खड़ा था। यह स्तंभ 100 झांग लंबा था, जिसमें शीर्ष पर एक झांग का व्यास था और पूरी तरह से तंत्र से बना था। यह आदमी अव्यवस्थित था, उसके बाल एक गड़बड़ और उसके कपड़े गलत थे। लेकिन स्तंभ के ऊपर खड़े होने के दौरान उनके गायन का उत्साह बेजोड़ था। एल्डर जी ट्यूरिंग गोल्डन विकर्ण रेखा के दूसरे कोने। ऐतिहासिक विचलन के कारण गोडेल के अन्य रूप से एनालॉग्स शेंजो से अनुपस्थित थे। एल्डर जी को पृथ्वी के लोगों द्वारा सम्मानित एक अन्य मनोरम गणितीय तर्क की एक प्रणाली को फिर से संगठित करना था। लेकिन उनकी प्रतिभा अभी तक ही पार हो गई। वांग क्यूई के पेपर ने दूसरी दुनिया से उसके लिए खुलासे लाया। इसी तरह के दृश्य पूरे शेंजो पर हो रहे थे। वानफा संप्रदाय के लापरवाह चिकित्सकों द्वारा और संप्रदाय के ग्रैंडमास्टर्स के माध्यम से फैलते हुए शेंजो की भूमि में एक महान प्रवचन शुरू हुआ। वांग क्यूई ने खुद को अभी तक उस ज्वार की लहर की भयावहता का एहसास नहीं किया था जिसे वह लाया था। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 323 से 77 स्पेरिंग। मास्टर शिबाच, जिन्होंने चर्चा का नेतृत्व किया, पूरे दिन के लिए उस पर थे। इस समय तक उन्होंने मन को थोड़ा सूखा महसूस करना शुरू कर दिया और देखा कि उनके कई शिष्य थकान के लक्षण दिखा रहे थे। काश्तकारों के लिए इस तरह की गहन बौद्धिक जुड़ाव वास्तव में थका देने वाला था। शिबाच ने अपना गला साफ किया और कहा, चलो अभी के लिए रुकते हैं। हर कोई वापस जाता है और आराम करता है, अपने विचारों को व्यवस्थित करता है और हम अगली बार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। लापरवाह समूह के कई सदस्य छोड़ने के लिए उठे। उस समय फेंग लोई ने सभी को बुलाया। जब मास्टर 11 के तहत एक शिष्य एकेमेंग ने फेंग के उत्साही चेहरे को देखा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मिस्टर फेंग, हर कोई आपके जैसे सहजता से गणना नहीं कर सकता है जो 10,000 अमर हैं, जो कि 10,000 इमोर्टल्स ट्रू मिरर की तरह हैं। हम थक गए हैं, इसलिए यदि आपके पास कोई सवाल है तो अगली बार उन्हें बचाएं। यह मुद्दा बहुत जटिल नहीं है, मैं सिर्फ इस पेपर के लेखक से निपटने के लिए सभी की राय पूछना चाहता था। रुच ने एक स्पष्टीकरण की उम्मीद करते हुए फेंग लोई को देखा। एकेमेंग ने यह भी पूछा, सौदा से आपका क्या मतलब है? यह स्पष्ट रूप से हमारे संप्रदाय से एक शिष्य होना चाहिए। अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गया था। शिबाच ने अपना सिर हिलाया और चकित कर दिया, मैं चर्चा में खो गया। इसके बाद उन्होंने वांग क्यूई की पहचान और वांग क्यूई और चेन जिंगयुन के बीच संघर्ष को दोहराया। एकेमेंग को कुछ गुस्सा आया, क्या मास्टर चेन ने इसे ओवरडो नहीं किया है? फेंग लोई ने अपना सिर हिलाया, यह बहुत अधिक नहीं है। आखिरकार वह वानफा संप्रदाय का संप्रदाय नेता है और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह मैं और यांगशेन मंडप के लापरवाह सदस्य थे जिन्होंने उन्हें दिव्य राजधानी में जगह देने का फैसला किया। लेकिन यह तब था, यह अब है, शिबाच ने कहा। पहली बार जब मैंने बस उस लड़के को देखा तो वह अभी भी क्यूई की खेती के शुरुआती चरणों में भटक रहा था, अपनी खेती की प्रक्रिया में संघर्षों को हल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में वह बहुत कुछ हासिल करेगा। सभी ने गणना के मास्टर की ओर देखा। शिबाच एक सीधा व्यक्ति था। उन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार किया और न तो चापलूसी करने का खतरा था और न ही उन्हें चापलूसी करने में मजा आया। यहाँ तक कि अगर स्वर्गीय सम्राट उसके सामने खड़ा था या यहाँ तक कि अगर वह अपनी सारी खेती क्षमताओं को खो देता है तो वह उसी तरह से न्याय करेगा। अगर उसने कहा कि कोई अच्छा था तो इसका मतलब यह हो सकता है कि व्यक्ति वास्तव में अच्छा था। मास्टर की स्थिति घोषित की गई थी। वानफा संप्रदाय या कम से कम गेटिंग शाखा वांग क्यूई के लिए एक सहायक स्तंभ बन जाएगा। अब हाथ में मामला यह था कि वे वांग क्यूई को उचित रूप से कैसे सहायता कर सकते थे जब संपूर्ण अमर गठबंधन गायब अमर के प्रति शत्रुतापूर्ण था। वांग क्यूई इस बात से अनजान था कि एक चर्चा जो उसके भविष्य और भाग्य को प्रभावित करेगी उसे मजबूती से पीछा किया जा रहा था। उस समय वह एक और चर्चा में लगे हुए थे। जब परीक्षणों की संख्या पर्याप्त रूप से बड़ी होती है तो बार बार स्वतंत्र बाव के परीक्षणों में होने वाली घटना की आवृत्ति प्रत्येक परीक्षण में उस घटना की संभावना के बराबर होती है। यह प्रमेय आवृत्ति की स्थिरता को कठोरता से परिभाषित करता है। इस प्रकार व्यावहारिक अनुप्रयोगों में जब परीक्षणों की आवृत्ति काफी बड़ी होती है तो एक घटना की आवश्यकता होती है। बाओ जियाया, द परिदृश्य में अगली चर्चा करने की योजना एक और तरह का है। मैं बहुत थक गया हूँ। बोलते समय वांग क्यूई वास्तव में जम्हाई ले चुका था। असंतुष्ट बाओ शियाया ने कहा, वरिष्ठ भाई, मुझसे उस उबाऊ बात कर रहे हैं? आप लगभग 2 बार सो गए हैं। वांग क्यूई ने कहा, यह मदद नहीं की जा सकती है। मैं 6 दिनों के लिए अपने पेपर को पढ़ रहा हूँ और अपने पेपर को चमका रहा हूँ। प्रथम क्रम के तर्क और पूर्णता प्रमेयों पर अपने पेपर को सही करने के लिए वांग क्यूई ने पिछले 6 दिनों से शेंजो से सिद्धांतों को अथक रूप से अवशोषित किया था, जैसे कि शेंजो की महान शक्तियों से सिद्धांत में भिगोने वाला स्पंज। लेकिन अब उन्होंने कुछ हद तक ओवरसेट किया। बाओ शियाया नाराज रहा, आपका रवैया वास्तव में गंभीर नहीं है। बहन, हम यहाँ एक बहुत पवित्र और गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शायद समस्या आपके दृष्टिकोण के साथ है। वांग क्यूई ने अपनी इच्छा को बंद करने की अपनी इच्छा को रोक दिया और अपनी आंखें बंद करने के साथ जारी रखा। वाओ का बड़ा नंबर कानून समान परिस्थितियों में बार बार यादृच्छिक परीक्षणों में आवृत्ति की स्थिरता को प्रदर्शित करता है। मैं यह चर्चा करने की योजना बना रहा हूँ कि क्या यह आवृत्ति स्थिरता अभी भी स्वतंत्र यादृच्छिक परीक्षणों में अलग अलग है। परीक्षण, खैर मेरे अनुभव के अनुसार यह पर्याप्त होना चाहिए। यह वास्तव में पता लगाने के लिए एक योग्य विषय है। बाओ शियाया ने जल्दी से वांग क्यूई पर अपना ध्यान केंद्रित किया और चर्चा की गई गणितीय समस्या की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। द बिग नंबर लॉ को औसत कानून के रूप में भी जाना जाता है। यादृच्छिक घटनाओं की बार बार होने वाली घटना में लगभग अपरिहार्य नियम अक्सर प्रकट होता है जो कि बड़ी संख्या कानून है। आम आदमी की शर्तों में यह कानून यह बताता है कि अपरिवर्तित शर्तों में कई बार परीक्षणों के बाद एक यादृच्छिक घटना की आवृत्ति एक संभाव्य मूल्य पर स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक सिक्के को ऊपर की ओर उछालते हैं तो लैंडिंग के बाद जो पक्ष का सामना होता है मूल रूप से अप्रत्याशित होता है, लेकिन जब टॉस की संख्या पर्याप्त रूप से बड़ी होती है, हजारों या लाखों लोगों की संख्या बढ़ती है, तो सिक्के की संख्या में कुल संख्या में लगभग आधे हिस्से के लिए खातों का सामना होता है। अपरिहार्य आकस्मिक के भीतर निहित है। संभाव्यता की सांख्यिकीय परिभाषा से यह स्पष्ट है कि किसी घटना की आवृत्ति स्थिरता को प्रदर्शित करती है, अर्थात जैसे जैसे परीक्षणों की संख्या बढ़ती है, घटना की आवृत्ति धीरे धीरे एक निश्चित स्थिरांक के आसपास स्थिर हो जाती है। परीक्षण के संचालन के दौरान व्यक्तिगत यादृच्छिक संस्थाओं और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बावजूद बड़ी संख्या में यादृच्छिक संस्थाओं का औसत प्रभाव किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं से स्वतंत्र है और अब यादृच्छिक नहीं है। तो वास्तव में इस स्थिरता का क्या मतलब है? यह किन परिस्थितियों में है? यह वह मुद्दा है जिसे बड़ी संख्या का पता लगाना है।
इसके अलावा बड़ी संख्या कानून विकसित करने के लिए किसी को इस स्थिरता के साथ शुरू करना होगा। स्थिरता पर शोध के साथ यादृच्छिक चर और गणितीय अपेक्षा जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी धीरे धीरे परिष्कृत किया जाएगा। तब ये गणितीय आंकड़ों की नींव बन जाएंगे और बाद में भौतिकी की आधारशिला। यह वांग क्यूई का अंतिम लक्ष्य है। केवल जब शेंजो के गणित को पृथ्वी के लगभग समकक्ष विकसित किया जाता है तो वांग क्यूई द्वारा संचित ज्ञान को अपने पिछले जीवन में वास्तव में मूर्त शक्ति में बदल दिया जा सकता है। कुछ समय के लिए चर्चा करने के बाद वांग क्यूई ने खड़े होकर कहा, ठीक है, चलो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। मैं कुछ नींद को पकड़ने के लिए वापस जाऊंगा, फिर इस चर्चा पेपर को बाओ के बड़े नंबर कानून पर समाप्त कर दूंगा और इसे प्रकाशित करवाऊंगा। अगली बार जब हम मिलते हैं तो प्रत्येक को एक ड्राफ्ट लाते हैं और एक साथ चर्चा करते हैं। शायद सहलेखक एक पेपर क्या सोचते हैं? जरूर। बाओ जियाया ने सिर हिलाया, फिर पूछा, वरिष्ठ भाई, जो कागज आपने कल प्रस्तुत किया था, आपने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा था, क्या आप नहीं थे? वांग क्यूई ने सिर हिलाया, मैंने अपने सभी मानसिक प्रयासों को समाप्त कर दिया। तो आपकी क्षमताओं में सुधार हुआ होगा, है ना? बाओ जियाया की आंखों में एक चमक चमकती है। क्या हमारे पास थोड़ा स्पार होगा? सिफारिश टिकट के लिए वोट करें, ये या ये वीडियो। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 324 से 78 साथी चिकित्सक। बाओ शियाया के अनुरोध को सुनकर वांग क्यूई की आंखें जलती हुई और वह तुरंत अपनी थकावट भूल गए, खड़े हो गए और कहा, जरूर। बाओ शियाया ने धीरे धीरे 2 कदम पीछे कर दिए। ईमानदार होने के लिए, वरिष्ठ भाई, मैं आपको पिछले जून में उद्देश्य पर जीतने देता हूं, लेकिन बाद में मुझे अभी भी काफी पछतावा महसूस हुआ। वांग क्यूई ने एक चेहरे के साथ कहा, मुझे आपके साथ एक उचित लड़ाई नहीं होने का पछतावा है, जिसे केवल लंबी लाइफ समझ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब शराब दोस्तों से मिलती है तो 1000 कप बहुत कम होता है, और जब शतरंज योग्य विरोधियों से मिलता है तो 1000 मैच कभी भी बहुत अधिक नहीं होते हैं। उसी वर्ष एकीकृत परीक्षण में शामिल होने वाले कुछ लोगों में से कई ऐसे थे जिनकी ताकत वांग क्यूई से बहुत अलग नहीं थी। चंगयुआन उससे थोड़ा ऊपर था। हालांकि केवल बाओ शियाया, जो गणित के दांव में भी विशिष्ट थे और जिनकी लड़ाई शैली भी कमजोरियों का विश्लेषण करने और जीत के लिए हड़ताली की ओर झुका हुआ था, उनके समान था। इस समय दोनों एक दूसरे का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे। उनके तेज गजों ने मध्य हवा में मुलाकात की और लगभग असली लपटों को उकसाया। अचानक किसी भी मजबूत आभा को वापस ले लिया गया क्योंकि उसने अपने माथे को थपथपाया था। मैं वास्तव में हाल ही में अपने काम में बहुत फंस गया हूं। यह 10,000 अमर भ्रम के दायरे के अंदर है, इसलिए हम यहाँ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। कोड की तुलना करने के लिए यहाँ स्पैरिंग। बाओ शियाया ने पूछा, वरिष्ठ भाई, अब आप किस ग्रेड के कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं? लो ग्रेड खजाना कलाकृति, वांग क्यूई ने जवाब दिया। मैं लगभग उल्लेख करना भूल गया, मुझे हाल ही में एक चूसने वाला मिला जिसने एक अनुभवजन्य विभाग खोला, इसलिए मैंने एक पक्षी बंदूक से एक तोप में अपग्रेड किया है। अब मैं अपने सभी खर्चों को भी कवर कर सकता हूँ। बाओ शियाया ने उसे तिरस्कार के साथ देखा। वरिष्ठ भाई, तुम दूसरों से दूर रहने वाले किसी व्यक्ति की छवि हो। तुमने कुछ वरिष्ठ बहन को ठग नहीं दी क्या तुमने? मेरे पेपर पर उसका नाम होने के लिए उसके लिए बहुत समर्थन है, ठीक है। मैंने कल ही इसे प्रस्तुत किया। तब मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। बाओ जियाओया ने हवा के माध्यम से अपना दाहिना हाथ बह लिया, ताइजी मछली लाइन के समान एक वक्र को आकर्षित किया और फिर जल्दी से इसे नीचे की ओर स्वाइप किया। एक पैनल को कॉल किया। उसने कुछ बार पैनल पर टैप किया और फिर कहा, चूंकि आप एक खजाना स्तर कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं, यह कोई समस्या नहीं होगी। आपको बस एक विशेष पथ रैंक प्लगइन डाउनलोड करने की आवश्यकता है। यह शेंजो और पृथ्वी के विभिन्न भौतिक नियमों के परिणामस्वरूप तकनीकी अंतर है। पथ रैंक का सिद्धांत कैलकुलेटर को चलाने देना है और इसके संचालन के दौरान यह स्पेल इफेक्ट्स को उत्पन्न करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को प्रतिस्थापित करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के सिद्धांत के समान नहीं है। कई कार्यों को पृथ्वी पर हार्डवेयर का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, उन्हें कैलकुलेटर के लिए आवश्यकता नहीं होती है। एक संवाद बॉक्स वांग क्यूई के सामने पॉप अप हुआ, यह पूछते हुए कि क्या वह एक निश्चित पथ रैंक डाउनलोड करना चाहता है। वांग क्यूई ने हल्के से हाँ विकल्प को छुआ और फिर उसके आश्चर्य के लिए एक और संवाद बॉक्स ने यह दर्शाया कि पथ रैंक पहले से ही मौजूद है और निरर्थक डाउनलोड से इनकार कर रहा है। वांग क्यूई ने रूट डायरेक्टरी तक पहुंचा, फिर हंसते हुए कहा, उस पर देखो, बीस्ट टैमिंग और स्लेंग वास्तव में एक अंतर्निहित मास्किंग पथ रैंक प्लगइन के साथ आता है। बस उस पथ रैंक को चलाएं, बाओ जियाया ने कहा, जबकि एक साथ पर्यावरण को समायोजित करने के लिए उसके सामने पैनल का दोहन करते हुए। वैसे वरिष्ठ भाई, हमें मोड कैसे सेट करना चाहिए? आप तय करते हैं, मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है। बाओ शियाओया ने सिर हिलाया, ठीक है, इसे पूर्ण सिमुलेशन पर सेट करें। एक पल में आपके शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक शक्ति का एक उछाल होगा, जो एक आभासी चरित्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। शरीर के लिए लूरेंजिया टेम्पलेट का उपयोग करें, यह एक मध्यशीर्ष विकल्प है। कंप्यूटेशन प्रबलन की आवश्यकता नहीं है। फिर लंबे समय तक तलवार के मॉड्यूल को जोड़े। उस समय वांग क्यूई ने अपने शरीर में एक अजीब सनसनी महसूस की, एक असहज भावना अपने भौतिक शरीर से निकलती हुई भावना के रूप में। आध्यात्मिक शक्ति के उछाल ने उसे साफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूर्ति की एक अजीबोगरीब भावना का अनुभव किया, जैसे कि एक पल में भ्रम के भीतर उसका शरीर भारी और ठोस हो गया। फिर उनके चारों ओर धूप हरी घास की ढलान का पैच धीरे धीरे ग्रे हो गया और टुकड़ों में विकसित हो गया। इसके स्थान पर एक साधारण दिखने वाला क्षेत्र था। वांग क्यूई ने अपने शरीर को स्थानांतरित करने की कोशिश की और फिर हंसे, यह मांसपेशी बाउंड शरीर इतना अपरिचित लगता है। मेरी पीठ पर डेल्टोइड्स विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। वरिष्ठ भाई, आपको वास्तव में व्यायाम की कमी है। बाओ जियाया ने कहा कि उसके शरीर को हिलाते हुए भ्रम क्षेत्र के मापदंडों के आदी हो रहे हैं। विभिन्न वातावरणों के भीतर अक्सर झगड़े में संलग्न होने के कारण बाओ जियाया ने जल्दी से अपनी तैयारी समाप्त कर दी। वांग क्यूई उसके पीछे कुछ मिनट थे। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में तैयार हैं। बाओ जियाया ने बड़ी संख्या की तलवार के शुरुआती रुख को मानते हुए अपनी तलवार को आकर्षित किया। वांग क्यूई ने तब अपनी तलवार के झुकाव पर हाथ रखा। फिर क्यूई तंत्र अचानक बदल गया। मैं आती हूं, बाओ शियाया ने हल्के से हमला करने की पहल करते हुए कहा। बड़ी संख्या की तलवार एक विशाल तलवार की गति में बदल गई। इसकी भव्य हवा वांग क्यूई की ओर बढ़ गई। वांग क्यूई ने अपनी तलवार को अपने स्कैबर्ड से नहीं खींचा, लेकिन इसे ऊपर की ओर उठाया, जिसमें स्कैबर्ड शामिल थे। उन्होंने बाओ जियाया की तलवार की गति के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र में अपने पुल के मध्य खंड को मारा और कई कुरकुरा ध्वनियों को सुना जा सकता था। बड़ी संख्या की तलवार की विशाल तलवार की गति अप्रत्याशित रूप से भारी और निश्चित की ओर बढ़ गई। वांग क्यूई ने म्यान लॉन्गस्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, जैसे कि यह एक छोटी छड़ी थी जो छड़ी तकनीकों के एक सेट का प्रदर्शन करती थी। अपने हाथों में लॉन्गस्वॉर्ड एक सर्पिलिंग ड्रैगन की तरह लग रहा था, लगातार बाओ जियाया की तलवार की गति के भीतर घूम रहा था, एक अभेद्य किले के रूप में सुरक्षित रूप से संरक्षित था। तभी बाओ जियाया ने अपनी तलवार की चाल को बदल दिया और चकरा देने वाली तलवार की गति अचानक स्पष्ट हो गई।
लड़की ने अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और फिर बस बाहर फेंक दिया। दरार। वांग क्यूई के लॉन्ग स्वॉर्ड को टिप पर मारा गया था। इसकी छड़ी गति ने हिट द्वारा पिन किया और जारी रखने में असमर्थ था। तभी वांग क्यूई ने अपनी कलाई को फ्लिप किया और बंदूक तकनीकों के एक सेट को अंजाम दिया, जिसमें कलाई के रोटेशन के बाद तलवार के साथ क्षैतिज रूप से बाहर निकल गया। बाओ शियाया ने पीछे हट गए, अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को उठाने और एक सपने के समान तलवार स्क्रीन में नृत्य किया। केले के पत्तों पर बारिश की पिटाई जैसी घनी आवाज को सुना जा सकता था, क्योंकि वांग क्यूई ने अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को बार बार छुआ, जैसे कि वह एक वास्तविक स्क्रीन पर टैप कर रहे थे, जिसे वह आश्चर्यजनक रूप से घुस नहीं सकता था। तभी बाओ जियाया की तलवार की गति फिर से बदल गई और स्क्रीन ढह गई, जैसे कि वांग क्यूई की ओर एक मछली पकड़ने के जाल में बदल गया हो। वांग क्यूई ने जल्दी से बचाव के लिए अपनी तलवार वापस ले ली, लेकिन वह इतनी भीड़ में इससे कैसे बच सकता है। उस समय वांग क्यूई के लॉन्ग स्वॉर्ड ने अपना स्कैबर्ड छोड़ दिया। ठंड की रोशनी की एक लकीर दिखाई दी और तुरंत बाओ जियाया के तलवार जाल के चारों ओर एक चांदी की रेखा रैपिंग में बदल गई। वांग क्यूई ने अपने दाहिने हाथ में तलवार और अपने बाईं ओर स्कैबर्ड को एक दोहरी तलवार नृत्य करते हुए रखा। बाओ जियाया के सभी हमलों को दोहराने के बाद वांग क्यूई ने 2 पेस वापस चले गए और हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट परीक्षा से वीडियो प्लेबैक पर भरोसा करना अब काम नहीं करेगा। बाओ जियाया ने आश्चर्य की बात दिखाई, मैं सोच रहा था कि मेरा वरिष्ठ भाई इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहा था, मार्शल आर्ट परीक्षा के दौरान अपने स्तर को पार करने में सक्षम भी नहीं। बाओ शियाया अचानक रुक गए, फिर उन दोनों ने चुपचाप कुछ मिनटों के लिए एक दूसरे का सामना किया। हार्दिक हंसी में समाप्त हो गया। यह पता चला कि दोनों ने एक ही विचार को परेशान किया था, केवल एक जांच के रूप में मार्शल आर्ट परीक्षा के समय से अपने स्तर का उपयोग किया। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में यह मैच नहीं जीत सकता था अगर आप मुझे नहीं जाने देते। हाँ। बाओ शियाया असंतुष्ट थे। चंगयुआन के खिलाफ आपने हर चाल का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे खिलाफ आपने केवल अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। आपका स्वर्गीय गीत हाथी चरण लहर कौशल और स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक कहा थी। चंगयुआन मेरे लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन आप हथियारों में एक कॉमरेड हैं। एक कॉमरेड के साथ स्पार करने का एक तरीका है, और हम स्पार करेंगे। वांग क्यूई ने दोनों हाथों से झिझकते हुए एक तरफ खुरचनी को एक तरफ फेंक दिया। मार्शल आर्ट्स परीक्षा के दौरान उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल समूह सिद्धांत थी, जिससे उन्हें विभिन्न चालों को बदलने की अनुमति मिली। सेबर्स, स्पीयर्स, सोर्ड्स या हैलबर्ड्स ने उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब चीजें अलग थीं। मैं इसे अब से अपना सब कुछ देने जा रहा हूं, कॉमरेड। कॉमरेड हो। बाओ जियाया के खूबसूरत चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। बहुत अच्छी तरह से, कॉमरेड। सम्मान के एक इशारे के रूप में। मैं यह सब भी दे दूंगा। बस समझाने के लिए, आज का अपडेट इतनी देर हो चुकी है क्योंकि लेखक का खाता बंद था। अब मुझे पता है कि मैं केवल एक दिन में 20 अध्याय संपादित कर सकता हूं। प्रिय पाठकों, मैं निश्चित रूप से टाइपो को ठीक कर दूंगा। मैं अगले कुछ दिनों में उन सभी को ठीक कर दूंगा। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 325 से 79 मोज़ेक स्लैश। वांग क्यूई की आभा उत्तरोत्तर चढ़ गई, जल्द ही एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। क्यूई खेती में देर से मंच पर, उनकी ऊर्जा स्थिर हो गई। वांग क्यूई सीधे गोडेल पूर्णता प्रमेय को साबित करने के बाद क्यूई की खेती के माध्यम से देर से टूट गया था। अगले हफ्ते वह बिना नींद के चला गया। गणितीय तर्क के देशी शेंजो सिद्धांतों में तल्लीन, उसकी सफलता के बाद कुछ हद तक फुलाया मैना को समेकित करता है। हालांकि मुकाबला वांग क्यूई के लिए सीमित रुचि का था, इसलिए इन दिनों के दौरान उनकी वर्तमान क्षमताओं का परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं था। वह तब तक था जब तक वह बाओ जियाया से नहीं मिला। सच्चे शिष्य और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य दोनों 5 साल के लिए संप्रदाय के मुख्यालय में रहेंगे, और 3 साल की क्यूई की खेती के अनुसार 6 साल की नींद की स्थापना की गति। 5 साल के बाद दोनों सच्चे शिष्यों और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों जो पहाड़ से उतरते थे, फाउंडेशन की स्थापना काश्तकारक होंगे। वांग क्यूई के लिए एक निर्वासित सच्चा शिष्य एक समान स्तर की एक क्यूई खेती के मंच की खेती को ढूंढना बेहद मुश्किल था, विशेष रूप से बाओ शियाया जैसे कोई व्यक्ति जिसकी मुकाबला शैली और अनुसंधान डोमेन अपने स्वयं के समान थे। मेरी खेती के स्तर से भयभीत मत बनो। वांग क्यूई की मूल रूप से स्मॉग अभिव्यक्ति अचानक आश्चर्य में बदल गई। जूनियर बहन, आप क्यूई खेती में देर से मंच पर भी पहुंच गए हैं। मैं वरिष्ठ भाई को बहुत आगे नहीं जाने दे सकता, बाओ जियाया ने एक भयंकर मुस्कान के साथ कहा। हालांकि मैंने वरिष्ठ भाई की तरह एक सफलता हासिल करने के लिए एक थीसिस पर भरोसा नहीं किया। मैं 3 दिन पहले क्यूई की खेती के माध्यम से सफलतापूर्वक टूट गया। इसके बारे में हाउ, क्या आप डर गए हैं? अच्छा, वांग क्यूई ने एक लड़ाई भूखी मुस्कुराहट का खुलासा किया। उसकी आंखें एक उग्र लड़ाकू भावना के साथ प्रज्वलित हो गईं। यह हमें अच्छी तरह से मिलान करता है। हम अच्छी तरह से मिलान कर रहे हैं या नहीं, हम लड़ने के बाद जानेंगे। बाओ जियाया ने तेजी से रोया और अपनी तलवार के साथ वांग क्यूई पर लूट किया। यह अभी भी बड़ी संख्या की तलवार थी, फिर भी विशाल तलवार की गति। लेकिन इस बार उसकी तलवार तेज और मजबूत थी। अगर बाओ जियाया की पिछली तलवार की गति एक शांत झील की सतह की तरह थी, तो इस समय उसने समुद्र की लहरों की एक हड़बड़ी में नृत्य किया। वांग क्यूई की ककट की गहरी प्रकाश से शून्य हो गई, जैसे कि दूसरे आयाम से जुड़ा हो। इसके तुरंत बाद उसके शरीर पर एक्यू पॉइंट्स सफेद चमक के साथ टिमटिमाते हैं, जैसे कि आकाश में अनगिनत सितारे झपकी लेते हैं। बाहर देखो, जूनियर बहन। वांग क्यूई ने लगातार कदम रखा। उसका हथियार लापरवाही से टैप करने के लिए लग रहा था, लेकिन प्रत्येक झटका बाओ जियाया की तलवार की गति के भीतर खामियों पर ठीक से उतरा। प्रत्येक तलवार युवा महिला की तलवार की गति में एक विलक्षण बिंदु की तरह है, जिसने स्पष्ट रूप से अनुबंध करने में असमर्थ बड़ी संख्या की तलवार को आसानी से अनुबंधित करने में असमर्थ बना दिया था। वांग क्यूई के कदमों में कहा गया है, मेरी थीसिस पहले क्रम के कैलकुलस पर थी, स्वाभाविक रूप से गणितीय तर्क के हिस्से को कवर करती थी। वांग क्यूई के कदम इस तरह के थे जैसे कि वह एक पागल तितली के बीच एक पागल तितली थी। उनकी तलवार सुरुचिपूर्ण ढंग से और सहजता से झूलती है, तूफान के बीच एक शांत बना। गणितीय तर्क संप्रदाय मास्टर कांग के सेट सिद्धांत पर आधारित सभी गणितीय तर्क को शामिल कर सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त करने का मतलब वानफा संप्रदाय की खेती के तरीकों में एक व्यापक सलाह है। सबसे पहले, मेरे याओ डिंग की गणना करने वाले शास्त्र में कई बाधाओं के माध्यम से टूट गया और क्यूई की खेती के स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। मेरे शरीर के भीतर यिन यांग याओ के साथ 10,000 के पास मेरी कंप्यूटिंग शक्ति मेरे साथियों को पार कर जाती है। वांग क्यूई की स्वर्गीय गणना एटलस खेती टियालिंग रिच के कुछ सच्चे शिष्यों की तुलना में भी मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी मानसिक विधि ने शी बाज के पुनरावृत्ति को मजबूत किया था। कई निकट मृत्यु उत्परिवर्तन, 2 मेंडल मटर के अलावा, साथ ही एक एंट्रापी बढ़ते दानव के साथ एक घातक लड़ाई, और अब सांसारिक नहीं था। हालांकि गोडेल पूर्णता प्रमेय ने शास्त्र के स्तर की गणना करने वाले याओ डिंग को ऊंचा करने में कामयाबी हासिल की थी। अब वांग क्यूई के भीतर प्रमुख खेती विधि याओ डिंग की गणना पवित्र शास्त्र थी। फिर क्या? यह प्रतिक्रिया 4 तलवारों का एक मजबूत सेट था। वांग क्यूई के हाथों ने प्रभाव से गूंज लिया, जिससे वह आगे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया।
फिर उन्होंने एक और भी मजबूत गति के साथ मुकाबला किया, बाओ जियाया के खिलाफ एक भयंकर आक्रामक लॉन्च किया। मैंने कहा है, मेरी सफलता यह ऑल अराउंड। चलो देखते हैं कि आप इसे साबित करते हैं। उस समय बाओ शियाया ने अपनी तलवार की गति को वापस ले लिया, फिर उसकी बड़ी संख्या की तलवार चॉप्स के सबसे बुनियादी में बदल गई। कुछ ही समय में उसने वांग क्यूई की तलवार की गति के लिए ब्रेकिंग तकनीक को कम कर दिया था, फिर सबसे स्थिर तलवार के साथ फिसल गया। उस समय वांग क्यूई का आंकड़ा धुंधला हो गया और उसने बाओ जियाया के हमले के साथ एक झिलमिलाहट के साथ उसकी तलवारबाजी को स्वाभाविक रूप से सुधार लिया। बाओ जियाया की बड़ी संख्या की तलवार द्वारा उनके आंदोलनों को बाधित करना सामान्य था। उसका रूप थोड़ा हिल गया, जैसे कि जड़ता से प्रभावित नहीं, बाओ जियाया के पक्ष में घूमने के लिए लग रहा था। वह फिर से अपनी तलवार से मारा। बाओ जियाया ने हड़ताल को अवरुद्ध कर दिया और कहा, इम्पीरियलिस्ट स्टेप। उसके वरिष्ठ भाई का आसमान कदम इतना अति सुंदर हो गया था और यह अन्य कदम तकनीकों के साथ भी मिश्रित था। मैंने आपको बताया है, सफलता के आसपास है। वांग क्यूई फिर से आगे बढ़ी, फिर लंबी तलवार को रिवर्स में रखा और आश्चर्यजनक रूप से हाथ से तलवार को पकड़कर एक पंच भेजा। बाओ शियाया इस अजीब कदम से भ्रमित नहीं था। उसने अपनी लंबी तलवार को छोड़ दिया, अपना बाएं हाथ उठाया और पंच को अवरुद्ध कर दिया। अप्रत्याशित रूप से असीम गति से भरा यह पंच थोड़ी सी भी ताकत नहीं लेता था, जैसे कि यह सिर्फ शो के लिए था। खाली सेट थ्योरी से यह बिखर रहा है। बाओ जियाया दंग रह गया था, लेकिन पहले से ही एक पंच उसके निचले पेट पर उतरा था। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक सील बनाई और उसे वांग क्यूई के बाएं कंधे की ओर दबाया। अनंत गिनती योग्य ताइवान 0 सील, ताइवान 0 अलेफ 0। वांग क्यूई को बल के निरंतर प्रवाह से दबाया गया था। उन्होंने कई पेस वापस कदम रखे, फिर एक अंगूठे दिए, प्रभावशाली। बाओ शियाया ने दोनों हथेलियों के साथ आगे बढ़े। क्या आपने माना है, वरिष्ठ भाई? एक उलट पकड़ में अपनी लंबी तलवार को पकड़े हुए वांग क्यूई ने अपनी पकड़ को ठीक किया और बाओ जियाया की खोज को पार कर लिया। मेरे पास अभी भी एक बड़ी चाल है जिसका मैंने अभी तक उपयोग नहीं किया है। यह एक तलवार की चाल है जिसे मैंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया था कि मैं अपनी थीसिस को लिखता हूं और पूरी तरह से शक्तिशाली हूं। जो है सामने रखो। बाओ शियाया ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन और भी अधिक उत्साहित हो गया। वांग क्यूई ने एक कीमती सांस ली और फिर उनकी आंदोलन तकनीक मायावी हो गई। अचानक बाओ जियाया की पीठ पर झपकी में चक्कर लगा रहे थे। इसके तुरंत बाद उसने अपनी लंबी तलवार उठा ली और अपनी सारी ताकत के साथ कटा हुआ। इससे अधिक सरल तलवार नहीं थी, एक तलवार जो कि तलवारबाजी सीखने वाले नवीनतम शिष्य को भी निष्पादित कर सकती थी। लेकिन यहां तक कि लापरवाह भी इस तरह की तलवार को अंजाम नहीं दिया था, बिना किसी विरोधाभास के, सही, निर्दोष। यह एक आत्मनिर्भर तलवार, एक शानदार तलवार थी। यह पूर्ण था, यह स्थापित था। बाओ शियाया तलवार की रोशनी से घिर गया था। वह तलवार को देखती थी, उसकी आंखें चमकती थीं, उसके हाथों ने ताओयुआन 0 सील को पकड़ लिया था, लेकिन उसने अगले कदम के बारे में नहीं सोचा। उसे हारने के लिए तय किया गया था। वांग क्यूई की तलवार अपने धर्म सील से पहले अपने लक्ष्य पर हमला करेगी। तभी अनियमित रंगीन ब्लॉकों का एक द्रव्यमान अचानक वांग क्यूई की अवरोही तलवार के नीचे दिखाई दिया। दोनों घटनाओं के इस मोड़ से हतप्रभ थे। वांग क्यूई की लंबी तलवार ने रंगीन ब्लॉकों के साथ मारा और बाओ जियाया के वर्चुअल अवतार अचानक अनगिनत स्नोफ्लेक पॉइंट्स के साथ टिमटिमाते हुए, जैसे कि सिग्नल खराब था। लेकिन बाओ शियाया की सील ने वांग क्यूई को मारा था। एक अप्रतिरोध्य शक्तिशाली बल ने वांग क्यूई को उच्च उड़ान भरने के लिए भेजा। उसके बाद उसके शरीर पर लाल बत्ती की एक भड़कना एक घातक हिट का संकेत देता है, संकेत देते हुए कि उसे मैदान छोड़ देना चाहिए। पहली बात, वांग क्यूई ने लैंडिंग पर अपनी तलवार खींचना और हवा में झूलना था। फिर भी पूर्णता तलवार, स्थापित तलवार, गोडेल की पूर्णता प्रमेय और प्रथम क्रम कैलकुलस से घटाया गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे कोशिश की, लंबी तलवार हमेशा अनियमित रंगीन ब्लॉकों के साथ समाप्त होती है और फिर पूरी तरह से गैर नॉन लेथ हो जाती है। वांग क्यूई ने निराशा में कहा, लानत है, मेरी हत्या की तलवार इस लानत मोज़ेक स्लैश में क्यों बदल गई? अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 326 से 80 प्रथम स्तर की तलवार, सद्भाव। क्यों वांग क्यूई ने अपना सिर पकड़ लिया, सख्त विचार किया। मेरी हत्या कौशल मोज़ेक स्लैश में क्यों बदल गया? यह बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। बाओ जियाया वांग क्यूई के करीब झुक गया और पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आपने पहले इस तलवार तकनीक का उपयोग किया है? आप जानते हैं, कभी कभी आपके द्वारा अपने साथ आने वाली चालों में कुछ मुद्दे हो सकते हैं जो उन्हें काम करने से रोकते हैं, और फिर यहाँ जो चालें काम नहीं करती हैं, वे सिर्फ उन अव्यवस्थित अराजक छवियों के रूप में दिखाई नहीं देते हैं। मेरा कदम काम करने वाला है, यह संभवतः कैसे काम नहीं कर सकता है? वांग क्यूई ने एक सोबर चेहरे के साथ कहा, और मैंने स्पष्ट रूप से इसे बाहर इस्तेमाल किया। बाओ शियाओया अपने मंदिर के खिलाफ अपनी तर्जनी के साथ अनुमान लगाया, क्या यह अमर गठबंधन के मौजूदा मंत्रों से पूरी तरह से अलग हो सकता है, इसलिए कैलकुलेटर प्रभावों को कम नहीं कर सकता है? यह मुद्दा नहीं होना चाहिए। ओ वरिष्ठ भाई, क्या यह संभवतः एक नया शीर्ष महान कौशल है? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, यह असंभव है। मैंने टेंलिंग रिज के डेमोनस ए किंगलान की जीवन लॉ के साथ महान कौशल को देखा है। मेरी तलवारबाजी में केवल एक ही हड़ताल होती है, यह संभवतः लाइफ फ्लेम जैसी किसी चीज की तुलना नहीं कर सकता है। सिंगल स्ट्राइक का प्रभाव। बाओ शियाओया ने वांग क्यूई को देखते हुए अपना सिर झुकाया, आपको इससे क्या मतलब है? मेरी तलवारबाजी कैलकुलस के पहले क्रम के तर्क पर आधारित है, क्या आप विधेय तर्क को समझते हैं? चूंकि उन्होंने प्रायिकता सिद्धांत पर बाओ शियाया के साथ सहयोग करने का फैसला किया था, इसलिए वांग क्यूई ने अपनी खुद की हत्या तकनीकों को छिपाए बिना अपने स्वयं के एक के रूप में व्यवहार किया। मेरी तलवारबंदता विधेय तर्क से प्राप्त होती है और केवल एक ही आदेश, एक एकल हड़ताल होती है। लेकिन यह एक हड़ताल पूरी तरह से मान्य है, हालांकि यह केवल एक हड़ताल है। विधेय तर्क में परमाणु प्रस्तावों को अलग अलग शर्तों और विधेय में तोड़ दिया जाता है। व्यक्तिगत शब्द ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती हैं, और वे या तो ठोस वस्तुएं या अमूर्त अवधारणाएं हो सकती हैं। विधेय का उपयोग व्यक्तिगत शब्दों के गुणों या वस्तुओं के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्वांटिफायर, जो मात्रा को दर्शाने के लिए प्रस्तावों में उपयोग किए जाते हैं, दो रूपों में आते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसका अर्थ है सभी या हर, और अस्तित्वगत क्वांटिफायर जिसका अर्थ है कुछ मौजूद है या कम से कम एक। विधेय तर्क जिसमें केवल व्यक्तिगत विधेय और क्वांटिफायर होते हैं, उन्हें प्रथम क्रम विधेय तर्क कहा जाता है, जिसे संकीर्ण विधेय तर्क के रूप में भी जाना जाता है। प्रथमादेश विधेय तर्क बहुत ही आदिम है, इतना आदिम है कि यह एक अवधारणा का सही वर्णन भी नहीं कर सकता है। एक प्राकृतिक संख्या को परिभाषित करना प्रथम क्रम विधेय तर्क की क्षमता से परे है। हालांकि वांग क्यूई द्वारा सिद्ध किए गए गोडेल पूर्णता प्रमेय के अनुसार, या शेंजो में वांग क्यूई पूर्णता प्रमेय कहा जा सकता है, केवल प्रथम क्रम विधेय तर्क पूरा हो गया है और प्रथम क्रम विधेय के तहत सभी मान्य प्रस्तावों को कैलकुलस साबित किया जा सकता है।
इसलिए यदि यह एक ही स्ट्राइक तक सीमित है तो यह बिल्कुल वैध सिंगल स्ट्राइक के पास बेजोड़ पावर है। वांग क्यूई ने ईमानदारी से बात की, आपको याद रखना चाहिए, इस प्रणाली में यदि आप बोलते हैं तो आप गलत तरीके से, यदि आप सोचते हैं तो आप गलती करते हैं। इस सिद्धांत को समझाने वाली केवल चीजें मेरे पेपर और यह सिंगल स्ट्राइक हैं। इसका मतलब है, इस एकल स्ट्राइक को किसी भी सूक्ष्म तलवार तकनीकों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, इसमें कोई भिन्नता शामिल नहीं हो सकती है, यह केवल एक स्ट्राइक होना चाहिए। बाओ शियाया ने बार बार सिर हिलाया, स्तब्ध। उसने पूछा, इस तरह के एक शक्तिशाली एकल स्ट्राइक, वरिष्ठ भाई, क्या आपने अभी तक इसका नाम रखा है? बस प्रथम क्रम तलवार। बाओ शियाओया ने भड़कीला और कहा, इस तरह के एक अद्भुत विवरण का ऐसा नाम कैसे हो सकता है? वांग क्यूई ने हल्के से चुटकी ली, आप वास्तव में इस तरह के तुच्छ मामलों के बारे में विशेष रूप से जिद्दी हैं। बिल्कुल नहीं, बाओ जियाया ने शर्माया, एक दुर्लभ घटना, यह आपका पहला प्रमेय, वरिष्ठ भाई है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह एक उल्लेखनीय प्रमेय है। इस तरह के एक अविश्वसनीय प्रमेय स्वाभाविक रूप से एक अविश्वसनीय एकल हड़ताल की ओर जाता है, और यह हड़ताल भी एक अविश्वसनीय नाम के योग्य है। ठीक है, चलो सोचते हैं कि कारण क्या हो सकता है। वांग क्यूई खड़े हो गए, 2 बार फिसल गए, फिर भी मोज़ेक का एक बड़ा विस्तार हुआ। लानत है, पवित्र प्रकाश, मोज़ेक, बस सद्भाव बल को पूरा करने के लिए एक छाया की आवश्यकता है ना? या इसे अमर नायक की दुनिया में सद्भाव कहा जाना चाहिए? बाओ शियाओया ने भी कठिन सोचा, भ्रम को ही कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वरिष्ठ भाई, आपकी तलवारबाजी को निष्पादित किया जा सकता है, वास्तव में समस्या कहां से उत्पन्न हुई? वांग क्यूई ने अपनी तलवार को 2 बार और अधिक उतारा और आहें भरी, मुझे कुछ और बार कोशिश करने दो। आप कुछ और बार कोशिश करते हैं और आपको वो परिवार को खुद को बेचने के लिए तैयार रहना होगा। अचानक फेंग लुई वांग क्यूई के सामने दिखाई दिया। उन्होंने बाओ शियाया की नजर डाली, फिर कहा, या आप सीधे उनके परिवार में शादी करने की योजना बना रहे हैं? बाओ शियाया का चेहरा शर्मा गया, सीनियर फेंग, आप इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हैं? शिक्षक फेंग, वांग क्यूई ने अभिवादन किया, आपको यहाँ क्या लाता है? क्या यह मेरी तलवारबाजी से संबंधित है? क्या आप जानते हैं कि यह क्यों हो रहा है? फेंग लुई ने बैठकर कहा, वास्तव में यह संबंधित है। क्या आप कैलकुलेटर के सिद्धांत को जानते हैं? आपको इसे समझना चाहिए। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, सबसे बुनियादी स्तर पर यह अस्तित्व और गैरअस्तित्व के द्व्याधारी निर्णय के बारे में है, यिन और यांग। अनगिनत द्व्याधारी निर्णय एक प्रणाली बनाने के लिए जमा होते हैं। फेंग लुई ने कहा, भाई ट्यूरिंग द्वारा एक बहुत ही सही तर्क की कल्पना की गई, जैसे कि बादलों में एक टॉवर, फेंग लुई ने कहा। हालांकि हमारा गणित अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस प्रणाली का निर्माण करते समय कोई भी यह नहीं देख सकता है कि इसकी नींव ठोस चट्टान पर है या अथाह दलदल में। यह 2 दुनियाओं में विभिन्न भौतिक कानूनों के कारण एक और तकनीकी असमानता है। खेती करने वालों ने 80,000 वर्षों तक आत्मा का अध्ययन किया है। यद्यपि प्राचीन पद्धति में कई गलत धारणाएं हैं, लेकिन अधिकांश अनुभव का आधुनिक पद्धति द्वारा विश्लेषण किया गया है। शिंजो में आत्मा की समझ दूर पृथ्वी की मस्तिष्क की समझ से अधिक है। फिर एल्डर जी ट्यूरिंग ने मानव आत्मा पर आकर्षित किया और मानव विचार का विश्लेषण करने के लिए गणित का उपयोग किया। पहला कैलकुलेटर कांस्य अमर बना दिया। यह वास्तव में एक विशाल प्रौद्योगिकी ब्लैक बॉक्स है। एल्डर जी खुद कैलकुलेटर के सिद्धांतों और 10,000 अमर भ्रम के दायरे के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे बनाया और इसका उपयोग करना सीखा। शिंजो काश्तकारों ने बादलों के ऊपर से एक टॉवर डाला, यह टॉवर बादलों में पहुंचता है, लेकिन बादलों के ऊपर के लोग कभी भी इसकी नींव नहीं देख सकते थे। फिर वांग क्यूई की पहली चरण की तलवार गणितीय तर्क के ब्लॉक पर आधारित एक दिव्य कौशल है, जो एल्डर जी के सैद्धांतिक क्षेत्र के बाहर कुछ है। 10,000 अमर भ्रम क्षेत्र इसे प्रतिबिंबित नहीं कर सका। बाओ शियाया ने वांग क्यूई को देखा, प्रशंसा से भरा, सोचने के लिए, यह सोचने के लिए कि आप एल्डर जी से भी आगे गए थे। अगर हम वास्तव में कौशल स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी भी एल्डर जी की तुलना में काफी कमी है। यह सिर्फ इतना है कि मैं इस बार बहुत भाग्यशाली था, वांग क्यूई ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। फेंग लुई ने फिर से पूछा, जिसके बारे में बोलते हुए, आपकी प्रथम चरण की तलवार वास्तव में एक अच्छी चाल है। मैं इसे देखने से पहले नहीं कह सकता था, लेकिन यह कम से कम एक भारित 4 तलवारबाजी होनी चाहिए। यदि आप इसे और अधिक परिष्कृत करते हैं, तो आप एक भारित 6 प्राप्त कर सकते हैं। यह 5 महान संप्रदायों में एक सच्चे विरासत के रूप में भी सिफारिश की जा सकती है। वांग क्यूई ने खुशी से कहा, वास्तव में जूनियर का एक और लाभ है। बाओ शियाया हैरान था, वरिष्ठ भाई, आप अभी भी अपनी आस्तीन के ऊपर कुछ था। यह बहुत महान नहीं है। एक पल के लिए विचार करने के बाद फेंग लुई ने अनुमान लगाया, क्या यह के माध्यम से देखने जैसा कुछ है? शिक्षक फेंग, आप अविश्वसनीय हैं, वांग क्यूई ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। केवल प्रथम क्रम का तर्क पूरा हो गया है, और एक प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी जितनी अधिक जटिल होगी, अंतर्निहित तार्किक प्रणाली जितनी बड़ी होगी, और इसमें त्रुटियों को शामिल करने की अधिक संभावना है। मैं एक प्रतिद्वंद्वी की चालों के बीच विसंगतियों को देख सकता हूं और उन्हें तोड़ सकता हूं। मैंने इसे अनौपचारिक रूप से नामित किया है। रुको, क्या यह वास्तव में सद्भाव का तरीका है? अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 327 से 81 ली संप्रदाय बनाम लियान संप्रदाय, विचारधाराओं की एक लड़ाई। वांग क्यूई के शब्दों को सुनने के बाद फेंग लुई गहरे विचार में गिर गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने गंभीरता से पूछा, वांग क्यूई, मुझे ईमानदारी से जवाब दें, क्या यह आपकी राय है कि तार्किक प्रणाली जितनी बड़ी होगी, उतना ही स्पष्ट रूप से इसकी अपूर्णता बन जाती है? क्या आपके पास कोई नया विचार है? वांग क्यूई सहज रूप से सिर हिलाना चाहता था, लेकिन फिर खुद को पकड़ा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पहले क्रम पूर्णता को साबित करते समय यह अस्पष्ट विचार था, जो कि केवल प्रथमादेश पूर्णता वर्तमान में साबित हो सकता है। यह माना जा सकता है कि पहले आदेश से परे कुछ भी अधूरा है। यह बेहतर है कि इसे पूरी तरह से समझने से पहले गोडेल की अपूर्णता प्रमेय पर चर्चा न करें। कुछ प्रस्तुत करना पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, कुछ हद तक आत्मघाती है। फेंग लुई ने जवाब दिया, और वास्तव में आपको उस निष्कर्ष पर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। वांग क्यूई की पहली प्रतिक्रिया का उपहास करना था, अंतर्ज्ञान? यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, यह अंतर्ज्ञान नहीं है। यह मेरा अपना है, एक अनुमान नहीं है, बल्कि इसे अगले चरण के लिए मेरे लक्ष्यों में से एक माना जा सकता है। पूर्णता के साथ शुरू होता है। उसके सामने वाला आदमी अंतर्ज्ञान के विचार को पसंद नहीं करता है। आपको एक बुरी आदत है। आप कुछ अप्रमाणित का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यह एक स्थापित निष्कर्ष था। फेंग लुई की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई, लेकिन उसने अभी भी वांग क्यूई को पूछने से पहले फटकार लगाई, उनमें से एक और क्या है? मैं बड़े नंबर कानून पर जूनियर सिस्टर बाओ के साथ काम करने की योजना बना रहा हूं, और साथ ही मैं हाल ही में एक अनुभवजन्य विभाग में शामिल हो गया हूं, इसलिए मैं कुछ गणितीय तर्क, सांख्यिकी और सिस्टम सिद्धांत में आ सकता हूं।
बिग नंबर कानून एक अच्छा विषय है और आंकड़ों में इसके साथ चौराहे होने चाहिए, लेकिन सिस्टम थ्योरी का विषय बहुत व्यापक है। फिर से फेंग लोई ने आलोचना की। ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे संप्रदाय के बाहर दिशा की कमी है। एक ढीले कल्टीवेटर से थोड़ा अंतर के साथ एक कल्टीवेटर की तरह मेरे पास संसाधनों, मार्गदर्शन और एक भव्य दिशा की कमी है। इसलिए मैं केवल वही अध्ययन कर सकता हूं जो मैं भर देता हूं, वांग क्यूई ने चंचलता से समझाया। आप एक डाई कार्यशाला खोलने का प्रकार हैं, जिस क्षण आपको दो रंग मिलते हैं, फेंग लोई ने हंसते हुए कहा। खराब कार्ड खेलना बंद करो। कल आपके द्वारा प्रस्तुत कागज बहुत अच्छा था। एक्सचेंज नंबर और संदर्भ कम नहीं होंगे। 1 या 2 महीने में आप क्यूई खेती के मंच शिष्यों के बीच एक अमीर आदमी होंगे। बाओ शियाया ने खुश किया। महान। मेरे वरिष्ठ भाई के वर्तमान उपचार को देखकर मुझे हमेशा लगता है कि मैंने उसे बहुत आसानी से वापस जाने दिया। फेंग लोई ने फिर से नजर डाली और कहा, इसके अलावा जिमेन मास्टर ने आपको नामांकित करने का फैसला किया है देव आर्टिफैक्ट अवार्ड के लिए, जनवरी अगले साल। तो यह वास्तव में अगले साल है। वांग क्यूई केवल समय के बारे में कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, बल्कि डीओ कलाकृतियों के पुरस्कार के लिए उदासीन था। दाओ कलाकृतियों का पुरस्कार लगभग पृथ्वी के फील्ड्स मेडल के बराबर है, जिसे गणित डोमेन का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हालांकि फील्ड्स मेडल अपने प्राप्तकर्ताओं की उम्र को प्रतिबंधित करता है, केवल 40 से कम गणितज्ञों को पुरस्कृत करता है। दाओ आर्टिफैक्ट अवार्ड वही करता है जो विशेष रूप से प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज के नीचे युवा काश्तकारियों को पुरस्कृत करता है। लेकिन 40 उस उम्र के बारे में भी है जब एक गणितज्ञ अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता है, जबकि एक गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर उसकी प्रतिभा के चरम से दूर है। इस प्रकार डीओ कलाकृति पुरस्कार की शैक्षणिक स्थिति थोड़ी कम है। गोडेल पूर्णता प्रमेय के लिए एक क्षेत्र पदक हासिल करना अपेक्षित परिणामों के दायरे में है। फेंग लोई ने वांग क्यूई को देखा। आप काफी आश्वस्त लगते हैं, लेकिन ईमानदारी से आपके लिए डीओ कलाकृतियों का पुरस्कार जीतना मुश्किल हो सकता है। वानफा संप्रदाय के भीतर मजबूत विरोध होगा। बाओ शियाया को समझ में नहीं आया। वरिष्ठ भाई स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली है, निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच नंबर 1 है। मेरा भाई उसके जैसा भी मजबूत नहीं है। यह एक गुटीय संघर्ष है। बाओ शियाया काफी हैरान था। वो परिवार के सदस्य कभी भी शक्ति और लाभ की लड़ाई को नहीं समझेंगे, जबकि अन्य परिवार के सिर की स्थिति के लिए पूरे कुलों को पहुंचने के बिंदु पर एक दूसरे के खिलाफ योजना बना सकते हैं। वो परिवार ने लंबे समय से सिर की स्थिति का इलाज किया था, जैसे कि एक बोझ, एक ठोकर या कुत्ते के शिकार के लिए लापरवाह के आसपास फेंक दिया जा सकता है। बाबू योहान ने अपने पूरे जीवन को अपने चेहरे के साथ अपने पूरे जीवन के लिए एक गंभीर रूप से पकड़ लिया था जब वे छोटे थे। यह महान दाव और विचारधारा का संघर्ष है, फेंग लोई ने कहा, बाओ शियाया की ओर देखते हुए। लिटिल गर्ल, वांग क्यूई और मेरे पास अभी भी कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए हैं, जिसमें वानफा संप्रदाय के मामलों को शामिल किया गया है। क्या आपके पास कुछ और है? यह स्पष्ट था कि इसके बाद जो प्रश्न उसके साथ चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। बाओ शियाया हालांकि हैरान हो गया, फिर भी अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए खड़ा था। अगर ऐसा है तो मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। बाओ जियाया का आंकड़ा गायब होने के बाद फेंग लोई ने वांग क्यूई से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आधुनिक के भीतर सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष क्या है? यह रहस्यमय महल और बुरी गठबंधन के बीच बहस होनी चाहिए, है ना? वांग क्यूई ने कहा। 23 वर्गीय आदरणीय और क्वांटम आदरणीय मास्टर ने यूरवेई जागीर में 3 बार बहस की और फिर वेव मोशन लॉर्ड ने रहस्यमय महल को चुनौती देने के लिए अभी तक मरने वाली समस्या का सामना किया। फेंग लोई ने अपना सिर हिला दिया। दोस्त ऑफ अनिश्चितता ने दानव सम्राट की सहायता के लिए अनुग्रह से गिर गया और रहस्यमय महल में लोगों के दिल पहले से ही बिखरे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत 23 वर्गीय वंदनीय एक समस्या का सामना करना पड़ा है जिसे वह बाईपास नहीं कर सकता है, और उसके सिद्धांत को भी गिरा दिया गया है। यदि आप वानफा संप्रदाय के अंदर पूरे जोरों पर होने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी भी कोशिश की, वांग क्यूई किसी अन्य बहस को याद नहीं कर सकता है जो इस श्रृंखला से बड़ा हो सकता है। आप बच्चे, ऐसा लगता है कि आप रहस्यमय महल या गुई गठबंधन से हैं। आकार की तुलना। रहस्यमय बहस के दौरान मैंने रहस्यमय जाइमन मास्टर समर्थित आकार की तुलना का समर्थन किया, लेकिन जाइमन मास्टर और मैं एक ही गणितीय तर्क को साझा करता हूं। गणित महान दाव है जो स्वर्गीय प्रवाह के तर्क को पार कर सकता है और बात करता है। फेंग लोई ने असहाय रूप से कहा, क्या आप जानते हैं, प्राचीन गणितज्ञों को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था, एक निरंतर संप्रदाय था और दूसरा असतत संप्रदाय था। निरंतर संप्रदाय का मानना था कि स्वर्ग और पृथ्वी एक हैं, सब कुछ निरंतर है। असतत संप्रदाय दूसरी ओर यह मानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी असतत हैं, प्राकृतिक संख्याओं की तरह 1 और 2 के बीच कुछ भी नहीं है। फेंग लोई ने खुद पर इशारा करते हुए निरंतर संप्रदाय और असतत संप्रदाय के बीच वैचारिक संघर्ष ने वास्तव में गणितीय डीओ के पूरे इतिहास को अनुमति दी है। और आज मैं, जिमेन मास्टर, हम आधुनिक असतत संप्रदाय के प्रतिनिधि हैं और आप हमें के लिए आज के लोगों की नजर में, आज के लोगों की नजर में हैं। वांग क्यूई का मुंह व्यापक रूप से खुला हुआ था, जैसे कि उसका जबड़ा अव्यवस्थित हो गया हो। एक सेकंड रुको, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नजरअंदाज कर दिया। पृथ्वी के इतिहास पर निरंतर और असतत संप्रदाय के बीच बहस ज्यामिति और संख्या बहस थी, जो बाद में ज्यामितीय अंतर्ज्ञान और बीजगणितीय अमूर्तता पर न्यूटन और लीबनिज के विचलन में विकसित हुई। उसके बाद अंतर्ज्ञानवाद, संरचनावाद और तर्कवाद। हालांकि अंतर्ज्ञानवाद और संरचनावाद अंततः इसे लड़ने में विफल रहा, क्योंकि जिस तरह संरचनावाद और तर्कवाद अंतर्ज्ञानवाद के बराबर हो रहे थे, यह वह युग था जब हिल्बर्ट अपने प्रमुख में था। उसके बाद वॉन न्यूमैन ने तर्कवाद के पक्ष में शामिल हो गए, जबकि दुर्भाग्य से अंतर्ज्ञानवाद एक दादा नहीं था। लेकिन पृथ्वी का अंतर्ज्ञानवाद स्कूल केवल एक ग्रैंड मास्टर नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि यह कभी भी नहीं था। हेनरी पोइंकेरे बहुत जल्दी पैदा हुए थे, न केवल भौतिकी में विशाल छलांग को याद करते हुए जो उन्होंने तरस रहे थे, बल्कि हिल्बर्ट जैसे प्रतिद्वंद्वी को भी याद कर रहे थे। हालांकि शेंजो में काश्तकारों के पास जीवनकाल का मुद्दा नहीं था। वांग क्यूई की आवाज कांप गई जैसा कि उन्होंने पूछा, शिक्षक फेंग, क्या यह हो सकता है कि जिमेन मास्टर ने आपको संप्रदाय के मास्टर पैंग के खिलाफ टकराव में नेतृत्व करने की योजना बनाई? फेंग लोई चकित था। हम नहीं, यह हम है। एक बार जब आपका पेपर प्रकाशित हो जाता है तो कोई भी आपको हमारे पक्ष में से एक पर विचार करेगा। वांग क्यूई की दृष्टि अंधेरा हो गया और वह लगभग गिर गया। एक हेनरी पोइंकेरे का जीवन एक अकेला था। शीर्ष गणितज्ञों ने हमेशा अपनी अतिरिक्त बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए भौतिकी में डब करना पसंद किया, लेकिन पोइंकेरे एक ऐसे युग में हुआ जब पुराने भौतिकी एक अच्छे प्रवेश बिंदु के बिना एक गतिरोध पर पहुंच गई। जब तक आइंस्टीन ने नवाचार की एक नई लहर को प्रेरित किया, तब तक वह पहले से ही गणना के साथ रखने के लिए बहुत पुराना था। इसके अलावा वह हिल्बर्ट जैसे प्रतिद्वंद्वी से भी चूक गए। उनके युग में दूसरे सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ का स्तर क्या था?
क्लेन, जिसे गॉडलाइक क्लेन कहा जाता है, द गॉड स्टैंडिंग द क्लाउड्स, ये उपनाम बहुत बेवकूफ हैं। क्लेन ने गणित के बारे में पोइनकेरे के साथ मेल खाती है और लंबे समय बाद नहीं। क्लेन को ओवरथिंकिंग से मानसिक रूप से टूटने का सामना करना पड़ा और कभी भी अपने जीवन काल में ठीक नहीं हुआ। पॉइंसी, मैं भी नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं कर सकता था। दो टिप्पणी अनुभाग में ट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। मध्यस्थों और डिप्टी मॉडरेटर्स को तत्काल आवश्यकता थी। यह एक व्यक्ति के लिए पोस्ट को हाईलाइट करने, पदों को हटाने आदि का प्रबंधन करने के लिए इस तरह की परेशानी है। 3 सिफारिश के वोटों के लिए पूछना, क्यू रैंकिंग मेरे दम पर टाट छोड़ रही है। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 328 से 82 शिक्षक फेंग को सुनकर अतीत के बारे में बात करते हैं। गणित लॉर्ड पैंग जियाली, गणना के मास्टर, 2 पीढ़ियों के क्रमिक संप्रदाय नेताओं। चेन जिंगजुन जैसे संप्रदाय नेताओं के विपरीत, जो लापरवाह सेवानिवृत्त हुए थे और वे बौने के बीच तथाकथित लंबे होते थे, वे अपनी पीढ़ी के सभी किसानों पर हावी होने के बाद ही वानफा संप्रदाय के स्वामी बन गए। संप्रदाय नेताओं की 2 पीढ़ियां, 2 पीढ़ियों की पौराणिक आंकड़े। लेकिन गणना 11 बाइचे के मास्टर के विपरीत, जिनके शिष्य शिंजो पर थे और हर कोने में डाविस्ट फेलो थे, गणित की प्रसिद्धि लॉर्ड पैंग जियाली को उनके साथियों के पूर्ण कुचलने पर बनाया गया था। अतीत में वानफा संप्रदाय के उपाध्यक्ष के लैनिन गणित लॉर्ड पैंग के साथ एक महान डीओ विवाद में लगे हुए, गणित के तरीके पर बहस करने के लिए सबसे खतरनाक तरीकों का उपयोग करते हुए। प्रारंभ में गणित की समस्याओं का आदान प्रदान मामूली दाववादी सिद्धांतों के साथ शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनकी बुद्धि टकरा गई, दोनों एकजुटता में गहरे स्थानों की ओर बढ़े, उनकी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही थीं। अंततः संप्रदाय के मास्टर के ने एक केंद्रीय प्रमेय को सामने लाया। इस समस्या को हल करने में विफल न केवल इस प्रतिभा की सीमाओं को पार कर लिया, बल्कि उनकी खेती के शरीर में बदलाव को भी ट्रिगर किया, जिससे विचलन, उनकी आदिम भावना का पतन हुआ और वह गणित के दायरे में लगभग एक खर्च हुआ बल बन गया। और इससे पहले के लैनिन को ए मैन लाइक ए गॉड के रूप में जाना जाता था, एक असाधारण प्रतिभा, दुनिया में अद्वितीय। फेंग लुई ने हंसते हुए कहा, पैंग वंश के गणितज्ञ हाल ही में कुछ मामलों में व्यस्त रहे हैं और 10,000 अमर इमोर्टल्स इल्यूजन रेलम के शोधों के अपडेट की जांच नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे आपको थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे। मेरे लिए आओ वांग क्यूई की अभिव्यक्ति कड़ा हो गई, क्या यह थोड़ा अतिरंजित नहीं है? फेंग लुई ने कहा, यह वास्तव में अतिरंजित है। गणित लॉर्ड पैंग गणितज्ञों में सबसे अधिक कट्टरपंथी में से एक है और उसके लिए गणित का तरीका उसका जीवन है। यह बल्कि गंभीर है। हाँ, वांग क्यूई ने एक हंसी के लिए मजबूर किया, लेकिन मैं केवल क्यूई खेती के चरण में हूँ, जबकि गणित लॉर्ड पैंग कम से कम लापरवाह है। लेकिन गणित लॉर्ड पैंग इसे इस तरह से नहीं देखेंगे। फेंग लुई ने अपने हाथ फैलाए, गणित भगवान ने हमेशा माना है कि खेती और जादू जैसे मामलों में मामूली रास्ते हैं, केवल गणित वास्तव में समस्याओं को स्पष्ट करता है। देखें, आप कुछ स्तर के साथ एक गणितज्ञ बनाते हैं। वांग क्यूई अभी भी आशा के एक स्लिवर पर आयोजित किया गया है। मैंने सुना है कि जिमेन मास्टर काफी समशीतोष्ण है। वाइस संप्रदाय के मास्टर के लैनिन ने कृतज्ञता की भावना महसूस की और जिमेन मास्टर से शिक्षा प्राप्त की। वाइस सेक्ट मास्टर के का विचलन संभवतः सबसे गंभीर घटना है जो आधुनिक प्रथाओं की स्थापना के बाद से लापरवाह मारा। फेंग लुई ने वांग क्यूई की कल्पना के अंतिम बिट को बिखर दिया। पवित्र गंदगी, 2 शिखर, लापरवाह संघर्ष, जीवन, प्राणी सख्त जलमग्न मध्य में होंगे, रक्त की नदियां, आकाश ढहना और पृथ्वी विभाजित। वांग क्यूई की आंखों के सामने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में कई वाक्यांश। फेंग लुई ने चुटकी ली, ठीक है, मैं आपको अब और नहीं डराऊंगा। आपको सच्चाई बताने के लिए गणित लॉर्ड और जिमेन मास्टर वास्तव में एक तस्लीम होगा, लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक बहस होगी। वे कार्रवाई नहीं करेंगे और वे निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। वांग क्यूई ने कहा, हम सभी यहाँ दाव की तलाश कर रहे हैं, हमें मौत से क्यों लड़ना चाहिए? फेंग लुई ने कहा, यह हमेशा मौत से लड़ने के बारे में नहीं था, लेकिन 30 साल पहले वानफा संप्रदाय ने कुछ बड़ा योजना बनाई जिससे यह लड़ने के लिए जरूरी हो गया। यह क्या है? वानफा संप्रदाय एक सभी कानून गणितीय संग्रह, सभी वर्तमान गणितीय तर्क को एक पूरे में एकीकृत करते हुए संकलित करना चाहता है। फेंग लुई ने समझाया, यह सर्वोच्च गणितीय कैनन है जो वानफा संप्रदाय के भीतर हर कल्टीवेटर के दिल में एक सर्वोच्च स्थिति रखता है, लेकिन दोनों को शामिल करना चाहिए। यह वास्तव में एक पर्याप्त कारण है। महान दाव के लिए संघर्ष अथक और अक्षम है। फेंग लुई ने जारी रखा, वास्तव में गणित लॉर्ड और जिमेन मास्टर अब कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आपकी थीसिस बहस के एक नए दौर के लिए सिर्फ फ्यूज है। जिमेन मास्टर आपका समर्थन करेगा, आपको वापस दिखाना, आपको दिव्य पूंजी को भेजना एक अप्रत्याशित रूप से बुद्धिमान निर्णय था जो आपको वानफा संप्रदाय की आंतरिक उथल पुथल से दूर रखती है। वांग क्यूई ने अजीब तरह से कहा, मैं निश्चित रूप से इसके लिए चेन जिंगजुन को धन्यवाद नहीं दूंगा। फेंग लुई ने जारी रखा, आपके जीतने वाले डीओ कलाकृतियों का पुरस्कार जिमेन मास्टर और मेरे गुट के लिए फायदेमंद होगा, इसलिए हम आपको समर्थन देने में कोई प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन इसके विपरीत गणित लॉर्ड का गुट निश्चित रूप से आपको दबा देगा, भले ही आप वास्तव में डीओ कलाकृतियों को जीतने के लिए कैलिबर के अधिकारी हों। ऐसा लगता है कि दाव आर्टिफैक्ट अवार्ड प्राप्त करने का मेरा मौका एक धागे से लटका हुआ है। फेंग लुई ने कहा, इस समय वाईजी गॉड मोनार्क का रवैया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मुझे आशा है कि आप अपनी बात की शोध योजना को समायोजित कर सकते हैं, बड़ी संख्या कानून में देरी कर सकते हैं और तर्क आंकड़ों को प्राथमिकता दे सकते हैं। 1 मिनट पकड़ना, वांग क्यूई ने फेंग लुई को बाधित किया। शिक्षक फेंग, मैं थोड़ा उलझन में हूँ, वाईजी गॉड मोनार्क के साथ इसका क्या करना है? अनुसंधान योजना के लिए ऐसा समायोजन क्यों? वांग क्यूई को तब एहसास हुआ क्योंकि लापरवाह काश्तकारों की पुरानी पीढ़ी अभी भी बहुत जीवित है। यहाँ कई बहस पृथ्वी पर उन लोगों से बहुत भिन्न है। इस संबंध में वह पूरी तरह से अंधेरे में था। डीओ कलाकृति पुरस्कार ने स्वाभाविक रूप से इसकी समीक्षा तंत्र है और वाईजी गॉड मोनार्क दुनिया में रहने वाले लापरवाह समीक्षकों में से एक है और डीओ कलाकृतियों के इस सत्र के लिए सहायक में से एक है। इसके अलावा वह समीक्षा समिति में महान प्रतिष्ठा रखता है। फेंग लुई ने आगे बताया, हालांकि वैचारिक रूप से वाईजी गॉड मोनार्क हमारी तरफ से करीब है, वह गणित के प्रभु के साथ धूप आग का एक बंधन साझा करता है, इसलिए संभावना है कि वह हमारा समर्थन करेगा, वह बहुत अधिक है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। धूप आग, वांग क्यूई हैरान था। उन्होंने कभी लाप्लास और पैंग जियाई के बीच सीधा संबंध नहीं सुना था। फेंग लुई ने समझाया, काश्तकार मुख्य रूप से विचारधारा पर आधारित गुटों का निर्माण करते हैं, लेकिन गृहणकर भूगोल के आधार पर एकजुटता या तो अनसुना नहीं है। इस संबंध में गेटिंग अच्छी तरह से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने स्नो देश से अमर गठबंधन का इतिहास जानते हैं? कुछ अन्य उल्लेखनीय हैं, जैसे कि उत्तर के दलुओ इंपीरियल वंश के लोग स्नो कंट्री गुट बना रहे हैं। शिलन फ्रांस। जैसा कि फेंग लुई ने स्पष्ट किया, वांग क्यूई ने धीरे धीरे ली सेक्ट और गेटिंग के बीच हजारों वर्षों तक प्रेम घृणा संबंध को समझा। ये संप्रदाय को इसका नाम मिला क्योंकि शिलन की राजधानी लाइजिंग समृद्ध थी और शिलन के कई काश्तकारों ने लाइजिंग के आसपास से देखा।
वो परिवार के 11 लापरवाह काश्तकार स्वॉर्ड मैडमैन ग्रांगरी, बाइजी गॉड मोनार्क अपुना और बाइजी गॉड मोनार्क और स्वॉर्ड मैडमैन केशी दोनों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों केईशी के सभी शुरुआती प्रतिनिधि थे। बाद में वानफा संप्रदाय ने एबेल नामक एक और अद्वितीय प्रतिभा का उत्पादन किया। बीओ को प्राप्त करने के बाद एबेल ने जो पहली चीज की वह अपनी तलवार के साथ लिजिंग को चुनौती दे रहा था। उस समय तक बीओ परिवार ने विश्व मामलों से वापस ले लिया था। तलवार के मैडमैन ग्रांगरी एक टूटे हुए दिल के साथ लड़ाई बंद हो गई थी और बाइजी भगवान सम्राट ने एक जूनियर से लड़ने की इच्छा नहीं की, केवल केईशी को हाबिल की बेजोड़ दिव्य तलवार और उसकी 4 उच्चक्रम तलवार तकनीकों का सामना करने के लिए छोड़ दिया। हाबिल की चुनौती के बाद ली संप्रदाय पूरे संप्रदाय में गिरावट आई। एक अन्य युवा व्यक्ति जिसे बाइजी भगवान सम्राट ने मेंटर करने का इरादा किया था चमकने लगी। वह व्यक्ति गेटिंग किंवदंती गणना किंग गाओसी की शुरुआत थी। गेटिंग का वंश भी पूरी तरह से प्रारंभिक ली संप्रदाय से असंबंधित नहीं था। दूसरी ओर जैसा कि ली संप्रदाय में गिरावट आई, जिलान के नए काश्तकारों ने उनके साथ संरेखित नहीं किया बल्कि एक और समूह का गठन किया। काश्तकारों के इस बैच को ली संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें अलग करने के लिए सीमा को हाबिल की चुनौती के साथ लिजिंग के लिए निर्धारित किया गया था। समूह को पहले पुरानी ली संप्रदाय कहा जाता था और एक के बाद शाओली संप्रदाय। शाओली संप्रदाय के जादू में पुनरुत्थान का मुख्य प्रस्तावक गणित भगवान पंगजियाई था। शाओली संप्रदाय और गेटिंग के बीच का प्रारंभिक घर्षण वास्तव में काफी सरल था। मेरे महान गुण राजवंश के अमरदाओं के बीच एक झड़प की राशि दुनिया में सबसे अच्छा है और लैंड का युद्ध का झंडा कभी नहीं गिरेगा। हालांकि जैसा कि गणित लॉर्ड पैंगजियाली और दिव्य आदरणीय के लानिन के बीच संघर्ष सामने आया, दो गुटों के बीच के विघटन क्षेत्रीय पूर्वाग्रह से विकसित हुए राष्ट्रीय घृणा की तुलना में अधिक तीव्र रूप से विकसित हुए नहीं। यह वास्तव में उससे अधिक गंभीर है। हालांकि क्षिलन और महान गुण 500 साल पहले इतिहास बन गए, लेकिन शाओली सेक्ट और गेटिंग के बीच का विवाद आज तक कायम है। वांग क्यूई ने अपना चेहरा कवर किया, यह वास्तव में पर्याप्त है। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 329 से 83 क्या आप लड़ना चाहते हैं? चेन फेंग ने वांग क्यूई की अभिव्यक्ति के बारे में कुछ अजीब समझा क्योंकि वह कैलकुलेटर की चमक से बाहर निकला था। वह पूछने में मदद नहीं कर सकता, अरे तुम्हारे साथ क्या है? वांग क्यूई ने मूर्खतापूर्ण ढंग से चुटकी ली, मुझे याद है कि आपके यांगशेन मंडप के संस्थापक पूर्वजों ने भी उनकी बहस की थी, है ना? कि हाँ, आत्मा मूल और पैंगजियाई द हाइट ऑफ स्ट्रेंजनेस यांगशेन पैवेलियन के 2 संस्थापक। दोनों सीनियर ब्रदर्स भी थे, एक जोड़ी जिसने एडमॉर्टल डाउ फेस्टिवल द कंपेबल ओमेन फेस्टिवल में लाइफ पाथ डोमेन में एक ही नाम का सफलतापूर्वक दावा किया था। हालांकि अजनबीता की ऊंचाई हमेशा यह मानती थी कि आत्मा का सार एक नेटवर्क संरचना होनी चाहिए, जबकि के हावर ने सोचा था कि संरचना स्वयं महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि उस नेटवर्क को बनाने वाले व्यक्तिगत कारक आत्मा का सार थे। अंत में दोनों ने अपने अलग अलग मान्यताओं पर भाग लिया। चेन फेंग थोड़ा हैरान था, ऐसा एक ऐतिहासिक मामला है, लेकिन तब यह साबित हो गया था कि प्रत्यक्ष संबंध और संयुक्त कोशिकाएं स्वर की नेटिंग स्किल ऑफ प्राइमर्डियल स्पिरिट नेट का कौशल सिनेप्टिक शून्य श्रृंखला सोल स्किल ऑफ सोल ओरिजिन से हीन था। आप इस बारे में पूछ रहे हैं क्या होगा अगर क्या होगा, तो एक अमर कानून था जो आपको समय पर वापस जाने और उनकी बहस में शामिल होने देता है। आप क्या करेंगे? चेन फेंग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं स्पष्ट रूप से सिद्धांतों के परिणाम को जानूंगा। मुझे बस सिद्धांत को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, एक अनुभवजन्य परीक्षण चलाएं और बहस वहीं समाप्त हो जाएगी। गोली मारो, मैं भूल गया कि गणित विशुद्ध रूप से एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। आप प्रयोगों के माध्यम से एक विजेता का निर्धारण नहीं कर सकते। गैर यूक्लिडियन ज्यामिति जैसी चीजें जो बहुत सहज हैं, अन्यथा गणित के डोमेन में एक विजेता का निर्धारण करना इतना मुश्किल है, विशेष रूप से ऐसे मौलिक डोमेन में। हिल्बर्ट की संरचनावाद और ब्रूवर की अंतर्ज्ञानवाद कभी भी यह निर्धारित करने में कामयाब नहीं हुआ कि कौन बेहतर था। यहां तक कि 21वीं सदी के 9th वर्ष तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ था। हालांकि पृथ्वी के इतिहास में हिल्बर्ट दुर्जय था, इसलिए ब्रूवर को वास्तव में कभी भी उठने का मौका नहीं मिला। इस दुनिया में अंतर्ज्ञानवाद का मानकवाहक क्लॉवेल का समकक्ष नहीं है, बल्कि इसके बजाय पैंगजियाली का समकक्ष है, सादगीत लॉर्ड पैंगजियाई। गणना के मास्टर के लिए 11 बाई चे प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ना इतना सरल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक संगठन के रूप में संप्रदाय के सामंजस्य का इतिहास पर एक अजीब प्रभाव पड़ा है। वांग क्यूई के अनुमान के अनुसार सभी कानून गणितीय संग्रह पृथ्वी पर गणित के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर यह केवल रसेल द्वारा संकलन था, जो तर्कवाद गुट की प्रमुख आकृति है, और इसका संरचनावादी या अंतर्ज्ञानवादी शिविरों से कोई लेना देना नहीं था। वानफा संप्रदाय के अस्तित्व ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण विचलन का कारण बना। अब यह गणित पवित्र शास्त्र अब एक परिवार या संप्रदाय का शब्द नहीं है, बल्कि सच्चे रूढ़िवादी पर लड़ने के लिए वानफा संप्रदाय के विभिन्न गुटों के लिए एक प्रमुख मामला है। वांग क्यूई की तेजी से अजीब अभिव्यक्ति को देखकर चेन फेंग ने पूछा, वास्तव में क्या चल रहा है? वांग क्यूई ने सच कहा और फिर से मूर्खतापूर्ण ढंग से चकमा दिया, वैसे भी इसके बाद मुझे गणित की एक पंक्ति से एक भयंकर हमले का सामना करना पड़ेगा। चेन फेंग ने सिर हिलाया, यह उपक्रम अच्छा है, मुझे लगता है। ली संप्रदाय का गणित लगभग रहस्यमय है, थोड़ी आलोचना को चोट नहीं पहुंचेगी। वांग क्यूई को गूंगा था, पवित्र मोलिकाश, आपको यह समझने में कुछ मिनट लगते कि गणित का प्रभु किस तरह का व्यक्ति है। आपके जेंटिंग संप्रदाय के पूर्व नेता दिव्य आदरणीय के अब अपनी बिखरने वाले आदिम भावना का इलाज करने के लिए हर 3 दिनों में यांगशेन पैवेलियन में जाते हैं। चेन फेंग ने कहा, लापरवाह। उसकी दिल की शक्ति समाप्त हो गई है और उसकी आदिम आत्मा टूट गई है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि गणित भगवान कितना शक्तिशाली है? लेकिन निश्चित रूप से थोड़ी मौखिक संतुष्टि प्राप्त करने से चोट नहीं पहुंचेगी। टीएसके वांग क्यूई ने चेन फेंग के रवैये को हिलाया, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। चेन फेंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर ईमानदारी से कहा, यदि आप वो परिवार में शादी करते हैं तो शायद वो परिवार आपका समर्थन करने के लिए बाहर जाएगा। गणित के भगवान के साथ लड़ाई के लिए कैसे? वांग क्यूई दंग रह गया, आप भी कैसे कर सकते हैं इस विषय पर वीर बकवास, आपकी कहानी हर जगह जानी जाती है। ठीक है। चेन फेंग ने वांग क्यूई को देखा जैसे कि उन्होंने कुछ अप्रिय देखा। मार्शल आर्ट्स परीक्षा के दौरान आपने मिस बाओ को बहुत ही बेईमान तरीकों से परेशान किया, जिसके परिणामस्वरूप एक शुद्ध मिस बाओ को इन्फिटेशन के एक उन्माद में खेला गया और वह अंतः एरिना से छलांग लगाती है और हार को स्वीकार करती है। ओह आओ, यह कुछ इतना अरुचिकर में मुड़ गया है। ठीक है, बेईमान होने के नाते निर्विवाद हो सकता है। यह देखते हुए कि वांग क्यूई ने क्या किया था, यह बहुत अधिक दोहरी खेती की तरह दिखता था, लेकिन शुद्ध मोह के एक उन्माद में खेला गया। पाह, मैंने स्पष्ट रूप से गणित की अपनी समझ के साथ उसे जीत लिया, यह बकवास नहीं। चेन फेंग ने वांग क्यूई पर फिर से नजर डाली, जिसके बारे में बात करते हुए एक खजाना कलाकृतियों स्तर के कैलकुलेटर के साथ बातचीत करना, आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, मुझे विश्वास नहीं होगा। एक खजाने के स्तर के कैलकुलेटर के साथ बालों के रोम को भी नकली नहीं किया जा सकता है। बालों के रोम? चेन फेंग ने कहा कि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। धिक्कार है।
गंदी। यह सिर्फ गंदी है, वांग क्यूई आक्रोश था। हमारा रिश्ता उतना ही शुद्ध है जितना कि यह डाविस्ट फेलो के लिए मिलता है। हमारे पास गणित पर चर्चा है। चेन फेंग उदासीन लग रहा था। क्या ऐसा है तो वानफा भी एक दोस्त जोड़े के लिए तरसती है। हमने क्या किया वानफा, कभी भी आपके लिए। चेन फेंग ने अचानक इस विषय को वापस लाया, एक तरफ मजाक करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, इस मामले पर आपका असली रुख क्या है। वांग क्यूई ने अपने माथे को रगड़ दिया। मैं अपने जीवन के मुख्य कथानक पर फिर से संदेह करने लगा हूँ। यहाँ मुझे लगा कि मैं एक काल्पनिक खेती उपन्यास का नायक हूँ, लेकिन यह एक तकनीकी विज्ञान कथा में बदल गया और अब यह सभी प्रकार के समझौते और लाभ साझाकरण के साथ एक राजनीतिक उपन्यास का अनुभव मिला है। क्या विज्ञान कथा की कहानियां एक कौशल पेड़ को होर्डिंग और फिर सब कुछ स्ट्रीमिंग करने के लिए घूमने वाली नहीं है। चेन फेंग फिर से हैरान था। उन्होंने एक बार फिर पूछा, आपकी योजना। ओह, मेरी योजना। वांग क्यूई ने वास्तविकता में वापस आ गया और कहा, ठीक है, यह काफी सरल है। बिग नंबर कानून को 1 महीने के लिए रखा जा सकता है या यदि आवश्यक हो, और हाल ही में मैं अंकगणित प्रणाली को व्यवस्थित और सामान्य करने के लिए जारी रखते हुए आंकड़े सीख रहा हूँ। बड़ी संख्या के कानून को ज्यादातर जल्दी धकेल दिया जा रहा है क्योंकि मुझे उस जिद्दी लड़की को चकित करने की आवश्यकता है। प्रायिकता सिद्धांत के साथ एक बड़ा विषय 1 या 2 दिन बहुत अंतर नहीं करता है। सांख्यिकी करने की आवश्यकता है, लेकिन संभावना के बिना आंकड़े दूर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं केवल इसे सीखना कह सकता हूँ। चेन फेंग, बॉस को पता है कि मैं अभी भी एक अच्छा कर्मचारी हूँ। प्रथमादेश तर्क और पूर्णता प्रमेयों पर काम किया जा सकता है, लेकिन आगे जाने से गोडेल की अपूर्णता हो जाएगी, जो वास्तव में जेंटिंग संप्रदाय के खिलाफ हड़ताल करेगा, और अब मैं जेंटिंग संप्रदाय का हिस्सा हूँ। तो क्या किया जा सकता है, अभी भी केवल उच्च अंकगणितीय प्रणाली है। चेन फेंग को अपने इंद्रियों पर आने में थोड़ी देर लगी। ऐसा लगता है आप इस बहस में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 330 से 84 कमजोर लड़ाई क्यों होनी चाहिए। जेंटिंग संप्रदाय की गणना और ली संप्रदाय के गणित भगवान मुख्य रूप से गणितीय तर्क पर भिड़ गए। यह डोमेन गणितीय तर्क का सबसे मौलिक हिस्सा है। एक अंकगणितीय द्वारा इस क्षेत्र की समझ गणित की उनकी समग्र समझ को निर्धारित करती है। चेन फेंग की गणित और वांग क्यूई की समझ को केवल विलाप के रूप में वर्णित किया जा सकता था, लेकिन वह इस बिंदु से अवगत था। वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा। सीनियर फेंग ने भी उसी को निर्देश दिया, जिसके बाद यह हानिकारक नहीं है। फेंग लोई और शिबाच दोनों को अभी भी माना जाता है कि वांग क्यूई की गणितीय तर्क में बहुत प्रतिभा थी, और अगर वह प्रथम क्रम के तर्क के इस रास्ते पर जारी रहा तो वह अंतः रियल शिबाच की कल्पना करता है। हालांकि वांग क्यूई को पता था कि यह रास्ता अप्रत्यक्ष नहीं था, फिर भी अगले कदम का परिणाम केवल शिबाच की उम्मीद के साथ टकरा जाएगा। गोडेल की अपूर्णता प्रमेय, भयानक प्रमेय जिसने गणित की महान सुंदरता को नष्ट कर दिया और उसे अलग कर दिया। पृथ्वी के इतिहास में गोडेल की अपूर्णता प्रमेय ने हिल्बर्ट की दूसरी समस्या को अयोग्य साबित कर दिया, जिससे हिल्बर्ट के कार्यक्रम के दिवालियापन हो गए। यदि यह शेंजो में जारी किया गया था तो यह पूरी तरह से जेंटिंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को हिला सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे कैसे डालता है, दूसरों की आंखों में उसे पहले से ही जेंटिंग संप्रदाय के रूप में टैग किया गया था, इसलिए जब सिद्धांत इस पहलू पर विचार करना अभी भी बेहतर था। वैसे उन्हें अपनी सोच की लाइन के साथ अपूर्णता प्रमेय विकसित करने वाले दूसरों के खिलाफ भी रक्षा करनी पड़ी। हालांकि गोडेल जैसी सर्वोच्च प्रतिभा के लिए पूर्णता से अपूर्णता से केवल 1 वर्ष का समय लगा। साधारण गणितज्ञों के लिए 1 वर्ष में कवर किया गया मार्ग गोडेल एक पूर्ण चेस था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि गोडेल स्वयं आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के अचानक फ्लैश के माध्यम से केवल पूर्णता प्रमेय तक पहुंच गया। गणित के बारे में ली संप्रदाय की खेती करने वालों की समझ पूरी तरह से गोडेल के विचारों के अनुरूप नहीं थी, जिसका अर्थ है कि उनके दर्शन और पसंदीदा तरीके भी भिन्न थे। यह बहुत संभावना नहीं थी कि वे वांग क्यूई के कागजात से अपूर्णता प्रमेय को प्राप्त करेंगे। अधिक से अधिक खतरा अब सिर्फ गणित भगवान के रूप में लग रहा था। वास्तव में सतर्कता की जरूरत थी, अपने लोग थे। बाद के इतिहास से परिचित वांग क्यूई को पता था कि हिल्बर्ट के कार्यक्रम की बाहरी यात्रा का वादा पूर्णता या पतनशीलता में नहीं था, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से बहस किए गए थे। इसकी एकमात्र आशा अंकगणित प्रणाली की स्थिरता में है। गोडेल की अपूर्णता प्रमेय के दूसरे खंड में कहा गया है कि किसी भी गणितीय प्रणाली के लिए जिसमें एक अंकगणितीय प्रणाली शामिल है, हम उस प्रणाली के भीतर इसकी स्थिरता साबित नहीं कर सकते हैं। यह हिल्बर्ट की दूसरी समस्या के जवाब का हिस्सा था। अंकगणितीय प्रणाली में संबंधित ट्रांसफिनाइट इंडक्शन का उपयोग करना अंकगणित प्रणाली की स्थिरता को साबित करने के लिए अपूर्णता प्रमेय द्वारा उल्लिखित लोहे की दीवार को दरकिनार कर दिया। तो अगला कदम सेट थ्योरी से ट्रांसफिनाइट इंडक्शन को निकालना है और फिर इसे अंकगणित प्रणाली की व्याख्या पर लागू करना है, जो कि अंकगणित प्रणाली की स्थिरता की ओर बहस के क्रूर को संचालित करता है। यह वांग क्यूई की वर्तमान योजना थी। चेन फेंग ने कहा, क्या आपको एहसास है कि गणित के भगवान और गणना के मास्टर के बीच बहस में शामिल होने का क्या मतलब है। वांग क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल कुछ कागजात फेंक रहा हूं, आमतौर पर चुनौतियों का सीधे जवाब नहीं दे रहा हूं। जब तक वह अंकगणित प्रणाली की स्थिरता की ओर ध्यान केंद्रित कर सकता है, यह पर्याप्त होगा। और अंकगणित प्रणाली का आयोजन एक बड़ी परियोजना थी, उसके पास इसे पूरा करने के लिए इतना समय नहीं था, और यह पर्याप्त था अगर वह वास्तव में इसके सिर्फ हिस्से में भाग लेता। चेन फेंग ने वांग क्यूई को पहेली के साथ देखा और पूछा, आपको इस बहस के साथ एक गहरा जुनून लगता है, क्या मैं गलत हूं। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, यह एक गलत धारणा नहीं है। मैं वास्तव में इस बहस में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। अपने पिछले जीवन में जब वांग क्यूई ने हेनरी पोइंकेरे की जीवनी पढ़ी तो उन्हें एक अजीबोगरीब समझ में लगा। यह आदमी गलत समय पर पैदा हुआ। जबकि अधिकांश गणितज्ञ अपनी अधिशेष बुद्धि को दिखाने के लिए भौतिकी में डब करना पसंद करते हैं, उसका युग तब था जब शास्त्रीय भौतिकी चरम पर थी, जिससे उसे खेलने के लिए बहुत कम हो गया। जब तक आइंस्टीन ने एक नई क्रांति की, तब तक वह पहले से ही बूढ़ा हो गया था। वह डेविड हिल्बर्ट के साथ पीढ़ियों के बीच था, और अपने युग के रूप में यह हिल्बर्ट का युग कदम से कदम बढ़ रहा था। जब तक हिल्बर्ट अपने चरम पर पहुंच गया, तब तक वह पहले से ही गणित की अग्रिम पंक्तियों से वापस आ गया था। हेनरी पोइंके ने कभी नहीं जलाया, लेकिन इस दुनिया में उन्हें पूर्ण वैभव गणित लॉर्ड पैंगजियाई में एक बार साथ जीवन भर की प्रतिभा का सामना करना होगा। और उनकी तरफ गणित लॉर्ड शिबाच और विश्व स्तरीय खिलाड़ी फेंग लोई, एक ही कैलिबर के गणितज्ञ। कोई भी सक्षम गणितज्ञ इस तरह की बहस से रोमांचित होगा। इसके अलावा वांग क्यूई ने खुद एक गुप्त महत्वाकांक्षा को थोड़ा परेशान किया था। शायद मैं अभी भी गोडेल से लगभग 50 में उसके चरम पर नहीं मिला, लेकिन मुझे 20 साल के गोडेल का स्तर होना चाहिए। क्या मुझे नहीं करना चाहिए। वह अपने लिए भाग नहीं ले रहा था, लेकिन गोडेल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस भव्य घटना में भाग लेने के लिए पृथ्वी पर असंभव। यह विचार अकेले किसी के खून को उबालने के लिए पर्याप्त था। प्रारंभ में वांग क्यूई अपने स्वयं के पागल विचार से घबरा गया था, लेकिन शांत होने के बाद इस बहस में भाग लेने की उनकी इच्छा केवल मजबूत हो गई।
यह बहस गणितज्ञों के लिए आत्मा के फूल की तरह थी, अपने सभी जीवन और प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए खिलने के लिए जीवन की एक पुष्टि और स्वर्गारोहण। वह इसे कैसे याद कर सकता है? उसे याद नहीं करना चाहिए, भले ही एक सहायक भूमिका के रूप में सिर्फ। शायद वांग क्यूई के शांत प्रदर्शन के नीचे जलते हुए जुनून का पता लगाते हुए चेन फेंग ने अपने हाथों को ताली बजाई और प्रशंसा की। दिलचस्प, यह अधिक पसंद है। साथी के योग्य, मैं मूल्य के योग्य है, लेकिन जिसके बारे में बोल रहा है, क्या आप अभी भी मेरे सामान पर काम करने जा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में चेन फेंग ने वांग क्यूई को कुछ समय की मांग की थी, यह भी सुनकर वांग क्यूई काम कर रहा था। उन्होंने वांग क्यूई के काम के महत्व को समझा और उनके कौशल स्तर को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अब उसे डर था कि वांग क्यूई पुनर्विचार कर सकता है। वांग क्यूई ने कहा, बेशक, मैं क्यों नहीं करूंगा। क्यूई खेती के मंच के शिष्य अपने आप संप्रदाय को नहीं छोड़ सकते हैं, बाहर जाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वानफा संप्रदाय से नई व्यवस्थाएं नीचे नहीं आ जाती हैं। मैं दैवीय पूंजी नहीं छोड़ सकता। चेन फेंग ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने कहा, क्या आप उस योग्यता का भुगतान करने की योजना बना रहे हैं जिसे आप अब मेरे पास देते हैं, या मेरे लिए मुफ्त में काम करते हैं? वांग क्यूई ने अपने सिर को खरोंच दिया। फिर भी हम जो शुरू में सहमत थे, ठीक है। सीनियर फेंग ने कहा कि मेरे पेपर द्वारा लाए गए लाभ केवल दूसरे महीने में केवल धीरे धीरे दिखाएंगे, पहले महीने में बहुत अधिक कमाई नहीं होगी, दूसरा महीना पहले से थोड़ा अधिक है। मैं अभी भी हाल ही में काफी खराब हूं। चेन फेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो निकट भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? वांग क्यूई ने कहा, स्वाभाविक रूप से फाउंडेशन की स्थापना के साथ व्यस्त। एक बार जब गणित लॉर्ड लौटता है और बहस शुरू होती है तो मुझे लगता है कि मुझे शांति नहीं होगी, वांग क्यूई ने कहा। वैसे बॉस, क्या आप कलाकृतियों के बारे में कुछ भी जानते हैं? अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 331 से 85 अमर गठबंधन की ऑनलाइन थीसिस लाइब्रेरी पत्रिकाएं। हालांकि यह परियोजना आधिकारिक तौर पर अभी तक शुरू नहीं हुई थी, चेन फेंग के पास सीमित समय था। उनके अनुसार उन्हें अभी भी कुछ अनुभवी प्रयोगशाला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, जिससे उन्हें व्यस्त रखा गया। प्राइमर्डियल स्पिरिट एनवायरनमेंट सत्यापन विभाग में प्रवेश मन पर किसी के नियंत्रण का परीक्षण था। यदि कोई शरीर के भीतर मैना में महारत हासिल नहीं कर सकता है और इसे लगातार भंग करने की अनुमति देता है, तो सत्यापन विभाग का आंतरिक वातावरण दूषित हो सकता है। टियालिंग रिज के कई शिष्यों को देखने के बाद चेन फेंग ने वांग क्यूई को प्रसन्न होने दिया और फिर कुछ नए प्रयोगात्मक प्रशिक्षुओं के साथ सत्यापन विभाग में प्रवेश किया। और कुछ नहीं करने के लिए वांग क्यूई कलाकृतियों को रिफाइनिंग पाठ्यपुस्तक और चेन फेंग के नोटों को ले जाता है, जिसे हाईलाइट किया गया था। वानफा संप्रदाय के मैदान की ओर बढ़ा। चलते समय वांग क्यूई चेन फेंग के नोटों के माध्यम से ब्राउज करने के लिए शुरू नहीं कर सका। उनके विचार में हर कोई महान विद्वानों के प्रकार से संबंधित था। तकनीकी कार्यों में कीमती समय का निवेश करना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था। एकता और श्रम के विभाजन में मानवता की ताकत, और एक व्यक्ति के लिए सभी कार्यों को अक्षम करने के लिए एक शक्तिशाली बंदर से अलग नहीं था। आम लोगों को निम्नस्तरीय तकनीकी कार्यों को असाइन करना और मानवता की प्रगति को चलाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करना एक ऐसा रवैया था जो एक बदमाश वैज्ञानिक के पास होना चाहिए। चेन फेंग की नोटबुक खोलने पर वांग क्यूई ने महसूस किया कि उनके विचार अविश्वसनीय रूप से सटीक थे। देखो, चेन फेंग की तरह कोई व्यक्ति 5 उत्कृष्टता के एक सच्चे उत्तराधिकारी ने भी सोचा। उनकी विरूपण साक्ष्य शोधन तकनीक को देखें। सिद्धांतों और सब कुछ को नजरअंदाज कर दिया गया, बस कुछ तकनीकों और सामान्य सूत्रों को नीचे गिरा दिया, और सामग्री के लिए केवल कुछ प्रकार की आवश्यकता को समझना। क्या सामान्य सामग्री? क्या मैं इस समय अपने शोधन में उनका उपयोग कर सकता हूं? नहीं। फिर मुझे उनके बारे में क्यों सीखना चाहिए? सामान्य जादुई खजाना संरचनाएं, उन लोगों के साथ क्यों परेशान? मुझे बस यह जानना होगा कि मैजिक फाउंडेशन के सिमुलेशन को कैसे परिष्कृत किया जाए। इस रवैये के साथ चेन फेंग ने पाठ्यपुस्तक, एनोटेशन और आधे नोटबुक से ही कलाकृतियों की रिफाइनिंग तकनीक की अपनी सीखने को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन यह कहते हुए, यह वास्तव में कलाकृति शोधन तकनीक है जिसे हर किसी को दैनिक जीवन के लिए समझने की आवश्यकता है। इतना सरल। जेन चान ने कहा, दुनिया डाउनहिल जा रही है और अतीत के लिए लंबे समय तक लोग मेरे दिन में वापस हमें कम से कम सीखना था कि कैसे जादुई खजाने को बनाए रखें और मरम्मत करें। वांग क्यूई ने तब जेन चान के विलाप को नजरअंदाज कर दिया। एक बड़े औद्योगिक पैमाने पर प्राकृतिक खजाने का उत्पादन किया जा सकता है और जादुई खजाने को स्वाभाविक रूप से विधानसभा लाइनों पर बनाया जा सकता है, जिससे प्राचीन विधि युग में अकल्पनीय स्तरों तक लागत कम हो सकती है। यहां तक कि चेन फेंग जैसे फाउंडेशन स्थापना शिष्य एक खजाना स्तर कैलकुलेटर का खर्च उठा सकते हैं। जब वांग क्यूई वानफा संप्रदाय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बाहरी शिष्य ने लियांग जिन नामक एक बाहरी शिष्य को कुछ किताबें पकड़े हुए गेट पर खाली घूरते हुए देखा। वांग क्यूई ने उसे याद किया और पुकारा, अरे तुम किस लिए रिक्ति कर रहे हो? अप्रत्याशित रूप से वांग क्यूई को देखकर लियांग जिन गंभीर रूप से भयभीत लग रहा था और जल्दी से 2 पेस वापस ले लिया। वांग वरिष्ठ भाई वांग दुर्भाग्य से उनके भव्य इशारे ने उन्हें उन सभी पुस्तकों को गिरा दिया जो वह पकड़े हुए थे। वांग क्यूई ने उत्सुकता से पूछा, आपके साथ क्या गलत है? आप अचानक इतने विनम्र क्यों हो गए हैं? लियांग जिन ने 2 पेसों को पीछे छोड़ दिया। हड़ताली, अनुग्रह अनुग्रह, मैं वरिष्ठ भाई के सामने कितना आकस्मिक होने की हिम्मत करता हूं, मुझे मेरी अशुद्धता के लिए क्षमा करें। उन्होंने फिर एक फ्लस्टर में बिखरी हुई किताबों को उठाना शुरू कर दिया। वांग क्यूई ने नीचे गिरा दिया, एक पत्रिका उठाई और उसे देखा। शीर्षक सभी कानून चयन था, इस दुनिया का एक अकादमिक आवधिक। हालांकि यह आवधिक कुछ भी नहीं था जैसे कि वांग क्यूई का उपयोग उनके पिछले जीवन में किया गया था। सबसे पहले इसने कागजात के मुख्य निकाय को प्रकाशित नहीं किया, बल्कि केवल उनके साथ कीवर्ड, कुछ निष्कर्ष और कभी कभी कागजात पर वरिष्ठ महान कल्टीवेटरों से टिप्पणियों को प्रकाशित किया। यदि कोई वास्तविक पत्रों को पढ़ना चाहता था तो उन्हें अमर गठबंधन के पेपर लाइब्रेरी में आदान प्रदान किया जाना था। दूसरे, चूंकि यह केवल सार दर्ज करता है, एक आवधिक में कई कागजात हो सकते हैं। अंत में इस आवधिक ने कोई सबमिशन स्वीकार नहीं किया। यह पूरी तरह से आवधिक संकलक पर निर्भर था कि किस कागजात को शामिल किया जाए। एक एकल पेपर को एक से अधिक आवधिक द्वारा एकत्र किया जा सकता है। वांग क्यूई के दृष्टिकोण से यह एक त्वरित लेकिन अक्षम प्रणाली थी। कनेक्शन वाले प्रसिद्ध विद्वान जल्दी से अपने कागजात को फैला सकते हैं, शुरू में उच्चस्तरीय कल्टीवेटिव द्वारा उठाए जाने से पहले छोटे समय पर कर्षण प्राप्त कर सकते हैं और प्रमुख आवधिकों में शामिल थे। उच्चस्तरीय खेती करने वालों की घड़ी के तहत नए शिष्यों के लिए प्रसिद्धि रात भर आ सकती है। हालांकि नए सिद्धांतों को मुख्यधारा के सिद्धांत या वैज्ञानिक समुदाय में अज्ञात नवागंतुकों के साथ गठबंधन नहीं किया गया था, एक कठिन समय पर ध्यान दिया गया था। यह शैक्षणिक प्रगति के लिए कुछ हद तक हानिकारक था। इसके अलावा आवधिक स्वयं कागज लेखकों को सीधे लाभ नहीं ला सके और न ही उन्हें वास्तव में क्रेडेंशियल्स माना जा सकता है।
शिंजो में आवधिकों ने अनिवार्य रूप से कागजात के लिए विज्ञापनों के रूप में अधिक सेवा की और लेखकों के लिए वास्तविक आय अभी भी अन्य कल्टीवेटरों से आई जो अमर गठबंधन के पेपर लाइब्रेरी में अपने कागजात का आदान प्रदान और हवाला दे रहे हैं। हालांकि अगर कोई शिंजो के इतिहास पर विचार करता है तो इस अजीबोगरीब प्रणाली की ऐतिहासिक उत्पत्ति थी। पृथ्वी के शैक्षणिक आवधिकों को पीयर रिव्यू की विशेषता थी, एक प्रणाली जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में दिखाई दी थी। इसका गठन दो कारकों से प्रभावित था। पहले, यूरोप त्वरित मेल और आवधिक वितरण के लिए काफी छोटा था। दूसरे, हालांकि संचार उपकरण अच्छी तरह से विकसित नहीं किए गए थे, डाक सेवाएं पर्याप्त रूप से उन्नत थीं। दुर्भाग्य से शिंजो एक विशाल महाद्वीप था और जब तक कि कोई शीर्ष स्तर का महान कल्टीवेटर नहीं था तब तक उड़ने वाली तलवारों का उपयोग करने वाले उच्चक्रम की कल्टीवेटरों को यात्रा करने के लिए आधे महीने की आवश्यकता होगी। मेल के लिए उच्चक्रम की खेती करने वालों पर ध्यान देना बहुत अव्यावहारिक था। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी के संचार को वास्तव में प्राचीन विधि युग के दौरान हजारों साल पहले विकसित किया गया था। हालांकि यह महत्वपूर्ण देरी का अनुभव करता था और केवल सीमित जानकारी को स्थानांतरित कर सकता था, यह अभी भी सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान हर कोई अपनी खेती पर केंद्रित था, इसलिए वे अपने कागजात के प्रसार के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। और क्योंकि यहाँ के भौतिक कानून पृथ्वी से काफी भिन्न थे, 10,000 अमरभ्रम के दायरे टेलीफोन या टेलीग्राफ के समान पहले लोकप्रिय हो गए। इसलिए एक ऑनलाइन पेपर लाइब्रेरी जो चार्ज की गई फीस आवधिकों से पहले भी दिखाई दी, अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पेपर लाइब्रेरी युग में छिड़का। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि क्योंकि कागजात का विनिमय और डाउनलोड साथ ही उद्धरण सीधे काश्तकारों की आय से जुड़े थे, चाहे वह बौद्धिक संपदा संरक्षण या काश्तकारों की कॉपीराइट चेतना के लिए विचार से बाहर हो, मुफ्त प्रीप्रिंट्स जैसी प्रणालियां उभरती थीं या शायद उन्होंने किया था, लेकिन उन्हें फेंग लुई और इंटरनेट प्रशासकों के एक समूह द्वारा बंद कर दिया गया था। एक अत्यंत असुविधाजनक प्रणाली। हालांकि अगर कोई शुरू में इस प्रणाली से संदेह से संपर्क करता है, जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह पहली बार में सुविधा के लिए मौजूद नहीं था। अमर गठबंधन ने इस अजीबोगरीब प्रणाली को अपनाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिद्धांत खो नहीं गए थे। 10,000 अमरभ्रम के दायरे को शुरू में स्थापित किया गया था ताकि केवल आधुनिक काश्तकार केवल प्रवेश कर सकें। यह समझदार आत्माओं की एक विधि थी, केवल आधुनिक काश्तकार जिनकी आत्माएं जीवन के पोषण के मार्गदर्शन के तहत सफलता के बाद बदल गई थीं, 10,000 अमरभ्रम के दायरे की जानकारी तक पहुंच सकती हैं। आधुनिक जादू सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण राशि का आदान प्रदान करने के लिए किसी को पर्याप्त योग्यता अंक के पास होना था। अमर गठबंधन की इनाम प्रणाली के भीतर सबसे बड़े लाभार्थी फ्रंटलाइन शोधकर्ता थे और इन लोगों को अमर गठबंधन को धोखा देने की संभावना नहीं थी। यह एक अत्यधिक प्रभावी रक्षात्मक उपाय था। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 332 से 86 लड़ाई के लिए प्रस्तावना। अमर गठबंधन की पत्रिका और पेपर रिपोजिटरी सिस्टम काफी समीचीन है, लेकिन अपेक्षाकृत अक्षम है। सबसे बड़ा लाभ शायद सैद्धांतिक प्रणालियों के संरक्षण में निहित है। जब तक कोई चुपके से पूरे बैच या शोधकर्ताओं की पूरी टीमों का अपहरण नहीं कर सकता, तब तक आधुनिक की सैद्धांतिक प्रणाली अमर गठबंधन का एक मूलभूत तत्व हमेशा सुरक्षित है। वांग क्यूई ने इस विचार को ध्यान में रखते हुए पत्रिका के माध्यम से फ्लिप किया। चूंकि शिंजो में एक पेपर को एक से अधिक पत्रिकाओं में शामिल किया जा सकता है, इसलिए एक कोर जर्नल की अवधारणा मौजूद नहीं थी। बड़े संप्रदायों द्वारा आयोजित पत्रिकाओं में आमतौर पर एक उच्च स्थिति होती है, लेकिन एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया जाता है जो अनिवार्य रूप से विभिन्न डोमेन में कुछ ओवरसाइट्स के लिए अग्रणी होता है। एक लापरवाह व्यवसायी के नेतृत्व में कुछ ग्रैंडमास्टर्स द्वारा निर्मित एक पत्रिका केवल एक डोमेन पर केंद्रित है और प्रकाशक अनिवार्य रूप से कुछ पूर्वाग्रह दिखाता है। इस प्रकार शिंजो से पत्रिकाओं को पढ़ने का मूल्य पृथ्वी के लोगों की तुलना में कुछ कमजोर है। हालांकि इस पत्रिका के माध्यम से ब्राउज करने के बाद वांग क्यूई दंग रह गया। जर्नल में बहुत पहला पेपर वह था जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले प्रस्तुत किया था, गणितीय तर्क के तहत पहले क्रम के कैलकुलस, और इसने आश्चर्यजनक रूप से एक पूरे पृष्ठ पर कब्जा कर लिया था। चूंकि पत्रिकाएं आमतौर पर अमूर्त और आंशिक निष्कर्ष संकलित करती हैं, इसलिए एक एकल पृष्ठ में अक्सर लगभग 6 कागजात होते हैं। एक पेपर के लिए समर्पित एक पूरा पृष्ठ वास्तव में एक विशेष सम्मान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मूल्यांकन भी शामिल था। गणना के मास्टर द्वारा मूल्यांकन 11 बाइचे के साथ शुरू हुआ एक प्रतिभाशाली गर्भाधान। एक प्रतिभाशाली गर्भाधान विचार की एक जादुई ट्रेन। यह पेपर एक अंकगणितीय प्रणाली से शुरू होता है और सेट सिद्धांत को इसके दृष्टिकोण के रूप में उपयोग करता है। अंतः चतुर कटौती के माध्यम से साबित होता है कि प्रथम क्रम विधेय कैलकुलस के तहत सभी मान्य सूत्र साबित किया जा सकता है। यह सबसे कठोर और अप्राप्य कटौती के माध्यम से एक आकर्षक निष्कर्ष पर पहुंच गया, जो कि पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ है। इस प्रमेय ने पहली बार मॉडल सिद्धांत और प्रूफ सिद्धांत के बीच एक संबंध स्थापित किया, जो हमारे भविष्य के काम के लिए एक नया रास्ता था। पेपर मेटामैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक प्रमुख सफलता है, तार्किक कठोरता, स्पष्ट स्तरीकरण और अच्छी तरह से प्रलेखित संदर्भों के साथ। यह एक दुर्लभ और उत्कृष्ट पेपर है। वांग क्यू थोड़ा शर्मा गया। यद्यपि उन्होंने अधिकांश पेपर खुद पूरा कर लिया था, लेकिन सबसे अधिक मुख्य हिस्सा अंततः एक पृथ्वी गणितज्ञ से आया था। लेकिन यह एहसास उनके दिल में सिर्फ एक क्षणभंगुर क्षण था, जो कि एक उछाल से बदल गया था। अच्छा, यह एक प्रारंभिक मान्यता है। वांग क्यूई को यकीन था कि मास्टर ऑफ गणना की समीक्षा के साथ कोई भी अब उनकी पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। क्या यह एक मजाक था? अमर संस्थान छोड़ने के कुछ महीनों बाद ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या कोई अन्य सच्चा उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है? वास्तव में अधिक है, लियांग जिन ने वांग क्यूई को उसकी तरफ से याद दिलाया। वांग क्यूई ने लियांग जिन पर नजर डाली और यह समझ में आ रहा था कि ये बाहरी शिष्यों, जिन्होंने आमतौर पर सभी एक साथ अभिनय किया था, आज इतने संयमित थे। वांग क्यूई ने 2 और पृष्ठों को फ्लिप किया और पता चला कि पहले 5 पृष्ठों में 3 कागजात थे जो साहित्य समीक्षा थे। समीक्षा मौजूदा शोध परिणामों, नए विचारों, दृष्टिकोणों और यहाँ तक कि कुछ अप्रमाणित अनुमानों के सारांश हैं, और वे बहुत कम स्थिति रखते हैं। लेकिन कागजात के लेखकों को देखने के बाद वांग क्यूई समझ गया कि क्यों। 3 समीक्षाओं में 2 को शी बेचे और फेंग लुई द्वारा अलग से लिखा गया था, जो 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से एक ही शैक्षणिक बहस को सारांशित करता है। अंतिम पेपर और भी अधिक प्रभावशाली था, सीधे बालिंगबो परिवार नाम के तहत प्रस्तुत किया गया था। यह पेपर पहले से ही कम से कम 2 लापरवाह स्तर की अकादमिक चर्चाओं का मूल बन गया था और यहाँ तक कि कम से कम 3 लापरवाह चिकित्सकों को भी प्रेरित किया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनाना चाहिए, है ना? यह अनुमान लगाने योग्य था कि आने वाले महीनों में कई वानफा संप्रदाय की कल्टीवेटर इस पेपर का आदान प्रदान करेंगे, भले ही वे इसे समझ या समझ नहीं पा सकें, वे अभी भी खुद को पचाने के लिए मजबूर करेंगे। और परिणामस्वरूप निश्चित रूप से बड़ी संख्या में उद्धरण होंगे। आने वाले महीनों में वह योग्यता या बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंताओं से मुक्त जीवन जीने में सक्षम होगा।
अमर गठबंधन और एक बार में अपने स्वयं के वित्तीय संकट के साथ उनकी पहचान मान्यता के मुद्दे को हल करते हुए वांग क्यूई ने कुछ हद तक खुश महसूस किया। बाद में और भी बहुत कुछ है। लियांग जिन की आवाज थोड़ी कांप गई, एक और पत्रिका को हाथ में पकड़े हुए इसे वांग क्यूई को सौंपने में संकोच किया, जैसे कि डर है कि वह क्या आयोजित करता है वांग क्यूई को गुस्सा करेगा। क्या क्या आलोचना भी है। वांग क्यूई ने लियांग जिन को अपने हाथ में पत्रिका पास की, फिर एक लियांग जिन को ले लिया। यह पत्र एक चर्चा प्रकृति का था, विशेष रूप से वांग क्यूई के पहले क्रम विधेय कैलकुलस के तहत गणितीय तर्क की खोज। अमूर्त और सीमित सामग्री अंश में लेखक ने पहले वांग क्यूई के पेपर और वांग क्यूई की प्रतिभा की सफलता प्रकृति को स्वीकार किया। हालांकि बाद के पाठ में उन्होंने अपने स्वर को स्थानांतरित कर दिया, एक हालांकि यह बेकार है भावना है। क्या सबटेक्स्ट है कि यह युवा गणित में महत्वपूर्ण प्रतिभा के साथ इस तरह के महत्वहीन मामलों पर इसे बर्बाद करने के बजाय ज्ञान को जमा करना चाहिए। सही है। वांग क्यूई ने पत्रिका को नीचे रखा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ नाराज हो गई। यह सब के बाद प्रसिद्ध 23 प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण सफलता थी, और यहाँ तक कि अगर आप व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर विचार करते हैं तो यह भविष्य के कंप्यूटर विज्ञान या कैलकुलेटर और भ्रम प्रौद्योगिकी को बहुत प्रभावित करेगा। अर्थहीन। यह थोड़ा कठोर लग रहा था। वांग क्यूई ने लेखक को उत्सुकता से देखा। वह वाया नाम एक निश्चित आकर्षण ले गया, लेकिन ईमानदारी से उनकी मान्यता आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी। हरमन वेल के अन्य रूप से एनालॉग। यह गणितज्ञ जो आम लोगों के बीच प्रसिद्ध नहीं है, वांग क्यूई से अधिक परिचित था। कारण सरल था, उनके शोध क्षेत्र और सैद्धांतिक भौतिकी करीब थे। उदाहरण के लिए ज्ञात 3 प्रकार के फर्मों में एक का नाम उनके नाम पर रखा गया था, और विशुद्ध रूप से गणितीय क्षमता के बारे में बोलते हुए वह 20वीं शताब्दी के शीर्ष कुछ में से एक था। यह व्यक्ति गणना के मास्टर का शिष्य होना चाहिए, ठीक है। फिर पूर्णता प्रमेय की आलोचना क्यों करें। वांग क्यूई को यह अजीब लगा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ एहसास हुआ। यह लापरवाह महान कल्टीवेटर हालांकि वास्तव में जेंटिंग संप्रदाय का एक हिस्सा है, पूरी तरह से जेंटिंग संप्रदाय की मुख्यधारा के विचारों को अस्वीकार कर सकता है। अंत में एक संप्रदाय के भीतर गुट सिर्फ क्लस्टरिंग का एक अर्थहीन कार्य है जो स्थानीयता या संरक्षक डिसिपल वंश पर आधारित हो सकता है। वह वाया एक शिष्य है, शी बैचे का एक प्रोटेग है जो स्वाभाविक रूप से जेंटिंग संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि उनके विचारों को गणित के लॉर्ड पैनजियाई के साथ अधिक गठबंधन किया गया था। गणना के शिष्यों के मास्टर ने सभी को एक पिता की तरह श्रद्धा दिया, और यह कोई अपवाद नहीं था। भले ही उनके विचार अलग अलग थे, लेकिन यह लापरवाह महान कल्टीवेटर अभी भी गणना के मास्टर के साथ सीधे संघर्ष नहीं करना चाहता था। एक तूफान के लिए एक प्रस्तावना, वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय गणित के प्रभु क्या हैं। मैं कल रात थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा था और आज नहीं उठ सकता था। लगता है जैसे मैं वास्तव में बीमार हूँ। मैंने खुद को इस अध्याय को लिखने के लिए मजबूर किया। आशा है कि यह ठीक है। अगर मैं कल बेहतर महसूस करता हूँ तो मैं इसके लिए बनाऊंगा। मुझे माफ करें। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 333 से 87 कम कुंजी एक्सुएंसिंग मंदिर। वांग क्यूई ने आकाश में नजर डाली। वह कई दिनों और रातों के लिए जागता रहा था, शेंजो गणित नॉनस्टॉप को क्रैम करते हुए, और कल सुबह अपना पेपर जमा करने के बाद वह पूरी तरह से थक गया था और एक लॉग की तरह सो गया था। जागने पर वह जश्न मनाने के लिए भोजन के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद चेन फेंग की यात्रा और बाओ जियाया के साथ एक संक्षिप्त आदान प्रदान किया गया था। इन सभी गतिविधियों ने बहुत अधिक समय नहीं लिया था। सूरज अभी तक सेट नहीं किया था। वह कुछ उत्सुक था, यह पुस्तक कब छपी थी। बस आज। इस बार हर महीने लियांग जिन ने जवाब दिया। फाउंडेशन की स्थापना के मंच और जूनियर मास्टर लियू में कुछ वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनों ने सभी को मेरे लिए ईश्वरीय राजधानी शाखा से जल्द खरीदा है। आप इसे सूंघ सकते हैं, स्याही अभी भी ताजा है। उनका पेपर कल सुबह प्रस्तुत किया गया था और आज दोपहर तक पहले से ही एक प्रतिक्रिया थी। यह कहना है वानफा संप्रदाय के उच्चप अभी भी उस पर ध्यान दे सकते हैं। यह फेंग लोई हो सकता है जिसने उसकी सराहना की, संभवतः शिबाचे जो उसके साथ एक परिचित था, या यहाँ तक कि चेन जिंगयुन जिसके साथ उसका कुछ गरीब संबंध था। संक्षेप में उनके पेपर ने लापरवाह सर्कल में जैसे ही उसे प्रस्तुत किया था, वह इसे प्रस्तुत करने लगा था। यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत था। इस दुनिया में पुरानी पीढ़ी द्वारा सराहना की जा रही थी। हमेशा प्रारंभिक चरणों में तेज वृद्धि का मतलब था, भले ही यह अपरिहार्य लग रहा था कि भविष्य में इन बुजुर्गों में से किसी का रास्ता विचलित हो जाएगा। वांग क्यूई ब्याज के साथ कागजात के संग्रह के माध्यम से फ्लिप किया और फिर कवर पर शीर्षक को देखा। सभी कानून चयन एक पत्रिका स्पष्ट रूप से वानफा संप्रदाय द्वारा ही चलती है। इस तरह की संप्रदाय पत्रिकाओं को स्थिर और व्यापक होने की विशेषता है। आखिरकार वे वानफा शिष्यों के पूरे शरीर को संबोधित करते हैं, जिसमें प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज के नीचे कुछ काश्तकार शामिल हैं। इसलिए यह न तो किसी एकल डोमेन पर ध्यान केंद्रित करना संभव था, न ही कुछ भी पृथ्वी बिखरना या जिसे फ्रिंज कह सकता है को शामिल करना। और जर्नल के इस मुद्दे में वेल से अलग एक भी व्यक्ति ने वांग क्यूई को हेक या फटकार नहीं लगाया था। यद्यपि गोडेल की पूर्णता प्रमेय को पचाने में अधिकांश काश्तकारियों को काफी समय लगेगा, वांग क्यूई निश्चित था कि यह एक दिन गणित के लॉर्ड गुड और लापरवाह के लिए पर्याप्त समय से अधिक होता, और एक बड़ा उपद्रव करने और उसकी आलोचना करने के लिए लापरवाह स्तर पर उन लोगों की गणना की गति को देखते हुए और उनकी पहली रेट गणितीय सोच को दिखाने के लिए। इसका मतलब यह था कि अब के लिए वानफा संप्रदाय की आधिकारिक जनमत अभी भी गणना के मास्टर की ओर झुक गई है। यद्यपि गणित प्रभु उस तरह का था जिसके अहंकार के कारण कोई दोस्त नहीं था, ज्यादातर लोग उसकी आंखों में बंदरों के रूप में दिखाई देते थे जो केले की गिनती भी नहीं कर सकते थे। वह आखिरकार वानफा के एक पूर्व संप्रदाय नेता थे। उसका कोई कनेक्शन कैसे नहीं हो सकता है जब तक वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। यह गणना के मास्टर द्वारा आदेशित गोपनीयता की बात नहीं हो सकती है। शैक्षणिक बहस युद्ध की तरह नहीं थी, ट्रम्प कार्ड छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि उनकी तरफ एक सफलता बनाई गई थी तो शी बात शायद पैंग जियाली के दिखाई देने के लिए सबसे अधिक उत्सुक व्यक्ति होगा। गणित लॉर्ड एक और आधे महीने के लिए वापस नहीं आएगा। वांग क्यूई ने फिर से फेंग लोई के शब्दों के बारे में सोचा। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन आकाश को देख सकता है। संभावित कृत्रिम उपग्रहों के प्रभाव के तहत 10,000 अमर भ्रम के दायरे की संभावना कम से कम पूरे शेंजो के पार हो गई, शायद पूरे ग्रह भी। लेकिन इस खबर को सुनने के लिए पैंग जियाली को अभी भी आधे महीने की जरूरत थी। फेंग लोई की आवाज के स्वर से ऐसा लगता था कि यह सबसे कम समय संभव था। क्या वास्तव में इस शिखर महान कल्टीवेटर के कदमों को वापस पकड़ रहा था, या बल्कि वह वास्तव में कहा था। वांग क्यूई फिर से आकाश को देखने का विरोध नहीं कर सका। एक दूरी जो एक लापरवाह व्यवसायी में बाधा डाल सकती है, निश्चित रूप से यह एक पड़ोसी ग्रह के रूप में नहीं हो सकती है। हालांकि इस दुनिया में फ्लाइट लेना बेहद आसान था, और उच्च ऊंचाई वाले गेंग हवाएं आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित एक प्राकृतिक घटना थी जो कि उच्च श्रेणी के आधुनिक कल्टीवेटरों द्वारा आसानी से निपटा। दूसरे शब्दों में इंटरस्टेलर यात्रा इस दुनिया में पहले से ही चल रही थी।
संदिग्ध कृत्रिम उपग्रह अन्य खगोलीय निकायों पर एक संभावित लापरवाह और रहस्यमय रूप से लापता एरोस्पेस गतिविधि डेटा थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने पुस्तक को लियांग जिन को वापस सौंप दिया। फिर पूछा, क्या दिव्य राजधानी शाखा में बिक्री के लिए कोई अन्य पत्रिकाएं हैं? गणित के बारे में लियांग जिन को अचंभित कर दिया गया। वो डेटिंग जर्नल की एक या दो प्रतियां होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर बहुत से लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यह पुस्तकालय में संग्रहित है। धन्यवाद। वांग क्यूई ने चेन फेंग की नोटबुक और पाठ्य पुस्तकों को अपने स्टोरेज बैग में वापस रखा। कलाकृति शोधन का अध्ययन करने की तुलना में उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना अधिक महत्वपूर्ण लग रहा था। वो वरिष्ठ भाई वांग लियांग जिन ने वांग क्यूई को बुलाया, क्या आप किस तरह के व्यक्ति हैं? वांग क्यूई एक मुस्कान के साथ घूमता है, उसके चेहरे पर जानबूझकर गोपनीयता की अभिव्यक्ति। मैं सिर्फ एक पारित बाहरी मामलों के शिष्य हूं, सुनिश्चित करें कि आपको याद है कि आप इसे याद करते हैं। उन्होंने बाहरी मामलों के शिष्य शब्दों पर जोर दिया। शायद कुछ अवधारणात्मक लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लियांग जिन के साथ तरीके से विदाई के बाद वांग क्यूई ने जल्दी से दिव्य राजधानी शाखा के लिए नेतृत्व किया। उन्होंने पहले लाइब्रेरी में प्रवेश किया। यहाँ की किताबें सभी पिछले मुद्दे और ऐतिहासिक साहित्य थीं, पूरी तरह से निःशुल्क। वांग क्यूई ने जल्दी से नवीनतम गेटिंग जर्नल पाया, लेकिन उनकी निराशा के लिए यह महीने की शुरुआत से एक मुद्दा है और सबसे नया मुद्दा कुछ दिनों में बाहर हो जाएगा। जर्नल की स्थापना। वांग क्यूई तब अमर गठबंधन शाखा के मिरर रूम में गए, एक इंटरनेट कैफे के बराबर। उन्होंने एक अप्रयुक्त कैलकुलेटर पाया और 10,000 अमर भ्रम के दायरे को फिर से शुरू किया। अमर एलायंस के डेटाबेस में कुछ अजीब सेटिंग्स थीं, कुछ कार्यों के साथ जो पोर्टेबल कैलकुलेटर पर सुलभ नहीं थे। शायद एक सुरक्षा उपाय भी, या हो सकता है कि सेक्शन का एन्क्रिप्शन अलग था और इसे समझने के लिए उच्च स्तरीय कैलकुलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वांग क्यूई की खोज एक्स्युएंग मंदिर के बारे में थी। एक्स्युएंग मंदिर एक सबसे अजीब संप्रदाय था। यह आधुनिक खेती करने वालों में बदलने के लिए बहुत पहले प्राचीन विधि संप्रदायों में से एक था, यहाँ तक कि पहले भी स्पिरिट बीस्ट माउंटेन या वानफा संप्रदाय से दिन में वापस। लेकिन अब, जबकि टियालिंग रिज और वानफा संप्रदाय को 5 महान लोगों में से एक माना जाता था, ज़ुआनक्सिंग मंदिर इसके विपरीत उपस्थिति की कमी थी। अमर गठबंधन के गठन के बाद इसने मुश्किल से शिष्यों की भर्ती की। वांग क्यूई के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी भी एक्स्युएंग मंदिर के एक शिष्य को नहीं देखा था। प्राचीन काल में मानव कबीले ने एक बार यह माना था कि सितारों ने भाग्य को नियंत्रित किया, इसलिए प्राचीन विधि युग के 80,000 वर्षों की संपूर्णता के लिए स्टार टकटकी का अभ्यास बने रहे, जो खगोल विज्ञान के विकास में योगदान देने वाले विस्तृत रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हैं। एक्स्युएंग मंदिर का खगोलीय विज्ञान अत्यधिक उन्नत था, स्टार ट्रैकिंग रिकॉर्ड के साथ इतना सावधानीपूर्वक कि उन्होंने पृथ्वी पर भी उन लोगों को पार कर लिया था। नतीजतन खगोलीय माप विज्ञान पर डेटा और कागजात का ढेर था और खगोलीय यांत्रिकी का क्षेत्र बस विकसित किया गया था। हालांकि जब यह खगोल भौतिकी के लिए आया था तो उपलब्ध सामग्री दयनीय रूप से कम थी, विशेष रूप से अंतिम लापरवाह व्यवसायी अचल धर्म राजा हॉकिंग के बारे में। उनके इस दुनिया के संस्करण ने कोई भी प्रमुख काम प्रकाशित नहीं किया और उनके द्वारा लिखे गए कुछ कागजात ज्यादातर पढ़ने की अनुमति के साथ सेट किए गए थे। वास्तव में काफी संदिग्ध है ना? वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसने फिर से एक परिचित आवाज सुनी, यह बच्चा, आपको हमेशा इतना चिंताजन क्यों होना चाहिए? वांग क्यूई से पहले डेटा की एक धारा बहती है, जल्दी से एक मानव आकृति में इकट्ठा होती है। यह फेंग लोई था। क्षमा करें, कृपया मुझे एक और अध्याय देने की अनुमति दें। मैं अभी भी बीमार हूं और टाइप नहीं कर सकता। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 334 से 88 तक की कॉस्मिक। फेंग लोई के आगमन को देखकर वांग क्यूई घबरा नहीं पाया, इसके विपरीत वह मुस्कुराया और कहा, शिक्षक फेंग, आपका आगमन अधिक समय पर नहीं हो सकता है। शुरुआत से वह जानता था कि उसके कार्यों को किसी से छुपाया नहीं जा सकता है। उनका पेपर कल प्रस्तुत किया गया था और आज यह अनगिनत लापरवाह चिकित्सकों के कानों तक पहुंच गया था। प्रसार की यह गति सांख्यिकीय मानदंडों के अनुरूप नहीं थी और केवल निगरानी के तहत समझाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, जैसे ही उन्होंने 10,000 अमर भ्रम के दायरे का इस्तेमाल किया, दूसरों के लिए यह जानना संभव था कि वह क्या कर रहा था। पुरानी पीढ़ी के संरक्षण का आनंद लेने के बाद उन्हें उन विभिन्न असुविधाओं को भी स्वीकार करना पड़ा जो उनका ध्यान लाया था। और फेंग लोई की उपस्थिति ने एक और मामले का संकेत दिया। एक्स्युएंग मंदिर का कम प्रोफाइल बिना किसी कारण के नहीं था। वांग क्यूई को डर नहीं था कि फेंग लोई कुछ कहेंगे जैसे, आप बहुत ज्यादा जानते हैं, और फिर उसे खत्म कर दें। आखिरकार कई लोगों की नजर में वह पहले से ही एक सच्ची प्रतिभा बन गया था, कल का स्टार अमर गठबंधन के लिए। जीनियस, आखिरकार कुछ सन की विशेषाधिकार होना चाहिए। इसके अलावा सामग्री का यह हिस्सा स्पष्ट रूप से एक्सेस करने से प्रतिबंधित नहीं था। उन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। कानून प्रवर्तन कहा था जो अपने स्वयं के शिविर की जिज्ञासा से भरे दांव चाहने वाले व्यक्तियों को फंसाने में विशिष्ट था। फेंग लोई ने वांग क्यूई को देखा और पूछा, आप इस मुद्दे के बारे में कैसे सोचने आए? वांग क्यूई ने जवाब दिया, शिक्षक, आपने मुझे बताया कि यह मेरे पेपर के बारे में जानने के लिए गणित के प्रभु को आधा महीना लगेगा और फिर लौट आएगा। एक लापरवाह व्यवसायी के लिए जो एक पल में हजारों मील की दूरी पर यात्रा कर सकता है, वे आधे महीने में इस स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास कितने राउंड बना सकते हैं? यदि महायान की खेती सुबह और शाम को उत्तरी सागर और शाम को कैंगो की यात्रा कर सकते हैं, तो पूरी तरह से बेहतर लापरवाह चिकित्सकों के लिए और क्या? फेंग लोई ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पर्ची दी है। आपको क्यों नहीं लगता कि यह एक संचार समस्या है? स्पिरिट सेंस टेक्नोलॉजी में छलांग ने अल्ट्रालंबी दूरी के संचार की लागत को बहुत कम कर दिया है। यदि हमें गणित के भगवान के साथ संवाद करने में कठिनाई होती है, तो यह भी महान दूरी के कारण होना चाहिए। फेंग लोई ने कहा, यह एक ग्रोटोस्वर्ग भी हो सकता है जो आत्मा की भावना को अलग करता है। वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, एक ग्रोटोस्वर्ग का सार एक कुंडलित और बंद स्थान से ज्यादा कुछ नहीं है। विशेष जादू की कलाकृतियों का उपयोग करते हुए कोई प्रतिबंधों के माध्यम से तोड़ सकता है। और गणित भगवान किसी को भी गणित के लिए समर्पित है। अगर वह जानता था कि इस डोमेन में इस तरह की एक बड़ी घटना हो रही है, तो वह सब कुछ रोकती है। फेंग लोई मुस्कुराया, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन आप बाहर के विचार के साथ कैसे आए? क्या यह वास्तव में सच था? वांग क्यूई की आंखें जलती हैं। वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेंगे कि यह पिछले जीवन से उनकी सोच से प्रभावित था, लेकिन इसके बजाय जवाब दिया, जब मैं अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भुगतान कर रहा था, तो मैंने प्राचीन विधि के अवशेषों और अमर गठबंधन के गद्दारों का सामना किया। फिर बाई जी गॉड मोनार्क ने सीनियर एसयू जुन्यू और सीनियर सिस्टर एआई को जीनने के लिए इस्तेमाल किया था। एक कैलकुलेटर का उपयोग स्थिति के लिए किया जा सकता है, फेंग लोई ने अमर गठबंधन की आधिकारिक व्याख्या कहा। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, द टाइम्स कैलकुलेटर पोजिशनिंग। लेकिन क्यों फिर एक कैलकुलेटर की स्थिति हो सकती है? मैंने कई तरीकों के बारे में सोचा है कि कैलकुलेटर पोजिशनिंग कैसे काम कर सकता है।
लेकिन मेरा कैलकुलेटर केवल ताबीज स्तर का है, कुछ भी जटिल करने में असमर्थ है, इसलिए मैंने सबसे सरल विधि के बारे में सोचा है। मेरा कैलकुलेटर एक विशिष्ट आत्मा की भावना का उत्सर्जन करता है, जो एक ही समय में कई अलग अलग रिसीवरों को भेजा जाता है। फेंग लुई ने सिर हिलाया, यह सच है। वांग क्यूई मुस्कुराया और कहा, तब मैं सोच रहा था, इस रिसीवर को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहां होगी। हमारे पैरों के नीचे की पृथ्वी एक विशाल क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि एक रिसीवर केवल एक सीमित सतह क्षेत्र को कवर कर सकता है। इसके अलावा जमीन पर आत्मा ऊर्जा का वातावरण जटिल है और आत्मा की भावना आसानी से परेशान है और अधिक अतिसंवेदनशील है। तो मुझे लगता है यह आकाश हो सकता है, किंगजुन के ऊपर। स्वर्गीय गिरोह के माहौल के बाहर आंदोलन के लिए बहुत कम प्रतिरोध के साथ एक वैक्यूम वातावरण है। वहां रिसीवर की स्थापना करके और उन्हें एक निश्चित गति से हमारे स्वर्ग और पृथ्वी की परिक्रमा करने से गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार किया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार की आत्मा संदेश स्वर्गीय गैंग के माहौल में प्रवेश करने में सक्षम और लंबी दूरी पर प्रसारित करने में भी आसान होगा। फेंग लुई ने अपना हाथ उठाया, सिग्नलिंग वांग क्यूई को अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने माथे को रगड़ दिया और कहा, आपने पहले से ही इस कदम से आगे सोचा है। टोडे के युवाओं को वास्तव में कम करके आका नहीं जा रहा है। वांग क्यूई ने पीछा किया, क्या सब कुछ मैंने सही कहा है? फेंग लुई ने सिर हिलाया, यह बहुत ज्यादा है। सैटेलाइट जादुई वाद्य यंत्र वास्तव में शेंजो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर की परिक्रमा करते हैं। इन स्टार डिवाइसेस को दुनिया की आंखों से छिपे रहने के लिए विशेष कानूनों के अधीन किया गया है। वांग क्यूई ने सवाल किया, लेकिन वे छिपे हुए नहीं हैं, क्या वे हैं? निश्चित रूप से किसी को संदेह होना चाहिए था। फेंग लुई मुस्कुराया और कहा, वे सब के बाद इतने छुपाए नहीं हैं। वास्तव में हर साल कुछ बुद्धिमान और सावधानीपूर्वक युवा होते हैं जो सुराग और सबूत के आधार पर कुछ पाते हैं। वांग क्यूई ने पूछताछ की, आप यहाँ क्या हैं? आपको यह बताने के लिए कि आप अभी क्या जान सकते हैं और फिर उस समय जब आप बाकी को जान सकते हैं। वांग क्यूई ने पूछा, क्या आप पहले मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? प्राइमर्डियल स्पिरिट, फेंग लुई ने जवाब दिया। प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज पर आपके अमर पंजीकरण टोकन अपडेट में खेती के डेटा के बाद आप यहाँ सभी जानकारी को स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर पाएंगे। यह प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज क्यों है? प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज के बाद यह दर्शाता है कि आप अब प्राचीन विधि के मार्ग पर नहीं लौट सकते हैं। और यदि आप आधुनिक पद्धति का अभ्यास करते हैं तो सबसे अच्छा दृष्टिकोण केवल सामूहिक ज्ञान और प्रयास के माध्यम से है, अपने लाभों को अमर गठबंधन के साथ कसकर बांधना। इसलिए प्राइमर्डियल स्पिरिट स्टेज पर या उसके ऊपर काश तक अधिक भरोसेमंद हैं। वांग क्यूई ने तब पूछा, एक्सुएंसिंग मंदिर से इस डेटा में और क्या छिपा है? मुझे क्या पता चल सकता है? फेंग लुई ने अपनी आस्तीन लहराई, वांग क्यूई से पहले एक हल्की स्क्रीन स्थापित की। अगले पल में स्क्रीन ने अनगिनत संख्याओं और सूत्रों को प्रदर्शित किया। यह वह हिस्सा है जो आपको उस डेटा से चाहिए जो खुले हैं। आप कुछ गणना कर सकते हैं। वांग क्यूई ने बारीकी से देखा। सूत्र मुख्य रूप से शास्त्रीय यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण सूत्र थे और पृथ्वी सहित ग्रहों के पेरिहेलियन की अत्यधिक पूर्वता के अलावा वे मुख्य रूप से अंतरिक्ष वातावरण में आत्मा ऊर्जा के घटते मूल्यों और आत्मा ऊर्जा एजेंट फॉर्म्स में भिन्नता थे। आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से एक खुली प्रणाली की ओर बहती है, जिसमें अधिक जटिल और व्यवस्थित प्रणालियां उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य होती हैं। यह ज्ञात है कि शेंजो की आसपास की आत्मा ऊर्जा निश्चित रूप से शेंजो से हटाए गए बाहरी स्थान की तुलना में बहुत दूर है। वांग क्यूई ने पूछताछ की, मैं क्या गणना करने वाला हूँ? गणना करें कि शेंजो के तारों वाले आकाश में आत्मा ऊर्जा का वातावरण कैसा है। वांग क्यूई ने पूरी तरह से पूछा, क्या मुझे आकार तुलना तकनीक या रहस्यमय पथ का उपयोग करना चाहिए? सापेक्षता और क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत नहीं है। इस ब्रह्मांड में अब आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनकी गणना के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है। फेंग लुई ने कहा, जैसा कि आप चाहते हैं। ली की सतह ज्यामिति, मिन्कोव्स्की स्पेसटाइम, शी के चरण अंतरिक्ष गणना और इस तरह बस आपको जो भी सुविधाजनक लगता है उसका उपयोग करें। वांग क्यूई जल्दी से काम करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना झटका व्यक्त किया, यह असंभव है। मुझे खेद है, यह वास्तव में एक लंबा समय हो गया है क्योंकि मैं यह बीमार हो गया हूँ। पिछली बार मुझे याद है कि मैं एक आईवी ड्रिप पर इतना लंबा था कि बच्चों के अस्पताल में था। आज सहित मैं आपको 3 अध्यायों का भुगतान करता हूँ। अगर मेरा स्वास्थ्य सुधार होगा तो मैं निश्चित रूप से कल अपडेट और फिर से शुरू करूंगा। मैं एक बार फिर से आपकी क्षमा मांगता हूँ। मुझे खेद है। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 335 से 89 हमारी यात्रा सितारे और समुद्र नहीं है। आकाशीय निकायों से दूर कॉस्मिक स्पेस की तरह आत्मा ऊर्जा वातावरण क्या है? वांग क्यूई ने पहले इस सवाल पर विचार किया था। उनके विचार में आत्मा ऊर्जा का बाहरी अंतरिक्ष वातावरण सिर्फ पतला और अराजक था। यदि चरम पर ले जाया गया तो उसने जो एंट्रापी बढ़ा दिया था वह गहरी जगह से आया हो सकता है। उनकी ताकत या क्षमता जो सभी आत्मा ऊर्जा को खा गई थी, वांग क्यूई ने बाहरी स्थान के बारे में अनुमान लगाया था। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में उस डेटा के साथ गणना की तो वांग क्यूई को एहसास हुआ वह कुछ भी नहीं जानता था। यह नहीं हो सकता है, डेटा स्पष्ट रूप से पर्याप्त है, परिणाम यादृच्छिक क्यों हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे गणना की, वह एक निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सकता था। या यदि वह एक परिणाम तक पहुंच गया तो इसने कुछ देखे गए डेटा का खंडन किया। वांग क्यूई अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछना चाहता था, केवल यह याद रखने के लिए कि वह 10,000 अमर भ्रम के दायरे में था और केवल एक आभासी चरित्र था। वह पूरी तरह से स्क्रीन पर फेंग लुई के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए झुक गया। काश वह इस डेटा से भरे स्क्रीन को अपने मस्तिष्क में छाप सकता था। उन्होंने कुछ समझाने की उम्मीद करते हुए सावधानीपूर्वक डेटा की छानबीन की। ग्रहों के रोटेशन, स्थिति का प्रक्षेप वक्र, खगोलीय द्रव्यमान, ग्रहों के पेरिहेलियन की अतिरिक्त पूर्वता, स्टार महलों की संरचना, स्वर्गीय गीत, स्वर्गीय तत्व समूह द्वारा प्राप्त प्रकाश गति। आमतौर पर पिछले जीवन खगोल भौतिकी संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा सभी थे। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य एक स्थिर के रूप में निर्धारित किया गया था तो यह वास्तव में एक ब्रह्मांड मैक्रोस्कोपिक रूप से ब्रह्मांड के समान होगा जहां पृथ्वी निवास करती थी। लेकिन एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा में फैक्टर किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे गणना करता हूं, मुझे एक सटीक परिणाम नहीं मिल सकता है, बस अराजकता आत्मसंगत होने में असमर्थ। शेंझो के सभी सिद्धांत सामान्य तराजू, कम गुरुत्वाकर्षण, घेरे, कम गति, एक स्थिर उच्च आत्मा क्यूई वातावरण के साथ जटिल प्रणालियों से प्राप्त किए गए थे। एक बार एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकलने के बाद आत्मा ऊर्जा वातावरण बदल जाएगा। पुनर्गठित स्वर्गीय गीत और आत्मा ऊर्जा के सार के सिद्धांत सामंजस्यपूर्ण हैं। माई सिवे द्वारा सभी कानूनों में एक सिद्धांत पर लौटते हैं और प्रकाश की गति इस ब्रह्मांड में ऊपरी सीमा बनी रहती है। आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन से अप्रभावित है, लेकिन 3 प्रमुख स्वर्गीय सिद्धांत जब आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में केवल कम स्पीड स्पिरिटरीज को समझ में आता है।
पर्यावरण सितारों की कक्षा को फिर से पुनर्गठित करें। लेकिन इस बार वांग क्यूई को भी लंबे समय तक चुप कराया गया। उन्होंने जिन स्टार पथों की गणना की वे अभी भी यादृच्छिक उत्तर थे, एक खगोलीय शरीर के लिए संभावित कई प्रक्षेपवक्र के साथ, जिनमें से अधिकांश ने देखे गए मूल्यों का खंडन किया। आइए इस बारे में चिंता न करें कि स्पिरिट एनर्जी वातावरण अभी के लिए कैसा है। आइए पहले गुरुत्वाकर्षण समस्या को हल करें, न्यूटन के नियम को छोड़ दें, सीधे सापेक्षता पर जाएं। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण की एक गहरी और अधिक आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करती है और खगोलीय मेट्रोलॉजी ज्यादातर न्यूटन द्वारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के संशोधित कानून का उपयोग करती है। वजह साफ है, अधिकांश गणना सामान्य सापेक्षता की जटिलता को संभाल नहीं सकती है। लेकिन बड़े पैमाने पर अंतरिक्षमय में मुश्किल से कोई समरूपता बची है। क्या विद्युत चुंबकीय इंटरैक्शन शेंजो पर्यावरण के समान है? संदिग्ध है। खगोलीय निकायों की स्थिति के लिए एक सुधार करें। लानत जटिल आत्मा ऊर्जा वातावरण के तहत प्रकाश वास्तव में एक सीधी रेखा में यात्रा कर सकता है। वांग क्यूई कुछ हद तक अपने दांत पीस रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन हालांकि बहुत परिष्कृत लग रहा है। सभी मानव गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसा कि दुनिया को देखने के रूप में बुनियादी है, क्योंकि आंखें प्रकाश संकेत प्राप्त कर सकती हैं और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय घटना है। विद्युत चुंबकीय बल पर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। किसी भी कल्टीवेटर कास्टिंग मंत्र विभिन्न रोशनी के साथ है और किसी भी मन को अपनी अखंडता को मजबूत करने के लिए एक वस्तु में शामिल किया जा सकता है। एक अराजक और अव्यवस्थित आत्मा ऊर्जा वातावरण में क्या प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करेगा? वास्तव में संदिग्ध है। फेंग लोई ने वांग क्यूई को रोक दिया। ठीक है, यह अभी के लिए पर्याप्त गणना है। वांग क्यूई ने फेंग लोई को देखा। शिक्षक फेंग, कुछ डेटा होना चाहिए जो आपने मुझे अभी तक नहीं दिया है ना? जानकारी एक प्रणाली की यादृच्छिकता को कम कर सकती है। यदि कोई प्रणाली अराजक दिखाई देती है और आपको अव्यवस्थित करती है, तो यह संभावना है क्योंकि आप इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। फेंग लोई ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। वहां है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आकाश के माध्यम से तोड़े और प्राइमरी स्पिरिट पर चढ़े। वांग क्यूई कुछ अनिच्छुक थे। अगर सब कुछ सार्वजनिक किया गया तो हमारा मानव कबीला पहले से ही स्टार सागर में घूम रहा होगा। फेंग लोई ने कहा, हाँ, लेकिन इस स्तर पर क्या यह आवश्यक है? क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक थी, वांग क्यूई ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। अपना संदेह व्यक्त करने में उसे एक लंबा समय लगा। क्या हमारे लिए स्टार सागर में पैर रखना आवश्यक नहीं है? फेंग लोई मुस्कुराया और पहले आकाश की ओर इशारा किया। अधिकांश काश्तकारियों के लिए क्या अभी भी कोई अज्ञात आदर्श स्थान नहीं है? अमर स्वर्ग, अमर क्षेत्र, स्वर्गीय सीमा, जादुई स्थान जो बार बार मानव कबीले द्वारा 80,000 वर्षों तक बोले गए थे, जहां महायान स्तर के ऊपर के अमर थे। खेती, अमर स्वर्ग में प्रवेश करना, अनंत जीवन प्राप्त करना, ये तीन चीजें कई लोगों की नजर में एक साथ बंधी हुई थीं। वांग क्यूई ने नाराजगी से कहा, ब्रह्मांड अंतहीन है, संसाधन अनंत हैं। हमें किन संसाधनों की आवश्यकता है? फेंग लोई ने काउंटर किया। वांग क्यूई को अचंभित कर दिया गया। वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा जीवाश्म ईंधन या रेडियोधर्मी तत्वों की तरह नहीं थी। इसे लगातार ग्रहों और जैविक क्षेत्रों जैसी विशाल प्रणालियों से फिर से भर दिया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अन्य संसाधनों का महत्व काफी कम हो गया। फेंग लोई ने तब वांग क्यूई की गणना के परिणामों की ओर इशारा किया। आप जो जानते हैं उसके आधार पर आपको लगता है कि स्टार सागर को पार करने के लिए तकनीक को विकसित करने की लागत कितनी अधिक है? आत्मविश्वास से नेविगेशन के लिए स्टार मैप्स का उपयोग करें। वांग क्यूई ने एक पल के लिए विचार किया, फिर पूछा, क्या होगा अगर यह डीओ की तलाश के लिए है? बाहरी अंतरिक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरण वास्तव में एक बहुत अच्छी शोध दिशा है ना? वैज्ञानिकों के पास अनुसंधान संसाधनों के लिए एक असीमित लालसा है। फेंग लोई ने इस कारण से अनुमोदन में सिर हिलाया। अमर गठबंधन इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है, लेकिन एक आधार को याद रखें, हम अभी भी ब्रह्मांडीय स्थान में गहराई से उद्यम नहीं कर सकते हैं और कई अध्ययनों को उच्च क्रम की खेती करने वालों पर भरोसा करना चाहिए ताकि उनकी खेती का उपयोग करके जबरन आचरण किया जा सके, न कि कुछ ऐसा हो जो व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा सके। ज्यादातर लोगों के लिए अमर स्वर्ग की तुलना में स्टार सी पेज का महत्व हर कोई प्रकाश की गति की सीमा जानता है और स्टार सागर कितना विशाल है। एक और खगोलीय शरीर का पीछा करने वाले जीवन भर खर्च करने के बजाय यह बेहतर है कि वह ठीक से खेती करें और अमर स्वर्ग में चढ़े। तो हमारी यात्रा अभी तक स्टार सागर नहीं है। हालांकि एक दिन लिटिल शेंजो तेजी से शक्तिशाली अमर गठबंधन को शामिल नहीं कर पाएगा। वह दिन निश्चित रूप से आज नहीं है। वांग क्यूई के दिल में नुकसान और पछतावा की भावना पैदा हुई। फिर उन्होंने फेंग लोई से एक और सवाल पूछा, अगर लापरवाह वास्तव में अन्य खगोलीय निकायों में चढ़ गया तो मेरे पास एक और सवाल है, क्या हमारा शेंजो ब्रह्मांड में विशेष है? अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 336 से 90 स्टार सागर से परे। इस समय सूरज बस सेट हो गया था और आकाशगंगा दिखाई देने लगी थी, लेकिन वानफा संप्रदाय की दिव्य राजधानी के बाहरी शिष्य पहले से ही पूरी तरह से चुप्पी में थे। ऐसा नहीं था कि डिवाइन कैपिटल में तैनात शिष्यों को जल्दी बिस्तर पर जाना पसंद था या सभी रात में खेती कर रहे थे। वे उस तरह के बोल्ड और उदार विद्यालय थे जो एक रात के रहस्योद्घाटन को याद करने के लिए नफरत करते थे, सुबह में काम कर रहे थे, दोपहर में प्रशिक्षण और आधी रात से पहले सोने के लिए तैयार नहीं थे। वे वास्तव में 21वीं सदी के व्हाइट कॉलर वर्ग की जीवन ताल जी रहे थे। हालांकि शेंजो को प्राचीन चीन की आड़ में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसका आर्थिक आधार लंबे समय से लिटिल एशिया प्रोडक्शन मॉडल से दूर चला गया था। अमर डीएओ की तकनीकी क्रांति ने सीधे आम लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं किया था, लेकिन इसने मानव डीएओ के हर पहलू को सूक्ष्मता से प्रभावित किया था। कम से कम एक खपत मॉडल के दृष्टिकोण से यह स्थान 21वीं सदी में अभी भी पृथ्वी के समान था और वैज्ञानिक अनुसंधानकर्मी या आधुनिक काश्तकारियों ने इस दुनिया में अपनी स्थिति में असीम रूप से वृद्धि देखी थी। ये बाहरी शिष्य अनुसंधान समुदाय के सिर्फ निचले स्तर के थे, लेकिन वे निश्चित रूप से उच्च आय वाले समूह के थे। उनके पास वास्तव में हर रात पार्टी करने के लिए राजधानी थी। यह सिर्फ इतना है कि ऐसी पूंजी केवल सफेद कॉलर स्तर थी। यदि वे एक शीर्ष स्तरीय विश्व अरबपति का सामना करते हैं तो उनकी राजधानी दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। खासकर जब यह अमीर आदमी जीवन पर विचार कर रहा था तो ये सफेद कॉलर और भी अधिक शर्मिंदा थे। यद्यपि सभी कानून चयन को लियांग जिन के लिए फाउंडेशन स्थापना शिष्यों द्वारा खरीदा गया था, लेकिन क्यूई खेती के चरण में उन लोगों ने भी एक प्रति खरीदी और पढ़ने के लिए एक प्रति खरीदी। वांग क्यूई, जबकि उन्होंने अपने पेपर को संशोधित किया था, ने अपने साथी शिष्यों के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया था। इसलिए जब हेडलाइन पेपर और मास्टर ऑफ गणना की समीक्षा दिखाई दी तो पूरे दिव्य पूंजी स्टेशन का समय बन गया। फिर कुछ व्यस्तताएं अपने कागजात का आदान प्रदान करने के लिए 10,000 अमर भ्रम के दायरे में चले गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने वांग क्यूई की वास्तविक पहचान की आसानी से पुष्टि की। वानफा संप्रदाय, सच्चा इनहेरिटर। अब उन पर छोड़ी गई वांग क्यूई ने जो छाप छोड़ी थी वह सिर्फ झटका नहीं था बल्कि आतंक था।
प्राचीन विधि का सख्त पदानुक्रम आगे बढ़ने की कठिनाई के कारण था। नीम की स्थापना के लिए बढ़ती क्यूई की खेती का अनुपात 100 से 1 के करीब था और गोल्डन कोर के लिए फाउंडेशन की स्थापना के लिए भी यही सच था। हालांकि खेती प्रणाली के अपडेट के साथ यह मामला नहीं था कि हर कोई अभ्यास कर रहा है बिना उपलब्धियों के, लेकिन जब तक कोई खेती की सड़क पर जा सकता है 100% गोल्डन कोर बन सकता है। फिर भी प्राइमर्डियल स्पिरिट हेवन बैरियर अभी भी एक स्वर्गीय अवरोध था और अब तक प्राइमरी स्पिरिट के लिए कोई सरलीकृत मार्ग नहीं था। और असाधारण संप्रदायों के सच्चे शिष्यों और पहली दर के महान संप्रदायों के लिए इसका मतलब अक्सर था कि उनके पास थोड़े समय में स्वर्गीय बाधा के माध्यम से तोड़ने की प्रतिभा थी। चेन जिंगयुन ने 20 वर्षों के भीतर प्राइमर्डियल स्पिरिट हेवन बैरियर के बारे में क्या कहा था, यह भी एक उत्कृष्ट सच्चे शिष्य के लिए मानक समय था। 20 साल हो, क्या वह तब तक उसका गोल्डन कोर होगा? वांग क्यूई को घूरते हुए जो छत पर विचार में खो गया था, मो झेनज़ेन ने कुछ निराशा से निराश किया। उसके हाथों में एक गणित की समस्या थी जिसे उसने मूल रूप से वांग क्यूई से मदद करने के लिए कहने का इरादा किया था। वांग क्यूई ने पहले गणित का एक स्तर दिखाया था जो अब तक सभी को पार कर गया था, और जब उसके पास समय था तो वह दूसरों को मार्गदर्शन देने के साथ कंजूस नहीं था। वांग क्यूई के साथ खुद को वांग क्यूई के रूप में समस्याओं के साथ फ्लंकर्स की मदद करना एक शीर्ष छात्र होने की खुशियों में से एक था। अब जब वह वांग क्यूई की स्थिति के बारे में जानती थी तो उसने उत्साह से उस समस्या को बाहर निकाला जो उसे वांग क्यूई को खोजने के लिए लंबे समय से परेशान कर रही थी, लेकिन वांग क्यूई की वर्तमान स्थिति को देखकर उसे दृष्टिकोण करने में संकोच हो गया। क्या होगा अगर वरिष्ठ भाई वांग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था? क्या उसे परेशान करना अनुचित नहीं होगा? जिस तरह मो झेनज़ेन ने चिंतित महसूस किया, किसी ने उसे पीछे से धकेल दिया। जूनियर सिस्टर मो, क्या आप भी यहाँ सवाल पूछने के लिए हैं? वरिष्ठ भाई हुआंगफू मो झेनज़ेन उसे बधाई देने के लिए चारों ओर घूम गया। दिव्य कैपिटल स्टेशन में कुछ फाउंडेशन की स्थापना बाहरी शिष्यों में हुआंगफुलियान सबसे विनम्र था और वह उसके साथ अच्छी तरह से मिला। उस समय मो झेनज़ेन ने हुआंगफुलियान द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को देखा। यह भी हुआंगफुलियान ने एक मुस्कुराहट दी। मैंने हाल ही में कुछ समस्याओं का सामना किया है और फिर मुझे यह कैसे कहना चाहिए, जूनियर मास्टर लियू मेरी से पूरी तरह से अलग दिशा में शोध कर रहे हैं और कई ऐसे नहीं हैं जो टोपोलॉजी पर काम करते हैं। मैंने सुना है कि सच्चे शिष्यों के पास एक सैद्धांतिक स्तर है जो उनकी खेती से अधिक है, इसलिए मैं कुछ विचारों का आदान प्रदान करना चाहता था। मो झेनज़ेन ने पूछा, फिर तुम क्यों नहीं गए? मैंने हिम्मत नहीं की। हुआंगफुलियान ने छत पर नजर डाली। क्या होगा अगर वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर विचार कर रहा है? अचानक दिलचस्पी, मो झेनज़ेन ने पूछा, वरिष्ठ भाई हुआंगफू, बस आप कितना ऊंचा कहेंगे कि वरिष्ठ भाई वांग का स्तर है? यह वर्णन करना मुश्किल है। हुआंगफुलियान ने अपनी ठुड्डी पर हमला किया। क्या आपने उसका पेपर पढ़ा है? मैंने एक के लिए आदान प्रदान किया। मो झेनज़ेन की अभिव्यक्ति जटिल थी। कुछ टुकड़े जो मैंने वरिष्ठ भाई वांग का बार बार उल्लेख करते हुए सुना है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं सकता। वांग क्यूई ने अपने पेपर को संशोधित करते हुए वानफा संप्रदाय में 6 या 7 दिन बिताए थे। उस समय के दौरान वह खाने और चलने के दौरान भी इस पेपर के बारे में गुनगुना रहा था। हुआंगफुलियान ने आसानी से स्वीकार किया, वास्तव में मुझे यह समझ में नहीं आया, लेकिन जूनियर मास्टर लियू थोड़ा जानते हैं। उन्होंने कहा कि वांग क्यूई का पेपर गणना के भीतर गणना है। गणना के भीतर गणना, गणित पर शोध करने का गणित, गणित के भीतर सबसे मौलिक डोमेन। हुआंगफू क्यूई ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि सभी संचित सदमे को निष्कासित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस डोमेन का गणित सभी गणित को समझा सकता है, सभी गणितों को शामिल करते हुए। मो झेनज़ेन की टकटकी खो गई थी। किस तरह का दायरा है? बहुत प्रभावशाली। हुआंगफुलियान ने कुछ शब्दों के बारे में सोचा, लेकिन अभी भी केवल इस सबसे सरल विशेषणों का सहारा ले सकता है। फिर हुआंगफुलियान ने इस विषय को बदल दिया। वांग कितने समय से वरिष्ठ भाई इस तरह से रहे हैं? वह इस चिंतनशील स्थिति में है क्योंकि वह शाम को वापस आया था, अब लगभग 2 घंटे। हुआंगफुलियान ने विचार किया, 2 घंटे, प्रेरणा का फ्लैश अब तक आना चाहिए था। वह शायद परेशान होने के बारे में चिंतित नहीं है। मुझे उससे वैसे भी पूछना चाहिए। मो झेनज़ेन ने झिझकते हुए कहा, यह अनुचित नहीं है। खेती का अत्यधिक महत्व है। हुआंगफुलियान का तर्क इतना सम्मोहक था कि इसने मुंहतोड़ जवाब नहीं छोड़ा। वह छलांग लगाकर छत पर कूद गया। मो झेनज़ेन ने सोचा और इसका पालन किया। हुआंगफुलियान सही था, चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी कितनी भी विशाल क्यों न हो, किसी की अपनी खेती सबसे बड़ी थी। वांग क्यूई ने उसके बगल में शोर सुना, 2 लोगों पर नजर डाली और फिर एक शब्द के बिना आकाश में टकटकी लगाकर जारी रहा। यह देखते हुए कि वांग क्यूई ने उन्हें सीधे दूर नहीं किया, हुआंगफुलियान उसके पास बैठ गया और पूछा, वांग जूनियर भाई, आप किस बारे में सोच रहे हैं? वांग क्यूई मुस्कुराया, वैसे भी आप पहले संप्रदाय में शुरू किए गए थे और पुराने थे, इसलिए मुझे जूनियर भाई कहो। सीनियर ब्रदर अजीब लगता है। फिर मैं आपकी इच्छाओं का सम्मानपूर्वक पालन करूंगा। हुआंगफुलियान ने भी एक नौजवान को वरिष्ठ भाई कहकर अजीब लगा। वह मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई, आप किस बारे में सोच रहे हैं? एक नई गणितीय समस्या या गणना के भीतर गणना? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, यह गणित से असंबंधित है। क्या यह स्वर्गीय सामग्री संचलन है? नहीं। वांग क्यूई ने तारों वाले आकाश को देखा और पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टार सागर के किनारे से परे क्या है? हुआंगफुलियान ने महसूस किया कि यह बहुत अजीब था। चिंतन आत्मा को हिला सकता है और मन के प्रवाह को चला सकता है, लेकिन सभी चिंतन खेती में सहायता नहीं कर सकते हैं। इसे खेती की अपनी विधि के लिए फिट करना था। उदाहरण के लिए, वानफा संप्रदाय की मानसिक विधि को खेती को चलाने के लिए गणित को विचार करने के लिए एक की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने हमेशा महसूस किया था कि स्टार सागर के दूसरे छोर पर क्या है, जैसे सवालों के सवालों पर विचार करना, जो कि अयोग्य और मानसिक रूप से कर, समय और प्रयास की बर्बादी थे। इसके विपरीत मो झेनज़ेन ने महसूस किया कि वांग क्यूई के इथर टकटकी और मिस्टी डेमोनर जब उन्होंने कहा कि स्टार सागर के किनारे से परे शब्द वास्तव में लुभावनी रूप से सुंदर थे। माफी, मेरी अवधि कल किदियान में शुरू हुई। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 337 से 91 प्राचीन पत्थर दानव कबीले सभ्यता और महान फिल्टर। संयुक्त अध्याय। हुआंगफुलियान ने पूछा, क्या आपको उस तलवार की चाल को सही करने की आवश्यकता नहीं है जिसे आपने समझा है? और मानसिक विधि पर विचार करने के लिए भी। सिद्धांत से उपजी चाल और दिव्य कौशल केवल पतली हवा से बाहर नहीं दिखाई दिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के कानून को सीखना, गुरुत्वाकर्षण के सूत्रों को याद करना या यहां तक कि स्वतंत्र रूप से सूत्र प्राप्त करना सीधे किसी को वांसियांग स्वर्गीय आकर्षण नहीं सिखाएगा। सूत्रों और सिद्धांतों की वास्तविक भूमिका गुरुत्वाकर्षण की घटना को बेहतर ढंग से समझने और इसे और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करना था। दरअसल भारी जोड़ तकनीक जैसे गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करने वाले मंत्र हजारों वर्षों से मौजूद थे और दानव कबीले से कई भी समान जन्मजात दिव्य क्षमताओं के पास थे। इस दुनिया में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के कानून की भूमिका केवल लोगों को गुरुत्वाकर्षण की वास्तविक प्रकृति को पहचानने और इसका बेहतर उपयोग करने के लिए थी।
आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व ने इस दुनिया के लिए प्रौद्योगिकी ब्लैक बॉक्स का उत्पादन करना विशेष रूप से आसान बना दिया, जिसका उपयोग सिद्धांतों को समझे बिना किया जा सकता है। सिद्धांत का कार्य इन ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए था, स्पष्ट रूप से देखें कि अंदर क्या था और फिर उस पर सुधार। यह गणितीय सिद्धांतों से प्राप्त चालों के लिए और भी अधिक सच था। जब वांग क्यूई ने गणितीय तर्क के अनुसार अपने मैना की व्यवस्था की, तो उनकी तलवार के एक संयोग से झूले ने उन्हें फर्स्ट ऑर्डर तलवार को समझने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस तरह का कदम व्यावहारिक से दूर था और शोधन की आवश्यकता थी। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, अब के लिए नहीं, वह अभी भी तारों वाले आकाश को देख रहा है। उसकी अभिव्यक्ति शांत है। मैं एक सप्ताह से सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग को स्थानांतरित करना अच्छा लगता है। इसके अलावा, हालांकि मुझे पता है कि सोचने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोचता हूँ। वांग फुलियान मूल रूप से पूछना चाहता था, क्या ये मामले वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वह झिझकती है और कभी नहीं पूछा। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि सितारों से परे उसके ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। मो झेनज़ेन ने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ भाई वांग, आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं? वांग क्यूई ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर स्टार सागर से परे तो अमर दांव मौजूद है। क्या शेंजो लोग विशाल स्टार सागर में एकमात्र सभ्यता है? इस सवाल ने हुआंगफू क्यूई और मो झेनज़ेन को थोड़ा खो दिया। यह कहने के लिए हुआंगफू क्यूई को लंबा समय लगा, शायद नहीं। ब्रह्मांड विशाल है, निश्चित रूप से नहीं, मो झेनज़ेन ने आत्मविश्वास से कहा। सांख्यिकीय रूप से निश्चित रूप से नहीं, वांग क्यूई ने विवादास्पद रूप से बात की, लेकिन हमने कभी अन्य खगोलीय निकायों या सभ्यताओं को क्यों नहीं देखा? मो झेनज़ेन ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, दो सितारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। महायान की कल्टीवेटर 10,000 वर्षों तक रहते हैं और उन्नत प्राचीन विधि चिकित्सक 3,000 वर्षों में इस दायरे तक पहुंच सकते हैं। शेंजो के निकटतम तारे 20 प्रकाश वर्ष से कम दूर हैं। 1000वीं प्रकाश गति उस महायान की खेती के लिए पर्याप्त होनी चाहिए यहां पहुंचने के लिए, है ना? 1000वीं हल्की गति लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक महायान कल्टीवेटर अपने जीवन को जोखिम में डालने वाला इस तरह की क्रूजिंग गति प्राप्त कर सकता है। हुआंगफू क्यूई ने हंसते हुए कहा, 7000 साल तक लगातार उड़ान भरने से एक पागल हो जाएगा। इसके अलावा महायान भी अमर स्वर्ग में चढ़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। मानव कबीले का इतिहास 80,000 साल तक फैला है और इससे पहले हमने कई किंवदंतियों को पीछे छोड़ते हुए हजारों वर्षों तक शेंजो के दानव भीड़ के साथ लड़ाई की, लेकिन हमने ऐसे अलौकिक आगंतुकों के बारे में नहीं सुना। 1,00,000 वर्षों में कम से कम एक विषमता होनी चाहिए, है ना? या वैकल्पिक रूप से, अगर इन 100,000 वर्षों के दौरान उन्होंने संचार जादू की कलाकृतियों या संदेश तलवारों की एक जोड़ी को भेजा था, जैसे आइटम, तो ऐसा लगता है कि निकटतम खगोलीय निकायों के पास कोई नहीं है, मो झेनज़ेन ने अफसोस से कहा। वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन संचार जादू की कलाकृतियों के अस्तित्व और इस तरह से संचार की संभावित सीमा में वृद्धि हुई होगी। आकाशीय निकायों सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्षों से दूर एक संचार जादू कलाकृतियों को जारी किया हो सकता है, या शायद एक मंत्र भेजने वाला स्पिरिट सेंस भेजा हो सकता है। मो झेनज़ेन ने जवाब दिया, फिर इसका मतलब है कि पास में कोई नहीं है। यह असंभव है, वांग क्यूई ने कहा। क्या आप जानते हैं कि जीवन की मूल प्रकृति क्या है? हुआंगफू क्यूई ने जवाब दिया, हाँ, मैंने टियालिंग रिज में एक परिचित दोस्त साथी से इस बारे में सुना है। जीवन प्राणियों के जन्म से पहले हम उस युग को प्राचीन काल के रूप में संदर्भित करते हैं। प्राचीन समय के दौरान प्राचीन काल की देर से होने तक जीवन प्राणी नहीं थे, जब प्रथम जीवन प्राणी आदिम समुद्र में दिखाई देते थे। वांग क्यूई ने अचानक पूछा, क्या आपने कभी पत्थर का दानव देखा है? हुआंगफू क्यूई ने वांग क्यूई के विचार की लाइन के बाद कहा गोल्डस्टोन स्पिरिट जागृति दानव परिवर्तन। हालांकि यह दुर्लभ है, मैंने वास्तव में इसे देखा है। प्राचीन काल के दौरान शेंजो सोने की पत्थरों से भरा था। इसका मतलब है वे संभावित रूप से आत्मा को जागृत करने वाले दानव परिवर्तन से गुजर सकते थे। मो झेनज़ेन तब चकित करने वाला था जब हुआंगफू क्यूई ने कहा, असंभव। वर्तमान आत्मा ऊर्जा वातावरण काफी हद तक जीवन की परतों की उपस्थिति के कारण मौजूद है। बेजान प्राचीन काल के दौरान सोने के पत्थरों में आत्मा जागृति के लिए स्थितियों का अभाव था। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया, प्राचीन काल हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म से पहले सेलुलर जीवन प्राणियों के उद्भव के लिए अरबों वर्षों तक का उल्लेख करते हैं। भले ही पत्थर के राक्षसों के लिए वापस बदलना मुश्किल था, वे निश्चित रूप से हजारों में 4 अरब वर्षों में बदल सकते हैं, है ना? प्राचीन पत्थर के दानव परिकल्पना, यह वांग क्यूई ने आज दोपहर फेंग लोई से सुनाई गई जानकारी का हिस्सा था। वांग फुलियान ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए, ठीक है, ठीक है। लेकिन यह क्या समझाता है? प्राचीन समय के दौरान शायद अमर दांव पहले से ही मौजूद था। जैसा कि वांग क्यूई ने बात की, उनकी अभिव्यक्ति कुछ दूर हो गई। इस ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल है। एक इकाई पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के साथ संगत नहीं है। निचले राज्य से नकारात्मक एंट्रापी की उच्च अवस्था में प्रगति की घटनाएं यहां अधिक आसानी से होती हैं। यहां कार्बन आधारित जीवन का अपरिहार्य रूप नहीं है। जीवन को सिलिकॉन, सल्फर या अमोनिया पर आधारित होने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, जब तक कि इसके भीतर एक नकारात्मक एंट्रापी आत्मा ऊर्जा क्षेत्र है, जीवन बन सकता है। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 338 से 91 प्राचीन टाइम्सस्टोन दानव कबीले सभ्यता और महान फिल्टर 2। आत्मा भी एक प्रकार का नकारात्मक एंट्रापी आत्मा ऊर्जा क्षेत्र है, इसलिए ये जीवन प्राणी जो जीवन प्राणियों से मिलते जुलते नहीं हैं, वे शुरू से ही सोच वाले अंग थे। इस ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड में सभ्यताओं के दिखाई देने की संभावना और भी अधिक है। NR ने FPFL यहाँ N आकाशगंगा प्रणाली में पता लगाने योग्य तकनीकी सभ्यता ग्रहों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। R गैलेक्सी सिस्टम में सूर्य के समान सितारों के स्टार गठन दर के लिए खड़ा है। यह आमतौर पर माना जाता है कि केवल सूर्य जैसे सितारे ही बुद्धिमान जीवन का पोषण कर सकते हैं। ने उन सितारों के बीच जीवन के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक तंत्र के साथ ग्रहों की औसत संख्या है जो ग्रहों की मेजबानी कर सकते हैं। FP उन सितारों की संख्या को इंगित करता है जहां जीवन मौजूद हो सकता है, जिसका अर्थ है कि स्थिर चमक वाले लोग बुद्धिमान जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक लंबे विकास को बनाए रखने में सक्षम हैं। FL उन ग्रहों का अनुपात है जहां जीवन पहले से ही उन ग्रहों को दिखाई दे चुका है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। फाई बुद्धिमान जीवन के साथ ग्रहों की संख्या को इंगित करता है, क्योंकि बुद्धिमान जीवन में विकसित होने वाले निम्नस्तरीय जीवन की संभावना बल्कि छोटा है। फे बुद्धिमान जीवन के साथ ग्रहों का हिस्सा है जो सभ्यता के एक उन्नत स्तर तक पहुंच गया है। एल उन्नत तकनीकी सभ्यताओं के साथ दुनिया के औसत जीवन काल को दर्शाता है, क्योंकि केवल सभ्यताएं जो लंबे समय तक विकसित होती हैं, उनमें इंटरस्टेलर यात्रा की संभावना होती है। यह पृथ्वी से प्रसिद्ध ग्रीन बैंक फॉर्मूला है जो 20वीं शताब्दी में एक अमेरिकी खगोलविद द्वारा प्रस्तावित है। इसका कार्य आकाशगंगा प्रणाली में संभावित सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाना है।
जैसा कि ग्रीन बैंक फॉर्मूला में शामिल कारकों का सटीक आकार अनिश्चित है, एन का परिमाण बहुत भिन्न होता है। लेकिन यहां तक कि सबसे रूढ़िवादी अनुमानों से आकाशगंगा प्रणाली जहां पृथ्वी निवास करती है उसमें 40 उन्नत सभ्यताएं होनी चाहिए। इस ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड में दिखने वाले जीवन प्राणियों की संभावना बहुत अधिक है और यहां तक कि ग्रह जो रहने योग्य क्षेत्रों में नहीं है उनमें जीवन का पोषण करने का एक बड़ा मौका है। इस ब्रह्मांड में ने एफ एल और एफ के कारक पृथ्वी के ब्रह्मांड की तुलना में कई गुना बड़े हैं और कम से कम 80,000 वर्षों के शेंजो पीपल कबीले के सभ्यता इतिहास को देखते हुए एल कारक भी भयावह रूप से बड़ा है। एकमात्र संदेह आर और एफ कारकों में निहित है। जब आत्मा ऊर्जा परमाणु संलयन में शामिल होती है तो यह प्रतिक्रिया दर को दबा सकती है, इसलिए इस ब्रह्मांड में सितारों का जन्म मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ मुश्किल है और वांग क्यूई अब जो देखता है वह अभी भी सितारों से भरा एक आकाश है। उन्नत सभ्यताओं की संभावना के रूप में उत्पन्न हो रही है क्योंकि इस दुनिया में एक प्रौद्योगिकी ब्लैक बॉक्स बनाना बहुत आसान है और इसके विपरीत प्रयोगों का संचालन करना और प्रौद्योगिकी के पेड़ पर चढ़ना सैद्धांतिक रूप से भयावह रूप से कठिन है। निष्कर्ष जो कि पृथ्वी को 10 प्रयोगों के साथ पहुंच सकते हैं, यहाँ सैकड़ों या हजारों प्रयोगों की आवश्यकता होगी। इसके बाद भी डेटा की मात्रा को संसाधित करना होगा। मूल रूप से इस दुनिया में विज्ञान का जन्म संभावना नहीं है, लेकिन अनथीन स्टार सागर में हमेशा एक या दो अद्वितीय सभ्यताएं होंगी जो स्केल ट्री पर चढ़ने के लिए वैज्ञानिक सोच का उपयोग करती हैं, है ना? यहां तक कि अगर यह अनुपात केवल 10,000 में से एक है तो एक अनंत कॉस्मिक ब्रह्मांड में जो अभी भी एक बड़ी संख्या है। वांग फुलियान की सोच अभी भी वांग क्यूई के साथ संरेखित नहीं हुई, फिर भी यह समझने में असमर्थ है शायद प्राचीन समय के पत्थर के राक्षस मौजूद हैं और फिर सितारों के असंख्य के बीच अनगिनत जीवन प्राणी हैं। फिर क्या? फिर अब तक हमने एक एकल विदेशी स्टार कल्टीवेटर का सामना नहीं किया है। मो झेनज़ेन मुस्कुराया और कहा, क्या यह ठीक नहीं है? हम अभी मौजूद हैं, क्या हम नहीं? वांग क्यूई ने डूब गया और प्रतिप्रश्न किया, क्या आप दीर्घायु चाहते हैं? वांग फुलियान और मो झेनज़ेन ने पेरप्लेक्स की झलकियों का आदान प्रदान किया, फिर उनके सिर को सिर हिलाया। खेती की अमरता के रास्ते की तलाश करने वालों में से कौन दीर्घायु के लिए लंबे समय तक नहीं है? फिर इन मुद्दों को गंभीरता से लें और उनके बारे में सोचें, वांग क्यूई ने जोर से कहा। कॉस्मिक ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताओं और अमरदाओं मौजूद हो सकते हैं, फिर भी हम अभी भी पूर्ण चुप्पी का सामना करते हैं। यह क्या संकेत देता है? शायद कॉस्मिक ब्रह्मांड में कोई सभ्यता नहीं है जो शोर कर सकता है। वहां एक छलनी मौजूद है और केवल सभ्यताएं जो इस छलनी से गुजर सकती हैं वे मौजूद रह सकते हैं। कई सभ्यताएं इससे पहले कि वे स्टार सागर पर पाल सेट करें यह छलनी, या शायद शेंजो लोग कबीले पहले से ही अनजाने में इसके माध्यम से गुजर चुके थे, या शायद यह हमारे सामने सही है। इसके बारे में सोचें, यदि आप अमरता प्राप्त करते हैं लेकिन पूरा मानव कबीला खराब हो जाता है क्योंकि वे छलनी से टकराते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही एड्रिफ्ट होंगे। क्या यह उस तरह की अमरता है जो आप चाहते हैं? वांग क्यूई की आवाज नरम थी, लेकिन यह वास्तव में दो बाहरी शिष्यों को सुनकर डराता था। वांग फुलियान ने एक हंसी के लिए मजबूर किया और कहा, यह अब तक की कौड़ी है, इसका उल्लेख करने के लिए लगभग हंसी है। वांग क्यूई मुस्कुराया, मुझे लगता है कि यह अभी भी एक संभावना है जिसका हम सामना कर सकते हैं। मो झेनज़ेन का चेहरा पेल हो गया, वरिष्ठ भाई कृपया इस तरह से मजाक न करें, क्योंकि यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वांग क्यूई ने एक स्वर में कहा जैसे कि एक कविता का पाठ करते हुए, ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है और हर सभ्यता एक तलवार से लैस एक कल्टीवेटर है, चुपके से जंगल के माध्यम से एक भूत की तरह आगे बढ़ रहा है, धीरे से एक तरफ की शाखाओं को धक्का दे रहा है जो अपने नक्शे के साथ कोई आवाज नहीं करने के लिए प्रयास करता है, यहाँ तक कि सांस लेना जीवन होने के नाते केवल एक ही काम है जो वह कर सकता है, अपनी तलवार को अनसुना कर दें और इसे खत्म कर दें। वांग फुलियान का चेहरा कठोर हो गया, जितना अधिक आप बात करते हैं उतना ही कम समझ में आता है। अगर यह कोई और इस तरह से बात कर रहा होता तो वांग फुलियान ने संभवतः इसे बंद कर दिया और इसके बारे में भूल गए। हालांकि जिसने कहा कि यह वानफा का सच्चा उत्तराधिकारी था और ऐसा लग रहा था कि वह इस समस्या को घंटों तक टिका रहा था। ऊपर की रोशनी, क्या वे सभी दुश्मन हैं? वांग क्यूई खड़े होकर तारों वाले आकाश में घूरते रहे। एक्सुएंग सिंह मंदिर की उपलब्धियों और अंतरिक्ष गतिविधियों के उनके छुपाने के प्रति अमर गठबंधन के गुप्त रवैये को ध्यान में रखते हुए यह संभव लग रहा था। मो झेनज़ेन ने जल्दी से उसे वापस पकड़ लिया, वरिष्ठ भाई कृपया लोगों को डराना बंद कर दें। वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया और एक रहस्यमय मुस्कान का खुलासा किया, सबसे डरावना हिस्सा जिसका मैंने अभी तक उल्लेख नहीं किया है। यह संभव है कि केवल एक उन्नत दानव पथ है, एक शीर्ष शिकारी, एक सभ्यता किसी भी अन्य की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है, एक जो किसी भी सभ्यता को कुछ हद तक विकसित करने के लिए विकसित हो जाएगा। यह बहुत ही अक्षम है और हर उभरती हुई सभ्यता को उजागर करने के लिए एक सभ्यता का एक सभ्य जो कि एक सभ्यता को पार कर सकता है, जो कि एक निश्चित क्रूज को पार करता है, इसे मिटाने में सक्षम यह दानव मार्ग अमर स्वर्ग से पुराना है। मो झेनज़ेन ने कहा, यह बेतुका है। किसी कारण के लिए वांग क्यूई अचानक उत्साहित हो गया, या शायद दूसरा रास्ता है। अमरदाओं की सभ्यता के भीतर प्राचीन विधि आदर्श है और आधुनिक वास्तव में अजीबोगरीब है, फिर प्राचीन विधि की मूल्य प्रणाली स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाले लोगों को नष्ट कर देती है। युवा अधिक से अधिक आश्वस्त हो गए, सही, ठीक है, ब्लडलाइन रूट का डबल हेलिक्स विकास की संरचना है, विकास नकारात्मक एंट्रापी बल है, डबल हेलिक्स की शक्ति नकारात्मक एंट्रापी की शक्ति है जो सभी विकास की ऊर्जा का प्रतीक है। केवल डबल हेलिकल ब्लडलाइन जड़ों के साथ जीवन प्राणी केवल विकास के लिए सबसे बड़ी क्षमता रखते हैं। डबल पेचदार ब्लडलाइन रूट के साथ किसी भी जीवन को सर्पिल कबीले का सदस्य कहा जा सकता है। सर्पिल कबीले का सार जीवन की मूल वृत्ति है। सभी जीवन की मूल वृत्ति स्वार्थ है, तथाकथित पारिस्थितिक संतुलन, कई दलों की जांच और संतुलन के बाद समझौता से ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में यदि आप प्राकृतिक शिकारियों के बिना एक क्षेत्र में एक विदेशी प्रजाति का परिचय देते हैं तो वह प्रजाति बेतहाशा गुना करेगी और फिर सभी स्थानीय जीवन प्राणियों को खत्म कर देगी। यह कहना है, आप सर्पिल कबीले को बिना किसी सीमा के विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यही वजह है कि एंटीस्पिरल कबीले दिखाई दिया, पूरे ब्रह्मांड में सर्पिल कबीले को रोकना। वांग क्यूई ने अपने हाथों को ताली बजाई, तारों वाले आकाश की ओर हंसते हुए, आपको क्या लगता है कि मैं हूं? पहले मुझे एक ड्रिल बिट को परिष्कृत करना है। वांग क्यूई को बेवजह प्रेरित देखकर मो झेनज़ेन ने चुपचाप वांग फुलियान से पूछा, क्या सच्चे शिष्य आमतौर पर इन चीजों पर विचार करते हैं? इस अध्याय के मजाक के कीवर्ड फर्मी पैराडॉक्स, डार्क फॉरेस्ट, स्वर्गीय तत्व, सफलता, लाल कमल की आंखें। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 339 से 92 स्वर्ग सिट ऑब्जेक्ट। सौभाग्य से वांग क्यूई की उत्साहित राज्य बस बसने से पहले थोड़ी देर तक चली। वह वापस बैठ गया और एक शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा, क्षमा करें तो क्षमा करें, मैं अभी थोड़ा बहुत उत्साहित हो गया। आप लोगों को मेरे अपरिपक्व विचारों को बहुत सुनना पड़ा, वास्तव में शर्मनाक। दोपहर में फेंग लुई ने वांग क्यूई को इस मामले में बहुत गहराई से नहीं जाने की चेतावनी दी थी।
हालांकि फेंग लोई को यह भी पता था कि एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, इसलिए उन्होंने वांग क्यूई के साथ सभ्यताओं के बारे में कुछ सामग्री और अमर गठबंधन के अनुमानों को साझा किया। लेकिन वांग क्यूई, जिन्हें अपने पिछले जीवन में 20 वर्षों से विभिन्न विज्ञान कथाओं द्वारा जहर दिया गया था, जो कि फेंग लोई प्रदान की गई जानकारी को सुनकर अनिवार्य रूप से जंगली अटकलों में गिर गया। लंबी स्पील ने सिर्फ वांग फुलियान और मो झेनज़ेन को शुद्ध रूप से अपनी खुद की जंगली कल्पनाओं द्वारा पागल होने का एक परिणाम दिया था, भावनाओं का एक वेंटिंग। वांग फुलियान और मो झेनज़ेन अवाक डर गए थे। वांग फुलियान थोड़ा विक्षिप्त ने पूछा, अपरिपक्व विचार? वह अंधेरा जंगल और सभी? वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, हाँ, डार्क फॉरेस्ट के अस्तित्व को इस विचार पर समर्पित किया गया है कि इस ब्रह्मांड में हर सभ्यता को लगातार बकवास में विश्वास करना चाहिए, जैसे अगर वे हमारी दौड़ के नहीं हैं तो उनके दिल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में इस तरह के एक विश्वास का पालन कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से प्रगति कर सकता है। चेहरे में मो झेनज़ेन ने अस्थायी रूप से पूछा, वास्तव में? वांग क्यूई ने कहा, मैं निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कई नस्लीय समूहों का सह अस्तित्व शायद इस ब्रह्मांड के लिए आदर्श है। ठीक है, अगर हम अपने घर के ग्रह के पत्थर के राक्षसों को स्वीकार कर सकते हैं तो हम अन्य ग्रहों से पत्थर के राक्षसों को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? परिवर्तन दिव्य शक्ति प्राचीन दानव कबीले सभ्यता के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। यह महान दिव्य कौशल जो डीएनए को फिर से लिखता नहीं है, लेकिन सीधे डीएनए की अभिव्यक्ति को चेतावनी देता है, यहाँ तक कि प्रजनन अलगाव को भी बाईपास कर सकता है, जिससे दानव कबीले के भीतर कुलों के बीच अंतर कम महत्वपूर्ण लगता है और अधिकांश दानव कबीले की आंखों में मनुष्य वास्तव में केवल एक विशेष प्रकार के दानव होते हैं। मो झेनज़ेन की अभिव्यक्ति थोड़ी साफ हो गई, लेकिन वह अभी भी घबराई हुई दिख रही थी। फिर सुपर मैजिक और एंटीस्पिरल कबीले के बारे में क्या? वांग क्यूई ने कहा, हाँ, मैंने अभी मौके पर बनाया है। यह सब सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ कहानियां। वांग फुलियान हैरान कर दिया, फिर भी आपने इसके बारे में इतनी गंभीरता से सोचा? वांग क्यूई ने कहा, मुझे दीर्घायु की इच्छा है। मैं दीर्घायु की इच्छा रखता हूं क्योंकि मैं सच्चे महान दाओ को देखना चाहता हूं, भले ही मैं बूढ़ा हूं और डिक्रिपिट हूं, अब रास्ते का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, मैं अभी भी जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। इस तरह के विचारों के साथ मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मानव कबीले, सभ्यता और अमर दाओ की संभावनाओं के बारे में विचार कर सकता हूं। अगर शिंजो अमर दाओ अचानक रहने के लिए थे तो दाओ की मेरी व्यक्तिगत खोज बहुत अक्षम होगी। मो झेनज़ेन ने कहा, अभी भी अस्थिर है, आपके विचार वास्तव में हैं भयानक। वांग क्यूई ने दिल से हंसते हुए कहा, आहा, वास्तव में ब्रह्मांड की चुप्पी आश्चर्यजनक रूप से सरल हो सकती है। मो झेनज़ेन और वांग फुलियान ने जल्दी से हस्तक्षेप किया, मत आराम करो, इस बार मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वांग क्यूई ने कहा। सच्चाई यह है कि सितारा सागर इतना विशाल है, यह एक अचूक अंतर है, और महायान के शीर्ष काश्तकार और पसंद सभी अमर स्वर्ग में चढ़ने में व्यस्त हैं, जिसमें स्टार सागर को पार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अधिक कुछ भी नहीं। मो झेनज़ेन ने भ्रमित रूप से पूछा, लेकिन अभी आपने कहा था कि अरबों वर्षों में विषमताएं होनी चाहिए। वांग क्यूई हार्दिक हंसी में फट गया, बस मजाक कर रहा है। ब्रह्मांडीय वातावरण में आत्मा ऊर्जा के कारण होने वाली अराजकता सिर्फ एक मजाक नहीं है। वांग क्यूई की गणना के अनुसार एक खगोलीय शरीर से दूर अधिक अराजक आत्मा ऊर्जा बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में स्टार सागर को पार करने की लागत भयावह रूप से अधिक है। चाहे वह ज़ेन चांद से प्राचीन विधि चिकित्सकों के बारे में रिकॉर्ड हो जो अमर स्वर्ग में चढ़ते हैं, या फेंग लोई द्वारा बताए गए अवलोकन के बारे में आधुनिक काश्तकारों के बारे में युआनली मास्टर्स को देखते हुए, वे सभी संकेत देते हैं कि अमर स्वर्ग एक बड़ा ग्रोटो स्वर्ग नहीं है, बल्कि एक और खुला स्थान है। ऐसा एक खुली जगह निश्चित रूप से सिर्फ शेंजो से अधिक प्रभावित करेगा। यह परिकल्पित है कि पूरे उत्सव की दुनिया की संभावना में उद्गम के उदाहरण हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड में उद्गम मुख्य धारा का दर्शन है। उच्च क्रम की खेती करने वाले उद्गम के साथ व्यस्त हैं। यह शेंजो प्राचीन विधि के लिए अद्वितीय घटना नहीं है। इस सभ्यता के कुलीन वर्ग के साथ सभी व्यस्त आरोही ब्रह्मांड की खोज के लिए कितना मकसद छोड़ दिया जाता है। इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली गैरखेती सभ्यताओं की संभावना के बारे में ठीक है, लगभग कोई नहीं। यहाँ तक कि थोड़ा परिष्कृत विशुद्ध रूप से यांत्रिक उपकरण एक उच्च आत्मा ऊर्जा वातावरण में मिनटों में नष्ट हो जाएगा, और एक कम आत्मा ऊर्जा वातावरण में आत्मा ऊर्जा में उतार चढ़ाव डिवाइस के जीवनकाल को बहुत कम कर देगा। एक सभ्यता विशुद्ध रूप से पृथ्वी की तरह विज्ञान के लिए समर्पित सर्वोच्च की ओर झुकाव इस ब्रह्मांड में एक अकल्पनीय अस्तित्व है। मो झेनज़ेन अभी भी सुपर मैजिक दाओ या छलनी से बहुत डरते थे जो वांग क्यूई ने उल्लेख किया था। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वांग क्यूई को समझाना पड़ा, आपको वास्तव में सुपर मैजिक दाओ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक भूत की कहानी के रूप में लें। छलनी के लिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मो झेनज़ेन ने पूछा, हैरान क्यों? वांग क्यूई ने देखा और कहा, ब्रह्मांड की चुप्पी वास्तव में सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि यह बताता है कि छलनी जीवन प्राणियों के विकास या प्रारंभिक सभ्यता के शुरुआती चरणों में मौजूद हो सकता है। प्राचीन विधि अमरपथ, प्राचीन दानव कबीले सभ्यता, या यहाँ तक कि पुराने प्राइमर्डियल डेमन रेस सभ्यता के साथ हम पहले से ही चली गई हैं। यदि हम अन्य ग्रहों पर एक परिपक्व अमरपथ पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम पहले से ही छलनी के माध्यम से जाने की संभावना बहुत कम हो गई है। अगर हम अन्य आधुनिक तरीकों की खोज करते हैं तो हम लगभग निश्चित हो सकते हैं कि छलनी हमारे भविष्य में होगी। एक और संभावना भी है, जो यह है कि ब्रह्मांड केवल हाल ही में जीवन प्राणियों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त हो गया है, शायद आध्यात्मिक ऊर्जा में एंट्रापी प्रवाह में कमी के कारण या कुछ अन्य कारण। हम जीवन प्राणियों का पहला बैच हो सकते हैं, सभ्यताओं का पहला बैच। इस बिंदु पर वांग क्यूई ने फिर से अपना सिर हिला दिया। यह संभावना वास्तव में उच्च नहीं थी। अमर स्वर्ग ट्रांसमिशन मेथड की किंवदंती में कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से निराधार नहीं था। क्या यह हो सकता है कि शेंजो ने पहले से ही एक्सट्राटेरेस्ट्रियल सभ्यताओं के साथ संपर्क किया है? वांग फुलियान ने अपने भौं से पसीना पोंछा और कहा, मैं अब आपके साथ इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करूंगा, यह वास्तव में डरावना है। वांग क्यूई ने माफी मांगी, क्षमा करें, आप लोग मूल रूप से क्या कर रहे थे? तभी वांग क्यूई का पेट अचानक गुर्ग। वह अपने स्टोरेज बैग के लिए पहुंचा, फिर अजीब तरह से कहा, वैसे क्या आपके पास कोई भोजन है? मैंने अपने पेपर को संपादित करते समय उन कुछ दिनों में अपने सभी राशन समाप्त किए। मो झेनज़ेन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास अभी भी कुछ सामग्री है जो पिछली बार से बची है जब हमने एक साथ भोजन किया था, वरिष्ठ भाई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। वांग क्यूई ने परवाह नहीं की, जब तक यह मुझे भरता है। मो झेनज़ेन ने ग्रिल को कुशलता से स्थापित किया, फिर अपने स्टोरेज बैग से एक तांबा बॉक्स निकाला। अंदर मांस के स्लाइस को मैरिनेट किया गया था। जबकि वांग क्यूई ने मांस को पकाने का इंतजार किया, वांग फुलियान ने उनसे टोपोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान पूछने का अवसर लिया। जल्द ही ग्रिल पर मांस के स्लाइस तेल की एक मोहक सुगंध का उत्सर्जन करने लगे। वांग क्यूई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी टकटकी पर स्थानांतरित कर दिया।
मो झेनज़ेन ने इस पल को पूछा, वरिष्ठ भाई वांग, क्या आप हमेशा इन मुद्दों के बारे में सोचते हैं? नहीं, मैं कुछ सांख्यिकीय मामलों के बारे में भी सोचता हूँ। मो झेनज़ेन ने उत्सुकता से पूछा, सांख्यिकीय मामले? क्या आप इसके बारे में विशेष रूप से बात कर सकते हैं? वांग क्यूई ने एक पल के लिए सोचा और गंभीरता से कहा, उदाहरण के लिए, एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण से बचपन का दोस्त कभी भी एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ क्यों नहीं जीता, आकाश से गिरा। मो झेनज़ेन, जो शुद्ध रोमांस की कहानियों को पढ़ते हुए बड़े हुए थे, वांग क्यूई के बयान से गहराई से हैरान थे। किस तरह के आंकड़े हैं? क्या आप हजार तंत्र मंडप के बारे में जानते हैं? यह वह है जो हमेशा फुसान दानव कबीले को नियंत्रित करता है। वांग क्यूई ने सभी गंभीरता से जारी रखा, उनके पास कुछ आंतरिक कहानियां हैं जो केवल मानवाकार के कैलकुलेटर फेरी हार्ट जैसे संप्रदाय के भीतर प्रसारित होती हैं। यदि यह हजार तंत्र मंडप के लिए वानफा संप्रदाय की सहायक संप्रदाय के रूप में नहीं था, और मुझे पता था कि एक उच्च रैंकिंग सच्चा इनहेरिटर सीनियर भाई, यह एक झलक पाने के लिए मुश्किल होगा। मो झेनज़ेन हैरान था, मानवाकार का कैलकुलेटर। यह एक महिला रूप है, सब कुछ आत्म परिभाषित किया जा सकता है। यह हजार तंत्र मंडप के शिष्यों के लिए एक दोस्त जोड़े के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा लगता है, एक तरह से घृणित। अचानक वांग क्यूई ने जो मैना उसके चारों ओर फैल गया था, वह हिंसक रूप से हिलना शुरू कर दिया, और उसने ज़ेन चांग के चिल्लाने को सुना, डॉज। बिना सोचे समझे वांग क्यूई ने आगे छलांग लगाई। वांग फुलियान, जिसने उससे पहले कुछ महसूस किया था, ने मो झेनज़ेन को पकड़ लिया और बाहर भाग गया। और फिर एक जोर से धमाका था। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 340 से 93, अफसोस, दुर्भाग्यपूर्ण। क्या चल रहा है? वांग क्यूई की पहली प्रतिक्रिया थी, भाड़ में जाओ। क्या मैंने हजार तंत्र मंडप के साथ इतनी गंभीरता से खिलवाड़ किया था कि एक उच्चस्तरीय चिकित्सक ने लापरवाही से मुझ पर एक स्वाइप लिया, क्योंकि वह जो पहले महसूस करता था, वह थी आध्यात्मिक शक्ति उसकी ओर भाग रही थी। यह निश्चित रूप से एक हमला है। मैं एक प्रमुख जादू के लिए भी इतना जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा। लटकाएं, हजार तंत्र मंडप की लड़ाकू शक्ति उनके आध्यात्मिक तंत्र के भीतर है, तो यह अपार आध्यात्मिक शक्ति कहां से आ रही है? हमले का यह तरीका टियालिन रिच से कुछ पसंद है ना? एक आंख की झपकी में आध्यात्मिक शक्ति की शक्तिशाली ज्वार की लहर हर दिशा में बह गई, और पूरे वानफा संप्रदाय का स्टेशन तुरंत उबला। लियू युंगसियान ने अपने अध्ययन से एक फ्लैश में आरोप लगाया और उस छत पर दिखाई दिया जहां वांग क्यूई खड़ा था। अन्य बाहरी शिष्य भी अपने कमरों से बाहर निकले, हाथ में तलवारें, लड़ाई के लिए तैयार। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण प्रकाश विकसित हो गया। केंद्र में जहां लहरें उत्पन्न हुई, एक खूबसूरत युवा लड़की दिखाई दी। लड़की लंबी नहीं थी और उसका फिगर काफी मामूली लग रहा था, केवल 13 या 14 साल की उम्र में दिख रहा था। उसका चेहरा कुछ गोल था, जिससे उसे एक बच्चे की उपस्थिति मिल गई। लेकिन सिर्फ एक पल में वांग क्यूई ने लड़की से परिचित मन शक्ति के इरादे को महसूस किया, साथ ही साथ उसके साथ साथ नहीं, साथ साथ संक्षेप में भी नहीं। याओ डिंग गणना शास्त्र, ज्यामिति की पुस्तक, नींव स्थापना चरण। लड़की ने न तो अपने कानून के द्वार से अपनी सच्ची खेती को छुपाया और न ही उसकी खेती के स्तर को छिपाया। वांग क्यूई ने तुरंत महसूस किया कि यह लड़की सुजुनियों के समान स्तर पर एक राक्षस थी। नहीं, शायद और भी अधिक राक्षसी, 13 साल पुराना और पहले से ही नींव स्थापना के चरण में। क्यूई की खेती के 3 साल के मानक तक, जब वह 9 साल से अधिक उम्र की थी, तब उसने स्वर्गीय संचार प्राप्त किया होगा। और स्वर्गीय संचार प्राप्त करने के लिए किसी को कम से कम उच्च विद्यालय स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है। 9 साल की उम्र में स्वर्गीय संचार को पूरा करते हुए वह निश्चित रूप से एक सच्चे शिष्य के स्तर पर है। वांग क्यूई ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसके सामने युवा लड़की को देखा। वांग क्यूई की तुलना में लियू युंगसियान की अभिव्यक्ति और भी अधिक जटिल थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वानफा संप्रदाय का एक सच्चा उत्तराधिकारी वानफा संप्रदाय के बाहरी शिष्य स्टेशन पर हमला क्यों करेगा, इसलिए उसने पूछा, यह भतीजी, आप बस क्या कर रहे थे? युवा लड़की अपने आसपास के महसूस के रूप में हैरान लग रही थी और फिर बड़बड़ाया, वैक्यूम का अनंत समुद्र, क्या यह एक खुले गैर-रैखिक प्रणाली का एक अराजक अभिव्यक्ति है? फिर मेरे आंदोलन ने अभी इस प्रणाली के गतिशील संतुलन को परेशान किया होगा, जिससे यह एक आत्मसंगठित प्रणाली के रूप में व्यवहार करने के लिए अग्रणी है, जो आध्यात्मिक शक्ति को रिलीज करता है। लियू युंगसियान चकित था, क्या? लड़की ने अपनी आंखों में भ्रम के संकेत के साथ चारों ओर देखा, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? लियू युंगसियान कुछ हद तक अतिरंजित था। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप वानफा संप्रदाय के दिव्य राजधानी स्टेशन में उस तरह के जादू का उपयोग क्यों कर रहे हैं? लड़की ने शांति से जवाब दिया, यह एक जादू या हमला नहीं था, लेकिन एक जादू के कारण होने वाली एक घटना में अभी तायु कौशल का अध्ययन कर रहा था, जिसने अंतरिक्ष समय की मीट्रिक को थोड़ा प्रभावित किया, जिससे वैक्यूम के अनंत समुद्र के उतार चढ़ाव अचानक बढ़ गए। यह एक प्राकृतिक फेनोमेनन है, इसलिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्पष्टीकरण को पूरा करने के बाद लड़की फिर से चिंतन में गिर गई, क्यों? हालांकि इस बार वैक्यूम के अनंत समुद्र के उतार चढ़ाव विशेष रूप से मजबूत थे। तायु कौशल और ब्रह्मांडीय प्रकाश कौशल दोनों अंतरिक्ष समय को प्रभावित कर सकते हैं, स्थानीय गुरुत्व, जड़ता और समय की प्रकृति को बदल सकते हैं। फिर भी डिविन स्किल्स जो कि दुष्प्रभाव हैं, जो कि दुष्प्रभाव हैं, जो कि दुष्प्रभाव हैं, जो कि दुष्प्रभाव हैं, जो कि दुष्प्रभाव हैं। मो झेनज़ेन ने चुपचाप पूछा, क्या यह एक वरिष्ठ बहन या एक जूनियर बहन? वह किस बारे में बात कर रही है? वैक्यूम का अनंत समुद्र, यह रहस्यमय महल से एक मॉडल है, वांग फुलियान ने धीरे से कहा। वैक्यूम में बहुत अंतर्निहित ऊर्जा होती है, जो हमेशा एक अनिश्चित समुद्र की तरह प्रवाह की स्थिति में होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्जा का प्रतिपादक है, और वैक्यूम के भीतर ऊर्जा के उतार चढ़ाव से भी आध्यात्मिक ऊर्जा की अस्थिरता होगी, जैसे हवा और लहरें, गुरुत्वाकर्षण और ज्वार, वांग क्यूई ने समझाया। वैक्यूम का अनंत समुद्र पूरी अवधारणा है, जिसमें ऊर्जा समुद्र और आध्यात्मिक ऊर्जा परत दोनों शामिल हैं। पृथ्वी की शर्तों का उपयोग करते हुए वैक्यूम का अनंत समुद्र आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ डिराक सागर संस्करण है। इलेक्ट्रॉन के रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स समीकरण डायराक समीकरण मुक्त इलेक्ट्रॉनों के नकारात्मक ऊर्जा स्तरों के लिए हल कर सकते हैं। सबसे कम ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार भौतिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनों को सभी नकारात्मक ऊर्जा स्तरों के लिए संक्रमण करना चाहिए। डायराक ने जो स्पष्टीकरण प्रदान किया है वह यह था कि इन नकारात्मक ऊर्जा स्तरों पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और पाउली बहिष्करण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक ऊर्जा स्तर केवल विपरीत स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन देखते हैं वह नकारात्मक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण नहीं कर सकता है। पदार्थ की दुनिया अनिश्चित ऊर्जा के एक अचूक समुद्र के भीतर स्थित है, और यह डिराक सागर है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति के कारण शेंजो के शून्य के अनंत समुद्र की विशेषताएं पृथ्वी के डिरेक सागर से बहुत भिन्न होती हैं। कम से कम शेंजो में वैक्यूम का अनंत समुद्र एक यादृच्छिक ईबब और अराजकता का प्रवाह है, लेकिन यह कभी-कभी आत्मस्व व्यवस्थित कर सकता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुचित उतार चढ़ाव का निर्माण करता है। यदि कोई इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो ये आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव भी दिव्य कौशल में बदल सकते हैं।
यह निरपेक्ष कौशल है जिसने द मिस्टीरियस पैलेस के अनंत सागर के मास्टर डिलैंके को प्रसिद्ध किया, जो कि अनंत वैक्यूम है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी मंत्र संभवतः वैक्यूम के अनंत समुद्र को परेशान कर सकता है, लेकिन चूंकि वैक्यूम के अनंत समुद्र की प्रकृति यादृच्छिक उतार चढ़ाव है, इसलिए इस तरह की गड़बड़ी को जल्दी से नकार दिया जाना चाहिए। लड़की ने इस तरह के महत्वपूर्ण प्रभाव का कारण बनने के लिए स्पष्ट रूप से अपने जादू के साथ एक गलती की थी। यदि कोई व्यक्ति आसानी से वैक्यूम के अनंत समुद्र के वास्तविक सार को समझ सकता है, तो अनंत वैक्यूम को रहस्यमय महल के सर्वोच्च निरपेक्ष कौशल में से एक कहा जाएगा। खूबसूरत लड़की ने इसे भी समझा, इसलिए उसने सोच को छोड़ दिया और अपनी बोसों से एक नक्शा निकाला, इसे देखा और फिर पूछा, मुझे माफ करना वरिष्ठ चाचा, आपने बस यह जगह कहा है कि यह जगह कहा है? वानफा संप्रदाय का बाहरी शिष्य स्टेशन? लियू यूंगसियांग ने सिर हिलाया, यह सही है। क्या यह दिव्य पूंजी है? सही। यह अजीब है, अगर मैं मौलिक मापदंडों को सही ढंग से सेट करता हूं, तो कोई कारण नहीं है कि मैं गलत जगह पर बह गया होगा। लड़की स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसने पूछा, मुझे याद है कि शेनवू स्ट्रीट पर व्हाइट ड्यू गली में एक सराय है, क्या आप इस तरह से जानते हैं? वांग क्यूई को इस क्षेत्र की कुछ छाप थी, चेन फेंग का अनुभवजन्य विभाग वहां स्थित था। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, यह वरिष्ठ बहन। बहन, लड़की ने अभिव्यक्ति से जोर दिया। वांग क्यूई ने इस तरह की एक युवा लड़की को सीनियर सिस्टर के रूप में संबोधित करना अजीब पाया, इसलिए उसने औपचारिकताओं को छोड़ दिया और सीधे चले गए। यदि आप उत्तर में झोंगटियाओ स्ट्रीट पर जाते हैं और फिर एक अधिकार लेते हैं, कृपया मुझे सीधे कियांकुन स्थिति दें। लड़की ने कहा, आप वानफा संप्रदाय के शिष्य हैं, ठीक है। आपको किंकुन स्थिति और गणित शास्त्र का उपयोग करके नेविगेट करना चाहिए। अचानक मुझे लगा कि यह दृश्य बहुत ही परिचित था, जैसे कि मैंने इसे अपने जीवन के पिछले वॉल्यूम में देखा था, या उससे पहले वॉल्यूम। इस तरह के एक अपरिहार्य भावना ऑफ डेजा व्यू। वांग क्यूई ने कुछ सेकंड के लिए मानसिक गणना की और फिर अनुमानित निर्देशांक की घोषणा की। लड़की ने उसे धन्यवाद दिया और छोड़ने वाली थी। अचानक उसने हवा को सूंघ लिया और एक प्रतीत होता है निरर्थक वाक्य, ब्रोकेड भे। और वे पसलियों हैं। केवल मो झेनजेन ने कहा, हाँ वह है। यह तब था जब वांग क्यूई को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ समय पहले जो गृह स्थापित किया था, वह चमत्कारिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के उस उछाल से बच गया था। यह कुछ हद तक विकृत था, लेकिन आग बाहर नहीं गई थी और मांस पूरी तरह से ग्रिल हो गया था। लड़की ने एक ओह को बाहर कर दिया और वांग क्यूई ने जिस दिशा में चलना शुरू कर दिया था, उसने बताया था, हालांकि उसकी आंखें अनजाने में ग्रिल में भटक गईं। मो झेनजेन हमेशा की तरह दयालु ने कहा, वरिष्ठ बहन भी वानफा संप्रदाय से एक साथी शिष्य हैं, ठीक है। आपके पास सड़क पर खाने के लिए समय नहीं था, आप क्यों नहीं बैठते हैं और कुछ देर रात के स्नैक्स के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं? लड़की की आंखें तुरंत जल गईं, मैं कैसे थोक सकता हूं? लेकिन फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अध्याय 322 समाप्त हुआ। अध्याय 341 से 94 बैठो और मांस खाओ। कुछ ही समय में लियू यूंगसियांग ने घटना की वास्तविक प्रकृति को समझा था। स्पष्ट रूप से यह एक खेती करने वाला था, जो जल्दबाजी में यात्रा करते हुए भी गणित की समस्याओं और विचार के मंत्रों का अध्ययन करना नहीं भूलता था। ये मांगने वाले दाव चाहने वालों को दाव के साथ पागलपन के बिंदु पर पूरी तरह से जुनूनी था। हालांकि वे काश्तकारों के बीच विशिष्ट नहीं थे, उनकी उपस्थिति भी दुर्लभ नहीं थी। इसके अलावा यह देखते हुए कि उसकी अपनी संप्रदाय की खेती की तकनीक निर्विवाद रूप से वास्तविक थी और हाल ही में हमले ने कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया, लियू यूंगसियांग ने मामले को आगे बढ़ाने का इरादा खो दिया। बड़े ने अपना हाथ लहराया, आसपास के वानफा संप्रदाय के शिष्यों को तितर बितर कर दिया, फिर अपने कमरे में लौटने से पहले कृपया स्वतंत्र महसूस करें, कहा। लड़की के सामने अभी भी खड़े हैं वांग क्यूई, वांग फुलियान और मो झेनजेन, जो इस जगह के सबसे करीब थे। लड़की ने अपने स्टोरेज बैग को पोंछा, एक रुमाल में लिपटे सादे सफेद चॉपस्टिक की एक जोड़ी का निर्माण किया और फिर बारबेक्यू के लिए अपना सिर झुका दिया। उसकी बैंस आगे गिर गई, उसकी बड़ी और उज्ज्वल अध्ययन छिपाते हुए। हालांकि उसका चेहरा अभिव्यक्ति रहित था, वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्सुकता के साथ उसकी चमकती आंखों को मस्तिष्क में भर देता था। क्या चल रहा है? क्लासिक फॉल टू द स्काई गॉरमांड लड़कियों को बालकनियों पर भूमि पर धूप सेंकने का नाटक नहीं करना चाहिए और फिर धीरे से और कटे हुए रूप से कहते हैं, मुझे भूख लगी है, मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा यदि आप मुझे एक पूर्ण भोजन के लिए व्यवहार कर सकते हैं। किसी और के डिनर के इस मुख कमांडरिंग के साथ क्या है? यहां तक कि धन्यवाद, आप मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हैं। यह सोचने के लिए आओ, जैसे हम फॉल फ्रॉम द स्काई ड्रॉप पर चर्चा कर रहे थे, कोई वास्तव में आकाश से गिर गया। क्या ऐसा कुंड संक्रमण भी वास्तविक है? वांग फुलियान ने कम आवाज में कहा, यह बहुत अजीब लगता है, क्या हमें अभी दूसरों के साथ अपने कमरे में वापस नहीं जाना चाहिए? वांग क्यूई सहमत होना चाहता था, लेकिन उसके पेट के रगड़ ने उसे अपनी प्रवृत्ति का पालन करने के लिए मजबूर किया। ईमानदार होने के लिए, मैं वास्तव में अब भूखा हूं, विशेष रूप से किसी और को खाने को देखकर। अब यह न तो यहाँ है और न ही रहने या छोड़ने के लिए। मो झेनजेन ने भी कम आवाज में भी म्यूट कर दिया। लड़की ने मांस को अपनी बातचीत को छोड़ दिया और कहा, अगर तुम भूखे हो तो आओ और बैठ जाओ। मेरे बारे में चिंता मत करो। ऐसा लगता है जैसे आप हमें आमंत्रित कर रहे थे। वांग क्यूई गंभीर। वह वास्तव में भूखा था, इसलिए वह लड़की का सामना करने के लिए चला गया। कटलरी मो झेनजेन ने पहले तैयार किया था और उसके चॉपस्टिक को पके हुए मांस की ओर बढ़ाया। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने अपने चॉपस्टिक को चारों ओर घुमाया और वांग क्यूई के चॉपस्टिक को उसके दूसरे छोर से दूर धकेल दिया। वांग क्यूई को अचंभित कर दिया गया, क्या यह अपने भोजन की रखवाली कर रहा है? मांस को पर्याप्त रूप से अभी तक पकाया नहीं गया है, लड़की ने पूरी तरह से कहा। स्वादिष्ट बारबेक्यू की कुंजी इसे एक उच्च गर्मी पर पकाना है, ताकि मांस की सतह जल्दी से निर्जलीकरण करती है और वसा को छोड़ देती है, धूप के स्वादों के साथ मिलकर, जबकि अंदर का रसदार रहता है। लड़की ने पछतावा से नीचे आग को समायोजित किया, लौ काफी मजबूत नहीं है और अगर मैं अपने मन का उपयोग करता हूं तो मैं इसे बहुत तीव्रता से उपयोग करता हूं, मैं इसे बहुत सख्त बना सकता हूं। आग बहुत कम है क्योंकि आपके वंश ने इसे अपने लैंडिंग के झोंके के साथ बुझा दिया है। वांग क्यूई ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहने के बाद वह फिर से अपने चॉपस्टिक के साथ पहुंच गया। लड़की ने अपनी कलाई को फुलाया, वांग क्यूई की नोक पर अपने चॉपस्टिक के अंत का दोहन किया, फिर अपनी कलाई के साथ बल दिया और बलपूर्वक उसकी चॉपस्टिक को पीछे धकेल दिया। हमें भोजन को संजोना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। लड़की ने एक प्राकृतिक स्वर को बनाए रखा, जैसे कि एक सार्वभौमिक रूप से ज्ञात सत्य को बताते हुए, हमें केवल इसके सबसे स्वादिष्ट पर खाना खाना चाहिए, अन्यथा यह एक जघन्य कचरा है। अभी भी खत्म नहीं हुआ। वांग क्यूई कुछ नाराज था। अपने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ चॉपस्टिक एक विशैले अजगर की तरह बाहर निकली, मांस के एक टुकड़े पर तेजी से छुरा घोंपते हुए। उसके हाथ में चॉपस्टिक एक छोटे भाले में बदल गया, दोनों स्तर और तेज दोनों। लड़की के चॉपस्टिक्स लगातार फ्लिप करते हैं, एक बढ़ती जियाओ ड्रैगन जैसा दिखता है। वांग क्यूई के हमले को छोड़ने के बाद लेह
अचानक वांग क्यूई के चॉपस्टिक ने नीचे की ओर कटा और अवसर को जब्त कर लिया। लड़की ने अपने चॉपस्टिक को बढ़ाया वांग क्यूई के चॉपस्टिक के बीच में नीचे की ओर की पूंछ के साथ। वांग क्यूई की आंख में एक चमक दिखाई दी। लड़की के कदम ने तलवारबाजी के एक मजबूत स्तर को प्रदर्शित किया, जिसने वांग क्यूई को अपने मूल लक्ष्य को लगभग भूल जाने के बिंदु पर पहुंचा दिया। उसकी कलाई पलट गई, चॉपस्टिक हवा में जैसे कि पानी में छोटी तरंगों से लेकर बड़ी लहरों तक असंख्य तलवार के फूलों का निर्माण करती है। लड़की की कलाई ने कंपन किया। वांग क्यूई के चॉपस्टिक के साथ एक संक्षिप्त अवधि में 18 बार टकराव। हर बार चॉपस्टिक्स की जोड़ी ने वांग क्यूई के आंदोलनों को ठीक से प्रतिच्छेद और सीमित किया, फिर भी उसे अपने चॉपस्टिक को वापस लेने से रोक दिया। अरे वांग क्यूई अब पूरी तरह से अपनी कलाई पर निर्भर नहीं था, लेकिन अपनी कोहनी की ताकत का भी इस्तेमाल किया, साथ ही वास्तविकता और फेंट के बीच तलवार की गति। और हालांकि हर कदम सबसे बुनियादी तलवार तकनीक थी, उसने उन्हें एक अद्वितीय स्वभाव और अनथीन विविधताओं के साथ निष्पादित किया। सेट सिद्धांत गणित है जो सभी गणित को एकजुट कर सकता है। वांग क्यूई ने जो पूर्णता प्रमेय को समझा था, वह केवल एक बुनियादी तलवार की चाल तक सीमित नहीं थी। एक पल में चॉपस्टिक के जोड़े 100 बार टकरा गए थे। लड़की ने एक बार फिर से अपने चॉपस्टिक को उलट दिया और एक कोड़े की तरह पूंछ की एक चाबुक के साथ विस्फोटक ताकत ने वांग क्यूई के चॉपस्टिक को दो में छीन लिया। वांग क्यूई यह नहीं समझ सकता था कि क्या वह वास्तव में मांस खाना चाहता था, लड़की के साथ बाहर निकलना चाहता था, या बस उसकी तलवारबाजी की पुष्टि करता है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से चॉपस्टिक की एक और जोड़ी को फिर से फेंक दिया और फिर से जोर देकर जैसे कि वे तलवारें हों। लड़की की चॉपस्टिक्स बिजली की तरह विस्तारित हुई। वांग क्यूई के चॉपस्टिक पर नीचे गिर रही थी और एक बार का मैच क्या था, ताकत की कसौटी में बदल गया। लेकिन वांग क्यूई ने लड़की के बल के आवेदन को बेहद चालाक पाया। उसकी कलाई और चॉपस्टिक के बीच तनाव की स्थिति अंतर्ज्ञान को धक्का बताती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग क्यूई ने कैसे संघर्ष किया, वह अपनी कलाई को हिला सकती है और सहजता से बल को डिफ्यूज कर सकती है। निर्धारक प्रमुख मैट्रिक्स गणना। वांग क्यूई ने आत्मज्ञान की भावना महसूस की और इस दुनिया में मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए शब्द बोला। जिस तरह से लड़की प्रेषित ऊर्जा गणित के समान सिद्धांतों पर आधारित थी जो बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश से जुड़ी थी। अचानक लड़की ने अपने चॉपस्टिक को छोड़ दिया और वांग क्यूई अपने बल को वापस पकड़ने में असमर्थ अपने चॉपस्टिक को सीधे मांस के एक टुकड़े में फेंक दिया। जब उन्होंने उन्हें पुनः प्राप्त किया तो मांस उसके चॉपस्टिक के साथ आया। भुना हुआ की सतह के माध्यम से छेदते हुए रस जो बाहर निकलता है ने प्रोटीन की मोहक सुगंध की विशेषता को वितरित किया। लड़की ने उदासीनता से कहा, यह टुकड़ा सही था। वांग क्यूई चकित था, आपने वास्तव में उस कदम की गणना की थी। हाल ही में द्वंद्व युद्ध के दौरान न केवल लड़की ने पूरी तरह से वांग क्यूई की तलवार की गति को पूरी तरह से दबा दिया था, बल्कि वह भुना हुआ मांस की निगरानी भी कर रही थी। अपने चॉपस्टिक्स की रिहाई के समय पर वांग क्यूई पूरी तरह से पका हुआ टुकड़ा पियर्स करेगी। आपका रुख बहुत स्थिर है, आपकी मूल बातें ठोस हैं, सच्चे शिष्यों के बीच कुछ आपकी तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन आपकी तलवारबाजी अभी भी बहुत अपरिपक्व है। दूसरे शब्दों में, आपकी तलवारबाजी उस मंच पर पहुंच गई है जहां आप क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी नहीं जानते कि आपकी तलवारबाजी कितनी दूर तक जा सकती है। लड़की ने मांस के शेष टुकड़े को भड़काया। फिर उसने देखा, बहुत गंभीरता से बोलते हुए, जब खाने का समय होता है तो आप बेहतर तरीके से तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? मो झेनजेन और हुआंग फुलियान जो चारों ओर इकट्ठा हुए थे ने पूछा। लड़की ने बहुत गंभीरता से कहा, एक बार जब मैं खाना शुरू करता हूं तो मैं खुद को किसी और के साथ चिंता नहीं करता। एक ताजा ईमानदार कारण, वांग क्यूई को उससे पहले सबसे पहले की लड़की से हराया गया था। अपने आप को सूट करे, मुझे जाना चाहिए। फिर भी जब लड़की ने खाना शुरू किया तो वांग क्यूई को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। उसके खाने के शिष्टाचार परिष्कृत और नाजुक थे, लेकिन उसकी गति भयावह थी। सभी का सबसे आश्चर्यजनक, जैसा कि एक माउथफुल मांस निकल गया था, अगले पहले से ही उसके मुंह में लाया जा रहा था। उसकी चबाने वाली प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया में थी। जल्द ही लड़की ने भुना हुआ मांस को एक बवंडर की पत्तियों को छोड़ते हुए भुना हुआ मांस को खा लिया था। उसने अपने चॉपस्टिक को एक नैपकिन के साथ साफ किया, उन्हें पैक किया, फिर खड़े होकर वांग क्यूई और अन्य लोगों को झुका दिया। आतिथ्य के लिए धन्यवाद। फिर एक फ्लैश में वह गायब हो गई। वांग क्यूई ने अचानक कहा, अरे मिस, एक नाम छोड़ दो, क्या कहा जाता है? अफसोस, यह आंकड़ा चला गया। रात के आकाश के नीचे केवल गूंज छोड़ दिया। अध्याय 322 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।